क्वेश्चन नंबर यहां पर वन बात कर रहा है ये कारगिल ऑपरेशन के बारे में। कारगिल ऑपरेशन को किस नाम से पुकारा गया है? ये बोला जा रहा है ऑपरेशन आर्टिक फॉक्स, दूसरा बोला जा रहा है ऑपरेशन विजय, तीसरा बोला जा रहा है ऑपरेशन ब्लू स्टार, चौथा बोला जा रहा है ऑपरेशन विक्ट्री। तो ए, बी, सी या फिर डी, कौन सा आंसर यहां पर सही है आप लोगों के हिसाब से? तो जो सही आंसर है यहां पर ये है इसका ऑपरेशन विजय। हर एक क्वेश्चन के बीच में लगभग 3 से 4 या फिर मैक्सिमम 5 सेकंड का टाइम आप लोगों को मिलेगा, क्योंकि इससे ज्यादा फिर ज्यादा हो जाता है, वीडियो फालतू में लंबी हो जाती है। क्योंकि क्वेश्चन में ऑलरेडी पढ़कर सुना रहा हूं तो आप लोगों को आंसर को पता हो जाना चाहिए। तो ऑपरेशन विजय का नाम दिया गया 26 जुलाई 1999 की यह बात देखने को मिली आप लोगों को। इस टाइम पर पाकिस्तान की फोर्स को मारकर भगाया गया। कारगिल आप लोग यहां पर देख सकते हैं, ये आप लोग यहां पर एलओसी देखने को मिल रही है, इसके पास में यहां पर यह कारगिल है जहां पर यहां पर पाकिस्तान के द्वारा अटैक किया गया और फिर हमारी फोर्सेज के द्वारा उनको मारकर भगाया गया। तो इसको नाम दिया गया ऑपरेशन विजय। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 आप लोगों के सामने, और ध्यान से पढ़िएगा, इस तरीके से गलत नहीं करना है। यहां पर इनकरेक्ट पूछा गया है, इनके नोट करेक्ट पूछा गया है। बोला जा रहा है स्टेटमेंट फर्स्ट में, फर्स्ट गवर्नर जनरल श्री राजगोपालचारी जो फॉर्मली इनोग्रेट किया गया यहां पर जिनके द्वारा इंडियन टेरिटोरियल आर्मी को अक्टूबर 9 1949 में। तो ये हमारी कंट्री के इंडियन फर्स्ट गवर्नर जनरल थे। दूसरी स्टेटमेंट है यहां पर, ये टेरिटोरियल जो आर्मी होती है ये यहां पर इनको ये टेरियस के नाम से पुकारा जाता है और ये सेकंड लाइन ऑफ नेशनल डिफेंस मानी जाती है आफ्टर आर्मी, यानी कि आर्मी के बाद में इनका नाम दूसरे नंबर पर आता है। नेक्स्ट बात की जा रही है टेरिटोरियल आर्मी जो है यहां पर ये अंडर मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर के अंडर में आती है। तो कौन सी स्टेटमेंट यहां पर इनकरेक्ट है? ए में बोला जा रहा है 1 and 2 ओनली, बी में बोला जा रहा है ओनली 1, सी में बोला जा रहा है ओनली 3, डी में बोला जा रहा है 2 and 3। तो ए, बी, सी या फिर डी, सही आंसर यहां पर क्या है? तो जो सही आंसर है यहां पर वो बताइए। सही आंसर है यहां पर सी, ये थर्ड आंसर यहां पर गलत है, क्योंकि ऑलरेडी बोल दिया गया कि सेकंड डिफेंस यहां पर बोला जा रहा है आर्मी के बाद में। तो सीधी सीधी बात है कि यहां पर ये आर्मी के अंडर में आएगी, ना कि यहां पर ये होम मिनिस्ट्री के अंडर में आएगी। तो डिफेंस मिनिस्ट्री के यहां पर अंडर में देखने को मिलेगी। बाकी फर्स्ट स्टेटमेंट भी सही है और सेकंड स्टेटमेंट भी यहां पर सही है। तो श्री राजगोपालचारी के द्वारा ये इनोग्रेट किया गया था और ये फर्स्ट इंडियन गवर्नर जनरल थे हमारी कंट्री के। ठीक है, तो ये आप लोग याद रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है। अगर लास्ट इंडियन गवर्नर जनरल पूछे तो वो कौन थे यहां पर हमारी कंट्री के, तो ये भी आप लोगों से कई बार पूछ जाता है। इनका भी नाम आप लोग जरूर याद रखिएगा, क्योंकि जब हमारी कंट्री आजाद हो रही थी तो उस टाइम की बात ही आप लोगों को देखने को मिलती है। तो इसलिए इनका नाम भी आप लोगों को पता होना चाहिए। और हाँ, गवर्नर जनरल नहीं बोलेंगे, बेसिकली उनको वायसराय के नाम से पुकारा जाएगा, क्योंकि आप लोगों को पता है 1857 की क्रांति के बाद में गवर्नर जनरल का पद हटाकर उसको वायसराय के नाम से बोलना स्टार्ट कर दिया गया था। ठीक है, तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। तो कौन थे वो हमारी कंट्री के, जो कि काफी फेमस भी हुए और हमारी आजादी के टाइम की बात की जा रही है, तो वो थे लॉर्ड माउंटबेटन। ठीक है, तो उनका नाम भी याद रखिएगा। इंडियन पूछे तो ये, और यहां पर अगर अंग्रेज पूछे तो वो। ठीक है, और वायसराय और गवर्नर जनरल में डिफरेंस जरूर याद रखिएगा। आगे चलता हूं, क्वेश्चन नंबर 3 आप लोगों के सामने यहां पर बात की गई है यहां पर ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स के बारे में। बोला जा रहा है टोटल 80 इंडिकेटर यहां पर जो इसको चेक करते हैं। दूसरी स्टेटमेंट में बोला गया कि यहां पर ये पब्लिश किया जाता है स्पेशलाइज्ड एजेंसी जो कि यूएन की है, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, इसी के साथ में एसोसिएशन में रहता है एक कॉर्नेल यूनिवर्सिटी और इसी के साथ में ग्रेजुएट बिजनेस स्कूल जिसको नाम INSEAD दिया गया है। तो ये तीनों मिलकर यहां पर इसको तैयार करते हैं। इंडिया की जो रैंक रही है इस साल की, ये 57th पोजीशन पर रहा है। कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है? ए में बोला जा रहा है 1 and 3, बी में बोला जा रहा है 1 and 2, सी में बोला जा रहा है 2 and 3, डी में बोला जा रहा है ऑल ऑफ द अबव। सही आंसर यहां पर क्या है? तो जो सही स्टेटमेंट है यहां पर ये है 1 and 2, यानी कि बी, क्योंकि ये यहां पर गलत है। ये लास्ट ईयर की हमारी जो रैंक है, अब की बार की जो रैंक रही है वो थोड़ी इंप्रूव हो गई है, ये हमारी 52nd रैंक हो गई है। प्रस्तुत इनके द्वारा किया जाता है और 80 इंडिकेटर है जिस चेक किया जाता है यहां पर ये रैंकिंग तैयार करने के लिए। तो आंसर बी है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 है आप लोगों के सामने, यहां पर बात कर रहा है वन धन योजना के बारे में। तो ये फन यानी कि वन धन यानी कि फॉरेस्ट से रिलेटेड है। एक एक स्टेटमेंट देख लेते हैं। पहली स्टेटमेंट बोला गया कि ये यहां पर एक तरीके से जो इनिशिएटिव है इसका एम है प्रमोट करने के लिए ये MFP यानी कि माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस। तो जो भी फॉरेस्ट में जो प्रोड्यूस होते हैं, शहद वगैरह, जो भी यहां पर फल फ्रूट्स वगैरह, इस तरीके से आप लोग देखते हैं, तो उसके बेस पर यहां पर जो सेंट्रिक है लाइवलीहुड डेवलपमेंट का ट्राइबल गैदर करते हैं और जो आर्टिशन होते हैं, यानी कि एक तरीके से उनका लाइवलीहुड का यहां पर जो एक तरीके से जो ये एरिया है ये यहां पर इसके अंडर में आता है, तो उसके विकास की यहां पर बात की जा रही है इस इनिशिएटिव के तहत। ठीक है, दूसरी स्टेटमेंट बोला गया कि इसको इंप्लीमेंट करने वाली जो एजेंसी है यानी कि मिनिस्ट्री है, ये है ट्राइबल अफेयर एज ए नोडल डिपार्टमेंट यहां पर देखने को मिलेगा सेंट्रल लेवल पर, एंड TRIFED ये यहां पर नोडल एजेंसी है जो कि यहां पर नेशनल लेवल पर। तो कौन सी यहां पर ये सही स्टेटमेंट है ये आप लोगों को बताना है। ए में बोला जा रहा है ओनली 1, बी में बोला जा रहा है 2, सी में बोला जा रहा है बोथ 1 and 2, डी में बोला जा रहा है नन ऑफ द अबव। तो सही आंसर है यहां पर सी, यानी कि दोनों ही स्टेटमेंट यहां पर सही है। ये जो है यहां पर TRIFED, इसकी भी फुल फॉर्म याद रखिएगा, ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग डेवलपमेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया। तो ये एग्जिस्टेंस में आई थी यहां पर 1987 में, जब से यहां पर ये काम कर रही है ट्राइबल कम्युनिटी के डेवलपमेंट के बारे में। ठीक है,
तो 1987 याद रखिएगा, ठीक है। और यहाँ पर ये है मिनिस्ट्री हमारी कंट्री में, मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर एज ए नोडल डिपार्टमेंट आप लोग यहाँ पर जिसके हैं, ये यहाँ पर ये भी याद रख सकते हैं, ठीक है। तो नॉर्थ ईस्ट से रिलेटेड है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, आंसर सी हो गया। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने यहाँ पर बात कर रहे हैं UKIERI, यूके इंडिया, यहाँ पर यूके इंडिया एजुकेशन एंड रिसर्च इनिशिएटिव, ये है इसकी फुल फॉर्म। डायरेक्ट शॉर्ट फॉर्म में भी आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि यूक्री मोबाइल ये प्रोग्राम है, ये क्या है, ठीक है। तो ये इंडिया और यूके के बीच में ज्वाइंट हैंड है जो कि टुगेदर काम करते हैं। यहाँ पर ये एक तरीके से एजुकेशन हमारी कंट्री में, स्टडी इन इंडिया की बात की जा रही है, यानी कि बाहर के बच्चे हमारी कंट्री में आकर पढ़ें, उनको अलाउ किया जा रहा है। खासकर यूके के जो स्टूडेंट है वो इंडिया में विजिट करें हायर एजुकेशन में। दूसरा बोला जा रहा है यहाँ पर ये एक तरीके का ट्राइलेटरल प्रोग्राम है जो कि हमारी कंट्री में इंप्लीमेंट किया जाना है। करेक्ट स्टेटमेंट क्या है? ओनली वन, ओनली टू, बोथ या फिर नन। तो जो सही आंसर है यहाँ पर इसका वो क्या होगा, आप लोग वैसे भी समझ सकते हैं। जब दो कंट्री के बारे में बात की जा रही है तो एक का बायलैटरल प्रोग्राम होगा, ना कि ट्राइलेटरल प्रोग्राम होगा। और स्टडी इन इंडिया के बारे में हमारे जो अभी बजट प्रस्तुत किया गया उसमें बात की गई थी कैसे हमारी कंट्री में एजुकेशन सिस्टम को बढ़ाएं ताकि बाहर के बच्चे भी हमारी कंट्री में आ सकें। तो आंसर क्या हो गया यहाँ पर? आंसर हो गया ए। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 आप लोगों के सामने यहां पर बात कर रहा है लीडर ऑफ अपोजिशन के बारे में, जो कि काफी न्यूज में था। तो लीडर ऑफ अपोजिशन की बात की जा रही है, कौन सी स्टेटमेंट यहां पर करेक्ट है? बोला जा रहा है कि लीडर ऑफ अपोजिशन यहां पर जो रहता है वो यहां पर नॉट लेस देन 1/10, यानी कि मिनिमम 10% आप लोग यहां पर सीट होनी चाहिए लीडर ऑफ अपोजिशन की सीट लेने के लिए। लीडर ऑफ अपोजिशन काफी रोल प्ले करता है इंपॉर्टेंट, खासकर जब बात की जाती है हमारी कंट्री में बाई पार्टीशनशिप के बारे में और इसी के साथ में न्यूट्रलिटी के बारे में। तो इसमें काफी बड़ा रोल प्ले करता है, खासकर जब अपॉइंट किया जाता है तो इंस्टीट्यूशन की अकाउंटेबिलिटी और ट्रांसपेरेंसी बनी रहे। तीसरी स्टेटमेंट बोला गया है कि यहाँ पर नो लीडर ऑफ अपोजिशन इन फर्स्ट लोकसभा, हमारी जो पहली लोकसभा थी उसमें कोई लीडर ऑफ अपोजिशन नहीं था। ए में बोला जा रहा है 1 और 3 सही है, बी में बोला जा रहा है 2 और 3, सी में बोला जा रहा है 1 और 2, डी में बोला जा रहा है 1, 2 और 3। सही आंसर यहाँ पर क्या है? तो जो सही आंसर है यहाँ पर ये इसका डी, यानी कि सारी सही है। 10% सीट आप लोग की होनी चाहिए। जैसे हमारी कंट्री में 543 सीटें हैं प्लस 2 नॉमिनेटेड हैं, तो टोटल मिलाकर 54 सीट मिनिमम होनी चाहिए लीडर ऑफ अपोजिशन की सीट अगर आप लोगों को चाहिए तो। पहली बात। दूसरी बात यहाँ पर ये हमारी कंट्री में लोकपाल सीवीसी, अगर यहाँ पर इस तरीके की अपॉइंटमेंट करनी है सीबीआई के डायरेक्टर की, तो यहाँ पर लीडर ऑफ अपोजिशन की जरूरत पड़ती है न्यूट्रल बनाने के लिए। और ये तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, ये हमारी कंट्री में 1969 तक कोई भी लीडर ऑफ अपोजिशन नहीं था, ठीक है। तो याद रखिएगा आंसर डी है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 यहां पर बात कर रहा है ब्लू फ्लेम रिवॉल्यूशन के बारे में, जो कि न्यूज में रहता है। बोला जा रहा है डीप सी फिशिंग है ये। दूसरा बोला जा रहा है इंडिया की एम्बिशन है ब्लू वाटर इकोनॉमी के लिए। तीसरा बोला जा रहा है प्रोवाइड क्लीन कुकिंग फ्यूल। चौथा बोला जा रहा है डेवलपिंग टाइडल एनर्जी प्लांट। तो ए, बी, सी या फिर डी? सही आंसर क्या है यहाँ पर? सही आंसर है इसका सी, क्योंकि महिलाओं के लिए यहाँ पर जब बात करते हैं क्लीन एनर्जी प्रोवाइड कराने के लिए, खाना बनाने के लिए गैस सिलेंडर वगैरह दिए गए हैं, तो उसकी बात यहाँ पर की जा रही है, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, ये इस तरीके से भी क्वेश्चन आप लोगों से बन सकता है। और या फिर आप लोगों को डायरेक्ट स्कीम का नाम लेकर भी आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ये कौन सी स्कीम है, ठीक है। तो ये जो है यहाँ पर उज्ज्वला योजना है हमारी कंट्री में। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 हिस्ट्री क्वेश्चन है। यहाँ पर हमारी कंट्री में इंग्लिश एजुकेशन को बढ़ाने के लिए किसका योगदान रहा है? चार्टर एक्ट 1813 का, जनरल कमिटी ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन ये यहाँ पर रही, ओरिएंटलिस्ट एंड एंग्लिसिस्ट जो कंट्रोवर्सी है ये यहाँ पर रही। तो किसके द्वारा इंग्लिश को बढ़ावा दिया गया? ए में बोला जा रहा है 1 और 2, बी में बोला जा रहा है 2 ओनली, सी में बोला जा रहा है 1 और 3, डी में बोला जा रहा है 1, 2 और 3। तो सही आंसर क्या है आप लोगों के हिसाब से? सही आंसर है यहाँ पर इसका डी, क्योंकि तीनों ही स्टेटमेंट सही है। चार्टर एक्ट ये जो था ये काफी इंपॉर्टेंट है, कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुके हैं। 1 लाख रुपए फर्स्ट टाइम यहाँ पर हमारी कंट्री में एजुकेशन को बढ़ाने के लिए ये बजट में दिए गए थे, तो ये याद रखिएगा, बहुत बार क्वेश्चन पूछा जा चुके हैं। इसी के चलते यहाँ पर पब्लिक इंस्ट्रक्शन की बात की जा रही है, और ये दोनों भी यहाँ पर जो कंट्रोवर्सी है ये इंग्लिश एजुकेशन को कैसे हमारी कंट्री में बढ़ावा देना है उसके बारे में बात करते हैं। तो आंसर डी है। आगे बढ़ते हैं। डायरेक्ट क्वेश्चन है और ये यूपीएससी में पूछा जा चुका है 2018 में, तो ये आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट वैसे बन जाता है, फ्यूचर में क्वेश्चन बन सकता है। तो कौन सी स्टेटमेंट है यहाँ पर जो कि आर्टिफिशियल लेक के बारे में बात करती है? पहला बोला गया यहाँ पर कोडाईकनाल लेक तमिलनाडु के अंदर, यहाँ पर यह है कोलेरू लेक आंध्र प्रदेश के अंदर, नैनीताल उत्तराखंड के, या फिर रेणुका हिमाचल प्रदेश के। तो ए, बी, सी या फिर डी? कौन सी आर्टिफिशियल यानी कि कृत्रिम झील है? तो आंसर क्या है इसका? आंसर है इसका ए, यानी कि ये जो है कोडाईकनाल ये आर्टिफिशियल लेक है, इनके इंसानों के द्वारा बनाई गई है। बाकी डायरेक्ट क्वेश्चन कैसे बन सकता है? ये सारे जो लेक के नाम है ये आप लोगों के सामने लिख दे जाएंगे और बोलेंगे कि मैच कीजिए कि कौन से राज्य में ये है, तो इस तरीके से भी क्वेश्चन बन सकता है। तो याद रखिएगा कोडाईकनाल यहाँ पर तमिलनाडु के अंदर है, कोलुरु यहाँ पर आंध्र प्रदेश के अंदर है, नैनीताल ये हो गया किसके यहाँ पर? उत्तराखंड के, और रेणुका यहाँ पर हिमाचल प्रदेश के। तो आंसर हमारा ए हो गया। आगे बढ़ते हैं।
क्वेश्चन नंबर 10 आप लोगों के सामने यहां पर बात कर रहा है प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के बारे में। 2018 में पूछा जा चुका है क्वेश्चन। बोला जा रहा है कि ये जो स्कीम है ये मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट के अंडर में आती है। दूसरा बोला जा रहा है यहां पर ये एक तरीके से जो ट्रेनिंग प्रोवाइड कराएगी सॉफ्ट स्किल ट्रेनिंग, एंटरप्रेन्योरशिप, फाइनेंशियल और डिजिटल लिटरेसी, यानी कि हर एक तरीके से सशक्त इंसान बनाने की कोशिश करेगी, ये ह्यूमन कैपिटल जनरेट करेगी। तीसरी स्टेटमेंट में बोला गया कि यहाँ पर एक तरीके से ये अनरेगुलेटेड जो फोर्स है हमारी कंट्री में किस तरीके से नेशनल जो स्किल क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क के अंदर उसको लाया जाएगा, ये फोकस किया जाना है। अनरेगुलेटेड कौन सा होता है जिसको रेगुलेट न किया जा सके, यानी कि जो रेडी लगाने वाले होते हैं, झुग्गी झोपड़ी वाले होते हैं, एक तरीके से उनके ऊपर फोकस दिया जाएगा, ऐसा आप लोग बोल सकते हैं। कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है? ए में बोला जा रहा है 1 and 2, 1 and 3, बी में बोला जा रहा है 2 only, सी में बोला जा रहा है 2 and 3, डी में बोला जा रहा है 1, 2 and 3। तो सही आंसर आप लोगों को यहाँ पर बताना है। सही आंसर क्या होगा यहाँ पर? सही आंसर होगा यहाँ पर इसका 2 and 3 यानी कि सी, क्योंकि ये यहाँ पर गलत है, क्योंकि मिनिस्ट्री ऑफ स्किल की बात की जाती है यहाँ पर, ना कि मिनिस्ट्री ऑफ लेबर। तो मिनिस्ट्री ऑफ स्किल के अंडर में आता है। डायरेक्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने है। बाकी दोनों स्टेटमेंट यहाँ पर बिल्कुल सही है। ये अनरेगुलेटेड सेक्टर के लिए ही है, जिसको आप लोग कई बार अनऑर्गेनाइज सेक्टर भी बोलते हैं। ठीक है, तो आंसर सी है। आगे बढ़ते हैं। कई बार अगर आप लोगों को फुल फॉर्म पता है किसी पर्टिकुलर शब्द के बारे में, तो भी आप लोग क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हैं। प्रसाद स्कीम के बारे में बात की जा रही है, जिसको बोलते हैं यहाँ पर द पिलग्रिमेज रिजुविनेशन एंड स्पिरिचुअल आर्गुमेंटेशन ड्राइव। तो ये प्रसाद स्कीम है, यहाँ पर बोला जा रहा है गवर्नमेंट की एक स्कीम है जो कि आइडेंटिफाई और डेवलप करती है जो पिलग्रिमेज साइट है हमारी कंट्री में, यानी कि ऐसी टाइप्स हैं जो कि टूरिस्ट साइट है, यानी कि हमारी कंट्री के जो पर्यटन है वहां पर वो देखने को मिलते हैं, काफी लोग और बाहर से भी आते हैं। उसी के साथ में ये रिलीजन से भी रिलेटेड है यहाँ पर। ठीक है, तो आप लोग किसी भी ऐसी साइट का नाम ले सकते हैं जो कि रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है और टूरिस्ट एक्टिविटी भी वहां पर देखने को मिलती है। ठीक है, जैसे दरगाह वगैरह आप लोग देखते हैं, या फिर हमारी कंट्री में कई सारे आप लोग ऐसी लोकेशन बता सकते हैं जो कि रिलीजन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी आप लोगों को इंपॉर्टेंट देखने को मिलेंगे, जैसे ताजमहल वगैरह की अगर बात कर लीजिए। ठीक है, तो ये भी आप लोग देखते हैं। वैसे बोलने के लिए मुस्लिम कम्युनिटी के लिए है, पर लेकिन हर एक इंसान आप लोगों को जाता हुआ वहां पर नजर आएगा। ठीक है, इसी तरीके से अगर बात करें बुद्धिस्ट कम्युनिटी से रिलेटेड काफी सारी साइट आप लोग को मिल जाएंगी, तो इसकी बात की जा रही है। ये लॉन्च किया गया यहाँ पर यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म के द्वारा। तो कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है? ए में बोला जा रहा है ओनली 1, बी में बोला जा रहा है 2, सी में बोला जा रहा है बोथ 1 and 2 और डी में बोला जा रहा है नन ऑफ द अबव। तो सही आंसर क्या है? सही आंसर यहाँ पर सी, यानी कि दोनों ही स्टेटमेंट यहाँ पर सही है। टूरिस्ट एक्टिविटी बढ़ाने के लिए और उसी के साथ में मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म यहाँ पर काम कर रही है। ठीक है, तो कंफ्यूजन नहीं होना है, तो बिल्कुल अच्छे से अटेम्प्ट करते रहिए, बिल्कुल परेशान नहीं होना है। क्वेश्चन अगर गलत भी हो रहे हैं तो अच्छे से अटेम्प्ट करेंगे, तो अभी आप लोगों के अंदर कॉन्फिडेंस आएगा। सीखने को ज्यादा कोशिश कीजिए, ना कि चीजों को रटना है। क्वेश्चन नंबर 12 है आप लोगों के सामने। दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना के बारे में बात करें, इसे शॉर्ट फॉर्म में DDGKY के नाम से भी पुकारा जाता है। ये एक तरीका विजन है यहाँ पर ट्रांसफॉर्मेशन, जो रूरल एरिया है यानी कि गांव वाला एरिया, और यहाँ पर इकोनॉमिकली इंडिपेंडेंट उनको बनाना है, खासकर जो ग्लोबल रिलेवेंट वर्कफोर्स के तौर पर अगर उनको देखा जाए तो, यानी कि इंडिपेंडेंट लोगों को बनाना है, किसी के ऊपर डिपेंडेंट न रहे। ग्लोबल वर्कफोर्स के तरीके से भी उनको देखा जा सकता है, ऐसी बात बोली जा रही है। एम क्या है, टारगेट कौन सा यहाँ पर 15 से लेकर 40 साल की एज के बीच में है। बाकी नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन यहाँ पर इसका एक पार्ट है। ठीक है, तो याद रखिएगा, तो ये भी इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, जो कि आप लोगों से क्वेश्चन बन सकता है। तो कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है? ओनली 1, 1 and 2, या फिर 1 and 3, या फिर 2 and 3। तो ए, बी, सी या फिर डी, कौन सा आंसर सही है? सही आंसर यहाँ पर इसका 1 and 3 वाला, यानी कि सी, क्योंकि ये जो यहाँ पर एज दी गई है ये है यहाँ पर 15 से लेके 35, ना कि 15 से लेके 40। ये ऐसा स्लॉट कई बार पूछा जाता है, तो ये कंफ्यूजन में आप लोगों को न डाले, इसलिए याद रखिएगा आंसर यहाँ पर सी है। आगे चलता हूं। क्वेश्चन नंबर 13 आप लोगों के सामने यहाँ पर बात कर रहे हैं। अभी रिसेंटली कोड ऑन वेजेस बिल हमारी कंट्री में देखने को मिला 2019। इसमें बोला गया कि यहाँ पर पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट इंक्लूड करता है, जो कि 1936 है, और यहाँ पर वेजेस एक्ट 1948 का इसी के अंदर इंक्लूड होता है। दूसरी स्टेटमेंट बोला गया कि यहाँ पर जो वेज का मतलब होता है सैलरी, अलाउंसेस या फिर कोई अदर कॉम्पोनेंट जो कि मॉनेटरी टर्म में दिया जाता है, ये इंक्लूड नहीं करता है। अगर कोई बोनस देता है, यानी कि अगर आप लोग कोई अच्छा काम करते हैं बोनस मिल जाता है, वो इंक्लूड नहीं करेगा, या फिर ट्रैवलिंग अलाउंस वगैरह भी यहाँ पर इसमें इंक्लूड नहीं किया जाएगा। तो कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है? ए में बोला गया 1 ओनली, बी में बोला गया 2 ओनली, सी में बोला गया बोथ 1 and 2, डी में बोला गया नन ऑफ द अबव। तो सही आंसर आप लोगों को बताना है ए, बी, सी या फिर डी। सही आंसर यहाँ पर इसका बी, क्योंकि ये गलत है। यहाँ पर ये अकेले 2 ऐड नहीं किए गए, और कई सारे ऐसे पुराने जो एक्ट है हमारी कंट्री में उन सबको यहाँ पर इसके अंदर मिक्स किया गया है। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट गलत है, ये गलत कोई, बाकी ये सही है। यहाँ पर बोनस वगैरह काउंट नहीं किएंगे, सैलरी अलाउंस जो दी जाएंगे या फिर जो कंपोनेंट यहाँ पर मॉनेटरी फॉर्म में दिया जाएगा वो है ये बोनस वगैरह या फिर ट्रैवलिंग अलाउंस वगैरह यहाँ पर नहीं काउंट किए जाएंगे इसके अंदर। क्या हो गया? बी आंसर हो गया। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 बात कर रहा है प्रधानमंत्री भारतीय ये जन औषधि योजना। ठीक है,
तो आप लोग देखेंगे PMBJP इसका नाम दिया गया है बेसिकली। तो इसके बारे में बात यहाँ पर की जा रही है। तो बोला जा रहा है कि प्रधानमंत्री जो भारतीय जन औषधि जो योजना है यहाँ पर ये कैंपेन लॉन्च किया गया था डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्यूटिकल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। ये यहाँ पर जो प्रधानमंत्री ये यहाँ पर जन औषधि जो केंद्र है यहाँ पर ये सेटअप किए गए हैं जेनरिक दवाई प्रोवाइड कराने के लिए। नीति आयोग इसको इंप्लीमेंट करने वाली एजेंसी है। कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है? ए में बोला जा रहा है 1 एंड 2, बी में बोला जा रहा है 2 एंड 3, सी में बोला जा रहा है 1 एंड 3, डी में बोला जा रहा है नन ऑफ द अबोव। सही आंसर क्या है? ए बी सी या फिर डी। सही आंसर है यहाँ पर इसका ए, यानी कि 1 एंड 2। ये यहाँ पर गलत है। ये ब्यूरो ऑफ फर्मा यहाँ पर इसको इंप्लीमेंटिंग एजेंसी है यहाँ पर, ना कि नीति आयोग। नीति आयोग फिर याद रखिएगा नीति आयोग इंप्लीमेंटेशन का काम नहीं करता है, ये एक थिंक टैंक है यहाँ पर मेनली। ठीक है, तो ये भी आप लोग थोड़ा सा आइडिया रख सकते हैं। बाकी ये हो गई योजना। जो जेनरिक दवाई वो होती है जिनका पेटेंट खत्म हो जाता है या फिर इमरजेंसी में पेटेंट कई बार कैंसिल भी कर दिया जाता है ताकि जनता के फायदे में काम किया जा सके। ठीक है, ये है। आगे चलते हैं। डायरेक्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, ये बात की जा रही है एक्सचेंज मार्केट और ओवर काउंटर मार्केट। ये कंसीडर की जाती है 2 टाइप ऑफ मार्केट। बोला जा रहा है फ्लोटिंग मार्केट, रिस्की मार्केट, सेकेंडरी मार्केट या फिर प्राइमरी मार्केट। तो क्या सही है यहाँ पर? तो इन दोनों का यहाँ पर ये सेकेंडरी मार्केट की यहाँ पर कैटेगरी में ये आते हैं। ठीक है, तो ये आइडिया रखिए। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है, बात की जा रही है दस्तक यहाँ पर कैंपेन के बारे में। तो ये किससे रिलेटेड है? कौन सी स्टेटमेंट यहाँ पर करेक्ट है? बोला जा रहा है कि यहाँ पर कैंपेन जो है ये बिहार के द्वारा स्टार्ट किया गया था ताकि एक्यूट इंसेफेलाइटिस सिंड्रोम और जापानीज इंसेफेलाइटिस डिजीज इसको यहाँ पर सही किया जा सके। आप लोगों को पता है बहुत सारे बच्चों की जान चली गई थी बिहार में, तो बोला जा रहा है उसके द्वारा इसको स्टार्ट किया गया था। दूसरा बोला जा रहा है एक अवेयरनेस फैलाने का प्रोग्राम है ताकि जो डिजीज है यहाँ पर जो भी अभी नाम बताया एक्यूट इंसेफेलाइटिस सिंड्रोम और जापानीज इंसेफेलाइटिस, ताकि इनको कंट्रोल किया जा सके। तीसरा बोला गया सपोर्ट किया जाता है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। तो कौन सी स्टेटमेंट यहाँ पर करेक्ट है? ए बी सी या फिर डी? ए में बोला गया 1 2, बी में बोला गया 2 ओनली, सी में बोला गया 2 एंड 3, डी में बोला गया 1 2 एंड 3। तो कौन सा आंसर सही है यहाँ पर? तो जो सही आंसर है यहाँ पर ये इसका देखने को मिलेगा। पहले आप लोग यहाँ पर करेक्ट पूछा गया ना, तो यहाँ पर तो आप लोगों को यहाँ पर अगर बोला जाए तो इसमें से कौन सा गलत है पहले आप लोग वो देख लीजिए। सबसे पहले तो जो स्कीम है यहाँ पर ये उत्तर प्रदेश की है, ना कि बिहार की है। ठीक है, तो यहाँ पर दूसरा बोला गया है ये जो बोला गया है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन नहीं, यहाँ पर ये यूनिसेफ है। यूनिसेफ के बारे में अगर आप लोगों से पूछे तो यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रन फंड इसको बोला जाता है बेसिकली। तो ये है यहाँ पर जो इसको इंप्लीमेंटिंग एजेंसी है, हेडक्वार्टर इसका न्यूयॉर्क में है। तो स्टेटमेंट ओनली सेकंड यहाँ पर सही है। तो आंसर क्या हो गया? बी हो गया। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 डायरेक्ट क्वेश्चन है, बात की जा रही है स्ट्रम अटाके के बारे में। तो ये क्या है? बोला जा रहा है कि एक आइलैंड है कैरेबियन सी में, एक्सरे स्पेस टेलीस्कोप है, ड्रोन हेलीकॉप्टर है, या एंटी टैंक मिसाइल है। ए बी सी या फिर डी? क्या सही है? सही आंसर है यहाँ पर डी। ये एक एंटी टैंक मिसाइल है, हमारी कंट्री में रसिया के द्वारा रसिया से यहाँ पर ये खरीदी जा रही है और एयरफोर्स में जो हेलीकॉप्टर है उनके ऊपर इसको जो एयरक्राफ्ट है उनके ऊपर इसको यूज किया जाएगा। ठीक है, तो एंटी टैंक मिसाइल है यहाँ पर ये। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 यहाँ पर इसको ध्यान से सुनिएगा। जिस टाइम पर डिस्कस किया गया था यहाँ पर इसका आंसर गलत हो गया था। एक बच्चे ने मुझे जीमेल पर यहाँ पर इसको बोला भी था कि सर ये आंसर गलत हो गया, तो मैंने सोचा फिर फ्यूचर में इस क्वेश्चन को डालूंगा, टेस्ट लूंगा, तो वहां पर आप लोगों को इसको बता दूंगा। ठीक है, तो अभी क्वेश्चन आप लोग सुनिए, इसका आंसर दीजिए, फिर आंसर बताता हूँ। बोला जा रहा है कि यहाँ पर जो थीम बेस्ड सर्किट बनाए जा रहे हैं स्वदेश दर्शन स्कीम के तहत, तो कौन सी आंसर यहाँ पर करेक्ट है? सूफी सर्किट बनाया जा रहा है, ट्राइबल सर्किट, तीर्थांकर सर्किट, हेरिटेज सर्किट, रूरल सर्किट। तो कौन सा सर्किट है? तो ए में बोला जा रहा है 1 3 एंड 4, 1 3 4 एंड 5, बी में बोला जा रहा है 1 2 4 5, सी में बोला जा रहा है 2 3 4 5, डी में बोला जा रहा है 1 2 3 4 5। तो सही आंसर यहाँ पर क्या है? ए बी सी या फिर डी? तो जो सही आंसर है यहाँ पर ये है डी, यानी कि सारी की सारी स्टेटमेंट यहाँ पर सही है। एक थीम बेस्ड सर्किट देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, तो सूफी वहां पर उस टाइम पर आंसर में नहीं बताया गया था, तो सूफी भी आंसर में इसके अंदर आता है। ठीक है, थीम बेस्ड सर्किट से यहाँ पर रूरल भी सर्किट देखने को मिलेगा, हिमालयन सर्किट आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो ये इस तरीके से पर्टिकुलर एरिया को कनेक्ट करके यहाँ पर एक सर्किट बनाया जा रहा है जिसके बेस पर टूरिस्ट एक्टिविटी हमारी कंट्री में बढ़ाई जाएंगी। तो आंसर डी है। आगे बढ़ते हैं। आसान सा क्वेश्चन है, 2018 में पूछा गया यूपीएससी में। जीपीएस टेक्नोलॉजी के बारे में बात की जा रही है, तो कहां पर यूज की जाती है आज के डेट में? मोबाइल फोन ऑपरेशन में की जाती है, बैंकिंग ऑपरेशन में की जाती है, कंट्रोलिंग द पावर ग्रिड इसको भी यूज किया जाता है। तो कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है? ए बी सी या फिर डी? ए में बोला गया 1 ओनली, बी में बोला गया 2 एंड 3, सी में बोला गया 1 एंड 3, डी में बोला गया 1 2 एंड 3। तो सही आंसर यहाँ पर क्या है? सही आंसर यहाँ पर सीधा सीधा है, ये है डी, क्योंकि आप लोगों को फोन भी यूज करते हैं तो आप लोगों को पता होगा उसमें ये मोबाइल ऐप वगैरह आप लोग यूज करती हैं, बैंकिंग ऑपरेशन जो भी आप लोग जाते हैं वहां पर यूज किया जाता है। बाकी पावर ग्रिड जो है एक तरीके से सिस्टम है यहाँ पर हमारी कंट्री में जो कि यहाँ पर डेवलप किया जा रहा है, इसको भी यहाँ पर इसकी हेल्प से संचालित किया जा सकता है। एक जगह पर कंट्रोल सेंटर रखकर पूरी कंट्री के ये ग्रिड को कंट्रोल किया जा सकता है। तो आंसर डी है। आगे बढ़ते हैं।
क्वेश्चन नंबर 20 आप लोगों के सामने यहाँ पर बात कर रहा है अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड के बारे में। बोला जा रहा है कि रिवर्स हो जाते हैं एवरी फ्यू 100 ईयर में, यानी कि लगभग यहाँ पर 100 ईयर में यहाँ पर ये अपोजिट हो जाते हैं। जो नॉर्थ है वो साउथ हो जाएगा, जो साउथ है वो नॉर्थ हो जाता है। वहन अर्थ यहाँ पर जो क्रिएट हुई थी लगभग 40,000 मिलियन ईयर एगो, तो 54% यहाँ पर ऑक्सीजन थी, यहाँ पर कोई कार्बन डाइऑक्साइड नहीं थी। नेक्स्ट बात की जा रही है लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है वो ओरिजिनेट हुए यहाँ पर और मॉडिफाइड कर दिया गया उनके द्वारा एटमॉस्फेयर को, ठीक है, यानी कि स्टार्टिंग में ही। कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है? ए में बोला जा रहा है 1 ओनली, बी में बोला जा रहा है 2 and 3 ओनली, सी में बोला जा रहा है 1 and 3 ओनली, डी में बोला जा रहा है 1, 2 and 3 ओनली। तो जो सही आंसर है वो आप लोगों को यहाँ पर बताना है, ए बी सी एफ डी। सही आंसर है यहाँ पर ए, बाकी दोनों स्टेटमेंट गलत है। तो ये तो सही हो गया, गलत दोनों वाली क्यों गलत है यहाँ पर ये? क्योंकि स्टार्टिंग में यहाँ पर ऑक्सीजन नहीं थी, ऑक्सीजन यहाँ पर बाद में आई, रहने के लायक इन्वायरमेंट बाद में बना। पहले यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन वगैरह ये गैस आप लोगों को देखने को मिलती थी। स्टार्टिंग में जो लिविंग ऑर्गेनिज्म थे वो ज्यादा इंपैक्ट नहीं डाल पाई यहाँ पर पृथ्वी के ऊपर, क्योंकि बहुत कम क्वांटिटी में थे ये। ज्यादातर तो आज के डेट में इंपैक्ट पड़ता है, जब हम लोग इंसान आज के डेट में जानवरों से भी ज्यादा बदतर काम कर रहे हैं, तो वो देखने को मिलता है कि अर्थ के ऊपर इंपैक्ट पड़ रहा है, लेकिन इनिशियल फेज में ये इंपैक्ट नहीं था। तो दो स्टेटमेंट यहां पर गलत हो गई, एक स्टेटमेंट से ये। तो आंसर क्या हुआ यहां पर? आंसर हो गया इसका ए। ओके, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 आप लोगों के सामने यहाँ पर बात कर रहा है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के बारे में। कौन सी स्टेटमेंट यहाँ पर करेक्ट है ये बोला गया है? बोला जा रहा है कि एक तरीके यूनिफॉर्म प्रीमियम जो ओनली 2% पेड किए जाते हैं यहाँ पर खरीफ क्रॉप के लिए, 1.4% रबी क्रॉप के लिए, और प्रीमियम कमर्शियल हॉर्टिकल्चर जो होती है उसके लिए 5% देखने को मिलता है। ये यहाँ पर ऑप्शनल है किसानों के लिए, यानी कि मन करता है ले ले, नहीं मन करता है ना ले। तो ये एक तरीका ऐसा ये बीमा आप लोग बोल सकते हैं। तो कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है? ए बोल जा रहा है 1 ओनली, बी बोल जा रहा है 2 ओनली, सी बोल जा रहा है बोथ 1 and 2, डी बोला जा रहा है नन ऑफ द अबव। ए बी सी एफ डी सही आंसर क्या है? सही आंसर है यहाँ पर इसका ए। तो ये तो सही है यहाँ पर, जो बेसिकली यहाँ पर ये अलग अलग रेट दे रखा है। याद रखिएगा ये रेट मैच करने के लिए भी आ जाते हैं कि खरीफ क्रॉप के लिए क्या रेट है, रबी क्रॉप के लिए क्या है, हॉर्टिकल्चर के लिए क्या है, मैच करो। तो ये भी याद रखना है। तो यहाँ पर खरीफ क्रॉप के लिए है 2%, 1.5 है रबी के लिए सबसे कम, और 5% है हॉर्टिकल्चर के लिए। ऑप्शनल है यहाँ पर किसानों के लिए, गलत स्टेटमेंट है, क्योंकि जिन किसानों के द्वारा लोन लिया गया बैंक से उनके लिए यहाँ पर ये कंपलसरी है, बाकी जिनके द्वारा लोन नहीं लिया गया है उनके लिए यहाँ पर ये ऑप्शनल है। ठीक है, तो आंसर क्या है? आंसर ए है। आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रीय गोकुल मिशन के बारे में बात की जा रही है और नोट करेक्ट पूछा गया है, यानी कि कौन सा आंसर यहां पर सही नहीं है। ए में बोला जा रहा है कि डेवलप करता है इंडिजिनियस जो भी हमारी कंट्री में नस्ल है, खासकर आप लोग बात करें गाय की, ठीक है, तो उनकी नस्ल को यहां पर सुधारने का काम करेगा ये जो राष्ट्रीय गोकुल मिशन लॉन्च किया गया है। किसानों की इनकम को डबल करने की बात की जा रही है इसके द्वारा। राष्ट्रीय गोकुल मिशन यहां पर इंप्लीमेंट जो किया जाएगा ये स्टेट इंप्लीमेंटिंग एजेंसी है, यानी कि SIA, और यहां पर ये लाइवली स्टॉक डेवलपमेंट बोर्ड है। ठीक है, तो याद रखिएगा कौन सी स्टेटमेंट यहां पर पूछा गया, नोट करेक्ट है। ए में बोला गया 1 and 2, बी में बोला गया 2 ओनली, सी में बोला गया 1 ओनली, डी में बोला गया ऑल ऑफ द अबव। सही आंसर यहां पर क्या है ये बताना है। तो यहां पर 2 स्टेटमेंट यहां पर आप लोगों को, ये जो स्टेटमेंट यहां पर फार्मर की इनकम डबल करने की बात की जा रही है ये गलत है, तो ओनली बी आंसर सही है। तो बाकी यहां पर दोनों स्टेटमेंट सही है। ठीक है, तो ये किस तरीके से फोकस किया जा रहा है हमारी कंट्री में और कौन इंप्लीमेंट करेगा, ये सही है और ये गलत है। फार्मर की इनकम डबल अपने आप हो जाए तो कोई कह नहीं सकते, इस स्कीम के तहत यहां पर ऐसी कोई बात नहीं की गई है। तो यहां पर फ्रेज है ऐसी बात बोलने से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 काफी इंपोर्टेंट है। यहाँ पर रेड मड काफी न्यूज में है अभी, तो इसके बारे में हम लोग जान लेते हैं। रेड मड बोला गया एक सॉलिड वेस्ट है जो कि जनरेट किया जाता है एल्यूमिनियम प्रोडक्शन के द्वारा। दूसरा बोला जा रहा है रेड मड जो है यहाँ पर ये मोस्टली फाउंड की जाती है तमिलनाडु में। तीसरा बोला जा रहा है रेड मड जो है यहाँ पर ये साइड प्रोडक्ट है जो बेयर प्रोसेस जो बोलते हैं इसको, इसका कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है? ए बोला गया 1 and 3, बी बोला गया 2 and 3, सी बोला गया ओनली 3, डी बोला गया नन ऑफ द अबव। सही आंसर यहाँ पर क्या है? सही आंसर है इसके यहाँ पर बेसिकली 1 and 3, क्योंकि ओनली तमिलनाडु में नहीं पाया जाता है, कई जगह यहाँ पर ही देखने को मिलेगा। और बॉक्साइट से यहाँ पर एल्यूमिनियम को निकालने का जो प्रोसेस होता है उसके थ्रू यहाँ पर रेड मड जनरेट होती है। आप लोग इसको एक तरीके से गंदगी बोल सकते हैं, अवशेष बोल सकते हैं, रिमेन्स बोल सकते हैं, ये सारे इसी के नाम आप लोग को देखने को मिलेंगे। तो आंसर क्या है यहाँ पर? इसका आंसर हो गया ए। तो ये स्टेटमेंट है कुछ जो पता होनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 यहां पर बात कर रहा है, ये बात की जा रही है यहां पर कॉस्ट लेंसिंग के बारे में। ठीक है, तो याद रखिएगा ये एक दवाई थी जो रिसेंटली अभी न्यूज में थी। क्या क्या बात की जा रही है? ये एक तरीके से लास्ट रिजोर्ट एंटीबायोटिक यहां पर देखने को मिल रही थी इंसानों की लाइफ को सेव करने में। इस आज की डेट में यहां पर इनडिस्क्रिमिनेट यूज इसका होता हुआ नजर आ रहा है, खासकर एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस हमारी कंट्री में क्रिएट हो जा रहा है। तो इसके बारे में कौन सी स्टेटमेंट सही है? ए में बोला जा रहा है 1 ओनली, बी में बोला जा रहा है 2 ओनली, सी में बोला जा रहा है बोथ 1 and 2, डी में बोला जा रहा है
नन ऑफ द अबोव। सही आंसर है यहाँ पर क्या इसका ए बी सी एफ डी, तो सही आंसर है यहाँ पर इसका बी, यानी कि दोनों ही स्टेटमेंट से ये इंसानों के लिए अच्छी दवाई है, पर लेकिन नेगेटिव तरीके से इसको पोल्ट्री फार्म वगैरह में उन सब में यूज किया जा रहा है, जिसकी वजह से हमारी बॉडी में ये एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस यहाँ पर क्रिएट करी है। अगर कोई दवाई हम लोग खाते हैं तो हमारी बॉडी पर इंपैक्ट नहीं डालेगी, हायर डोज हम लोग को लेना पड़ेगा और नेगेटिव इंपैक्ट पड़ेगा हमारी बॉडी के ऊपर। तो यह बात है इसके बारे में, दोनों ही स्टेटमेंट यहाँ पर सही है। क्वेश्चन नंबर 25 आप लोगों के बारे में यहाँ पर सामने बात कर रहा है, यूनाइटेड नेशन रिलीफ एंड वर्क एजेंसी फॉर पैलेस्टीन रिफ्यूजी इन नियर ईस्टर्न रीजन, जिसको UNRWA भी बोला जाता है। तो ये कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट यहाँ पर है, इसके बारे में बोला जा रहा है यूनाइटेड नेशन रिलीफ एंड द वर्क एजेंसी फॉर पैलेस्टीन रिफ्यूजी। यहाँ पर फंडेड ऑर्गेनाइजेशन है जो कि खासकर एक तरीके से जो फोकस देकर चलती है वॉलंटरी कंट्रीब्यूशन UN मेंबर के लिए, यानी कि UN के मेंबर के ऊपर फोकस देकर चलती है। नेक्स्ट बोला जा रहा है कि यहाँ पर ये जो है इसके लिए जो बात की जा रही है पर्टिकुलर स्कीम के लिए, तो बोला जा रहा है कोर बजट जो है हमारी कंट्री का, यानी कि इंडिया का, इसके लिए बढ़ा दिया गया है UN के इस प्रोग्राम के लिए। तो कौन सी स्टेटमेंट यहाँ पर करेक्ट है? ए में बोला जा रहा है 1 ओनली, बी में बोला जा रहा है 2 ओनली, सी में बोला जा रहा है बोथ 1 and 2, डी में बोला जा रहा है नन ऑफ द अबोव। तो हमारी कंट्री में पहले लगभग 1.25 मिलियन इसके लिए दिया करते थे डॉलर, आज रिसेंटली अभी 5 मिलियन यहाँ पर कर दिए गए हैं। ये खासकर पैलेस्तीन में कैसे डेवलपमेंट किया जा सकता है उसके बारे में फोकस देकर चल रहे हैं, ठीक है। तो ये रिसेंटली काफी न्यूज में है, तो याद रखिएगा आंसर क्या हो गया यहाँ पर इसका, यहाँ पर जो आंसर हो गया वो हो गया इसका सी, यानी कि दोनों स्टेटमेंट करेक्ट हैं। क्वेश्चन नंबर 26 यहां पर बात करें किम्बरले प्रोसीजर के बारे में। ये किम्बरले प्रोसीजर सर्टिफिकेशन स्कीम है जिसको KPCS बोला जाता है, ये रिसेंटली अभी न्यूज में था। तो कौन सी स्टेटमेंट यहां पर इससे रिलेटेड करेक्ट है? बोला जा रहा है कि इंडिया फाउंडिंग मेंबर है इसका, और यहां पर करंट चेयर भी इंडिया ही है। किम्बरले जो प्रोसीजर है यहाँ पर ये कमिटमेंट है रिमूव करने के लिए कॉन्फ्लिक्ट डायमंड ग्लोबली सप्लाई चेन से, यानी कि जो भी यहाँ पर इसके बारे में भी बात करेंगे कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है ये बताइए। ए में बोला जा रहा है ओनली 1, बी में बोला जा रहा है 2, सी में बोला जा रहा है बोथ 1 and 2, डी में बोला जा रहा है नन ऑफ द अबोव। तो ए बी सी एफ डी सही आंसर है यहाँ पर सी, यानी कि दोनों स्टेटमेंट सही है। किम्बरले यहाँ पर एक जगह है साउथ अफ्रीका के अंदर, तो यहाँ पर वहां पर एक प्रोसीजर देखने को मिला जिसमें बोला गया कि कॉन्फ्लिक्ट डायमंड, यानी कि एक तो डायमंड आप लोग डायमंड की रिंग वगैरह बनाते हो, लॉकेट वगैरह बनाते हो गले में पहनने के लिए, वो है। दूसरा है कि कहीं टेररिस्ट फाइनेंसिंग हो रही है, जैसे पुलवामा अटैक हो यहाँ पर, तो हो सकता है वहां पर डायमंड दे दिए गए हो, डायरेक्ट करेंसी ना दी गई हो, तो इस तरीके से टेररिस्ट फाइनेंसिंग के लिए भी उसको यूज किया जाता है। उसको रोकने के लिए ये किम्बरले प्रोसीजर है, ताकि डायमंड का कोई भी टेररिस्ट एक्टिविटी से रिलेटेड यहाँ पर ये बातें देखने को न मिले, ठीक है। तो आंसर सी है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 यहाँ पर करेक्ट स्टेटमेंट पूछ रहा है, यहाँ पर इनर लाइन परमिट के बारे में बात की जा रही है। इनर लाइन परमिट एक ऑफिशियल ट्रेवल डॉक्यूमेंट है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा ये दिया जाता है, ताकि खासकर हमारी कंट्री में एक लिमिटेड पीरियड के लिए यहाँ पर विजिट कर सके किसी पर्टिकुलर एरिया में। इनर लाइन परमिट जो है यहाँ पर ये ऑब्टेन किया जाता है बहुत सेंटर हमारी कंट्री के जो खासकर सिटीजन है और जो फॉरनर है दोनों के लिए। करेंटली इनर लाइन परमिट यहाँ पर ऑपरेशनल है अरुणाचल प्रदेश में, मिजोरम में और नागालैंड में। सही आंसर बताना है। ए में बोला जा रहा है 1 ओनली, बी में बोला जा रहा है 1 and 2, सी में बोला जा रहा है 1 and 3, डी में बोला जा रहा है 1, 2 and 3। तो सही आंसर आप लोगों के हिसाब से क्या है? सही आंसर है यहाँ पर इसका सी, यानी कि ये जो स्टेटमेंट है यहाँ पर जो बी, ये यहाँ पर गलत होगी। फॉरेनर के लिए यहाँ पर प्रोटेक्टेड एरिया परमिट यहाँ पर देखने को मिलता है, और यहाँ पर हमारी कंट्री के सिटीजन के लिए इनर लाइन परमिट है यहाँ पर। तो दोनों के लिए अलग अलग परमिट है यहाँ पर, अगर फॉरेनर कोई आना चाहता है तो, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट आप लोग याद रख सकते हैं। तो फर्स्ट एंड थर्ड आंसर है यहाँ पर, आंसर सी है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 आप लोगों के सामने बात की जा रही है यहाँ पर, यह है नंदौर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो रिसेंटली न्यूज में थी, कहां पर लोकेटेड है? मेघालय, आसाम और उत्तर प्रदेश या फिर उत्तराखंड? ए बी सी या फिर डी? सही आंसर यहाँ पर क्या है? सही आंसर है यहाँ पर इसका डी, यानी कि कुमाऊं रीजन उत्तराखंड में यहाँ पर ये नंदौर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, जो कि रिसेंटली अभी न्यूज में थी। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 यहाँ पर 2018 में पूछा जा चुका है यूपीएससी में। बोला जा रहा है कि कौन सी स्टेटमेंट यहाँ पर सही है रिलेटेड टू 1920 में स्वराज्य सभा यहाँ पर चेंज नाम किया गया किसका? तो ये बताना है। ऑल इंडिया होम रूल लीग, हिंदू महासभा, साउथ इंडिया लिबरेशन फेडरेशन या फिर द सर्वेंट ऑफ द सोसाइटी? तो सही आंसर यहाँ पर क्या है? ए बी सी या फिर डी? सही आंसर है इसका यहाँ पर ये ए, ऑल इंडिया होम रूल लीग का नाम यहाँ पर चेंज कर चला गया, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, एनी बेसेंट के द्वारा काफी जद्दोजहद की गई थी यहाँ पर इसको चलाने के लिए, ताकि हमारी कंट्री में भी लोकल सेल्फ गवर्नमेंट आ सके, यानी कि जनता का शासन आ सके। आंसर ए है। आगे बढ़ता हूं। और हाँ, दो पर्सनैलिटी आप लोग याद रखिएगा, बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट। तो ये दो पर्सनैलिटी यहाँ पर इससे कनेक्ट रही है, होम रूल लीग से रिलेटेड। ओके, क्वेश्चन नंबर 30 से आप लोगों के सामने बात कर रहा है कौन सा सबसे पहले हुआ यहाँ पर? ये पहले स्टेटमेंट में बोला गया स्वामी दयानंद स्टेब्लिश किया गया यहाँ पर आर्य समाज। दूसरा बोला जा रहा है दीन बंधु मित्रा के द्वारा नील दर्पण लिखा गया। तीसरा बोला जा रहा है बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के द्वारा आनंद मठ लिखा गया। नेक्स्ट बोला जा रहा है यहाँ पर ये सत्येंद्र टैगोर जो है हमारी कंट्री के फर्स्ट इंडियन बने, ये इंडियन सिविल सर्विसेज में सेलेक्ट हुए। कौन सी स्टेटमेंट यहाँ पर करेक्ट है? ए बी सी या फिर डी? ये आप लोग को बताना है जो सबसे पहले हुई।
तो एक एक करके बता देता हूं। स्वामी दयानंद सरस्वती जो आर्य समाज यहां पर स्टेब्लिश किया गया, ये किया गया आप लोगों के सामने 1875 में। दूसरी स्टेटमेंट में जो बात की जा रही है ये आप लोगों को देखने को मिलेगा ये 1858-59, ठीक है, ये नील दर्पण 1858-59 की बात की जा रही है, 58-59, ठीक है। तीसरे में बोला जा रहा है यहाँ पर ये बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी के द्वारा आनंद मठ लिखा गया, ये याद रखिएगा, ये लिखा गया 1882 में। तीसरा बोला जा रहा है यहाँ पर सत्येंद्र नाथ जो पहले सिविल सर्वेंट बने, ये बने यहाँ पर 1863 में, ठीक है। तो कौन सी स्टेटमेंट सबसे पहले आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिल रही है, तो वो आप लोग कमेंट बॉक्स में उसका आंसर बता सकते हैं। सही आंसर क्या यहाँ पर दीन बंधु मित्रा के द्वारा नील दर्पण लिखी गई, ये सबसे पहली चीज है यहाँ पर, ठीक है। तो आंसर बी है, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में भी लगाने के लिए आ सकता है। क्वेश्चन नंबर 31 है आप लोगों के सामने, काफी इंपॉर्टेंट है। ये बात की जा रही है अगर आज की डेट में जो यहाँ पर हैवी सैंड माइनिंग की जाती है रिवर बेड, यानी कि कोई नदी है उसकी नदी के तलैटी में से अगर आप लोग रेता हटाते हैं, सैंड वहां से हटा देते हैं, तो क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेज उसके देखने को मिलती है। बोला जा रहा है डिक्रीज हो जाती है सैलिनिटी यहाँ पर, यानी कि लवणता कम हो जाती है रिवर के अंदर। दूसरा बोला जा रहा है यहाँ पर जो यहाँ पर पॉल्यूशन है यहाँ ऑफ ग्राउंड लेवल का, वो आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगा। तीसरा बोला जा रहा है यहाँ पर वाटर टेबल लेवल लो हो जाएगा। कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है? ए में बोला जा रहा है 1 ओनली, बी में बोला जा रहा है 2 and 3 ओनली, सी में बोला जा रहा है 1 and 3, डी में बोला जा रहा है 1, 2 and 3। सही आंसर यहाँ पर क्या है? ए बी सी एफ डी। सही आंसर यहाँ पर इसका बी, क्योंकि फर्स्ट स्टेटमेंट यहाँ पर गलत है। रीजन यहाँ पर यह है कि इसका कोई यहाँ पर रीजन देखने को नहीं मिलता है। जो रिवर बेड में अगर रेत रहेगा तो सबसे बड़ी बात है रेत पानी को एकदम सोख लेता है, तो वाटर टेबल वहां पर मेंटेन रहती है। दूसरी बात, पोल्यूशन जो है वो काफी कम करने का काम करता है, क्योंकि रेत में से जब पानी होकर जाता है तो वो छन छन कर जाता है, ऐसा आप लोग बोल सकते हैं, यानी कि छलनी का काम करता है रेत पानी के लिए। तो ये भी आप लोग को यहाँ पर ध्यान रखना है। तो आंसर इस हिसाब से भी अगर आप लोग चलते हैं तो यहाँ पर बी हो गया, ठीक है। आगे बढ़ता हूं। क्वेश्चन नंबर 32 है आप लोगों के सामने, निर्भया फंड के बारे में बात की जा रही है और करेक्ट स्टेटमेंट बोला गया है। 1000 करोड़ रुपए निर्भया फंड यहां पर अनाउंस किया गया बजट 2017 में, पहली स्टेटमेंट। दूसरा बोला जा रहा है फंड जो है यहाँ पर ये एडमिनिस्ट्रेट किया जाता है डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर ऑफ फाइनेंस मिनिस्ट्री के द्वारा। तीसरा बोला जा रहा है यहाँ पर जो कोप्स है यहाँ पर ये यूटिलाइज किया जाता है खासकर जो वुमेन की सेफ्टी और उनकी डिग्निटी के लिए। कौन सी स्टेटमेंट यहाँ पर करेक्ट है? ए में बोला जा रहा है 1 ओनली, बी में बोला जा रहा है 1 and 2 ओनली, सी में बोला जा रहा है 2 and 3 ओनली, डी में बोला जा रहा है ऑल ऑफ द अबोव। सही आंसर यहाँ पर क्या है? सही आंसर है यहाँ पर इसका सी, यानी कि 2 and 3। ये स्टेटमेंट यहाँ पर गलत है। 2017 में नहीं, यहाँ पर ये 2013 में यहाँ पर ये फंड बनाया गया, ठीक है। तो 2013 में ये फंड बनाया गया। और इस फंड की इंपॉर्टेंस क्या है? इस फंड की इंपॉर्टेंस यहाँ पर ये है कि हमारी कंट्री में महिलाओं की सेफ्टी और सिक्योरिटी के लिए इसको यूज किया जाएगा। और यहाँ पर अच्छी बात यह है, अगर ये फंड मान लीजिए इस साल 1000 रुपए दे दिया है, ठीक है, और हम लोगों ने ये यूटिलाइज नहीं किया है, 1000 रुपए में से मान लीजिए हम लोगों ने 100 रुपए ओनली यूटिलाइज किए हैं, ठीक है, तो 900 रुपए बच गए। अगले साल फिर से यहाँ पर 1000 रुपए दिए जाएंगे, तो क्या हो जाएंगे? यहाँ पर 900 रुपए पहले बचे हुए हैं, तो यहाँ पर ये 1900 रुपए हो जाएंगे। तो कहने का मतलब ये नॉन लैप्सेबल फंड है। ऐसा नहीं होगा कि यहाँ पर नए साल में फिर से ये सारा पैसा छीन लिया जाएगा और फिर से स्टार्ट किया जाएगा, नहीं, ये नॉन लैप्सेबल फंड है, जितना बढ़ता चला जाएगा। इसीलिए यहाँ पर काफी ज्यादा एक्यूमुलेशन देखने को मिल रहा है और ये क्रिटिसाइज भी किया जा रहा है गवर्नमेंट का कि इस फंड को यूज नहीं कर रही है ढंग से। क्वेश्चन नंबर 33 यहाँ पर बात कर रहे हैं नेशनल क्रैच फैसिलिटी के बारे में। क्रैच फैसिलिटी क्या होती है? जब कंपनी यहाँ पर फैसिलिटी प्रोवाइड कराती है ताकि जो बच्चा छोटा है और महिला काम करती है तो उसके बच्चे का लालन पालन किया जा सके। ये बोला जा रहा है ये इंप्लीमेंट की जाती है यहाँ पर मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड द चाइल्ड डेवलपमेंट के द्वारा। दूसरा बोला जा रहा है सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम है, ना कि सेंट्रल सेक्टर स्कीम है। तीसरा बोला जा रहा है यहाँ पर ये इनिशिएटिव है टुवर्ड द प्रोटेक्शन एंड द डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड, खासकर 6 महीने से लेकर 6 साल के अंदर। कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है? ए में बोला जा रहा है 1 ओनली, बी में बोला जा रहा है 1 and 2, सी में बोला जा रहा है 2 and 3, डी में बोला जा रहा है ऑल ऑफ द अबोव। सही आंसर यहां पर क्या है? 1, 3। तो सही आंसर यहां पर आप लोगों को देखने को मिलेगा बेसिकली जो यहां पर बोला जा रहा है, तो ये है डी आंसर, यानी कि सारे के सारे यहां पर सही है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है। मिनिस्ट्री याद रखिएगा, मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम है, यानी कि राज्य और जहां पर सेंट्रल गवर्नमेंट है मिलकर काम करेगी। ऐसा नहीं है कि राज्य के ऊपर सारा बर्डन रहेगा। 6 से 6 महीने के लिए, 6 मंथ के बीच में यहां पर ये काफी इंपॉर्टेंट है, खासकर बच्चों के लिए। क्वेश्चन नंबर 34 बात करें यहाँ पर कि कौन सी स्टेटमेंट नोट करेक्ट है? डीप ओशियन मिशन के बारे में बात की जा रही है, यानी कि समुद्र के अंदर भी ऐसा मिशन जैसा स्पेस में हम लोग मिशन छोड़ते हैं। तो पहला बोला जा रहा है कि यहाँ पर ये प्रपोज प्रोग्राम स्टार्ट किया गया था इसरो के द्वारा लगभग 50 साल पहले। दूसरा बोला जा रहा है यहाँ पर डीप सी माइनिंग यहाँ पर देखने को मिलेगी। ओशियन क्लाइमेट चेंज एडवर्सरी पर क्या इंपैक्ट यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं, वो सारी चीजें भी यहाँ पर चेक की जाएंगे। टेक्नोलॉजी वगैरह रोबोटिक्स के थ्रू से यहाँ पर काफी कुछ होने वाला है। ए में बोला जा रहा है ओनली 1 सही है, बी में बोला जा रहा है 2 सही है, सी में बोला जा रहा है 1
1 एंड 2, डी में बोला जा रहा है कोई सी भी सही यहाँ पर नहीं है। तो पहली स्टेटमेंट यहाँ पर गलत है, तो यही आप लोगों से पूछा गया, तो आंसर यहाँ पर ए हो गया। बाकी सेकंड स्टेटमेंट यहाँ पर सही है। गलत क्या है, क्योंकि 35 साल बोला गया यहाँ पर, ये 50 साल बोला गया, जबकि यहाँ पर 35 साल है। ठीक है, तो 35 साल पहले बोला गया था कि ऐसा कुछ लेकर चलना है ताकि ओशन के बारे में हम लोग जान सकें। अच्छी बात पता है क्या है, स्पेस के बारे में हम लोग ज्यादा जानते हैं आज कंपेयर टू अगर हम लोग ओशन की बात करते हैं। ओशन यानी कि समुद्र के अंदर क्या क्या रहस्य छुपे हुए हैं उनके बारे में हम लोग को ज्यादा इंफॉर्मेशन नहीं है, क्योंकि जितना अंदर आप लोग जाते जाएंगे उतना ही ज्यादा बॉडी पर प्रेशर पता जाएगा पानी का, और कोई एक हद तक ही आप लोग पानी के अंदर जा सकते हैं, स्पेस में तो कहीं तक भी आप लोग जा सकते हैं। ठीक है, तो आंसर ए है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 काफी ज्यादा न्यूज में है, तो इसके बारे में आप लोग आइडिया जरूर रखिएगा। नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी लॉन्च की गई 2005 में और रिकमेंड किया गया यहाँ पर टाइगर टास्क फोर्स, इसके द्वारा ये एक स्टैट्यूटरी स्टेटस इसको यानी कि ये लॉ के द्वारा इसको जामा पहनाया गया 2006 में। एज पर यहाँ पर वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट एवरी राज्य को यहाँ पर एक अथॉरिटी बनानी है खासकर नोटिफाई करने के लिए टाइगर रिजर्व, और यहाँ पर इसके अप्रूवल लेना पड़ेगा ये नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी के द्वारा, जिसको स्टैट्यूटरी स्टेटस दिया गया 2006 में। तीसरी स्टेटमेंट बोला जा रहा है कि एवरी ईयर सेंट्रल गवर्नमेंट यहाँ पर एक एनुअल रिपोर्ट प्रस्तुत करती है पार्लियामेंट के दोनों हाउस में, इससे रिलेटेड कि हमारी कंट्री में टाइगर की संख्या क्या क्या है। कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है? ए में बोला जा रहा है 1 एंड 2, बी में बोला जा रहा है 2 एंड 3, सी में बोला जा रहा है 1 एंड 3, डी में बोला जा रहा है ऑल ऑफ द अबोव। सही आंसर क्या है? ए, बी, सी या फिर डी? सही आंसर है यहाँ पर इसका क्या, ये है डी। सारी स्टेटमेंट यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हैं। ठीक है, तो ये आंसर आप लोगों को पता होना चाहिए, क्योंकि अभी हमारी कंट्री में ये बोला गया है कि लगभग 3000 के करीब जो टाइगर की संख्या हो गई है, तो ये काफी ज्यादा बढ़ता हुआ जा रहा है। हमारी कंट्री में टाइगर के जो काउंट करने की बात स्टार्ट की गई थी 2006 में की गई थी, दूसरी बार 2010 में देखने को मिला, तीसरी बार 2014 में, और एक अभी यहाँ पर प्रस्तुत की गई है संख्या जिसमें 3000 के करीब यहाँ पर टाइगर हमारी कंट्री में बोले जा रहे हैं। तो इंपॉर्टेंट डेटा है, याद रखना इसके बारे में। आंसर डी सही है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 यहाँ पर बात कर रहे हैं ये इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च के बारे में, आईसीएमआर के बारे में बोला जा रहा है। ये अपेक्स बॉडी है, काफी अच्छी बॉडी है हमारी कंट्री में, जो कि कोऑर्डिनेट और प्रमोट करती है बायोमेडिकल रिसर्च। ठीक है, दूसरी स्टेटमेंट बोला गया कि ये गवर्निंग जो बॉडी यहाँ पर काउंसिल ये प्रिजाइड की जाती है हमारी कंट्री के प्राइम मिनिस्टर के द्वारा। ठीक है, तो प्राइम मिनिस्टर यहाँ पर इसकी अध्यक्षता करते हैं, ये बोला गया है। आंसर क्या है? ए में बोला गया 1 ओनली, बी बोला गया 2 ओनली, सी में बोला गया बोथ 1 एंड 2, डी में बोला गया नाइदर 1 नो 2। तो सही आंसर क्या है? सही आंसर यहाँ पर इसका ए, क्योंकि जो प्रिजाइड की जाती है यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर नहीं, यहाँ पर ये हेल्थ मिनिस्टर यहाँ पर प्रिजाइड इसको करते हैं। तो बाकी फर्स्ट स्टेटमेंट यहाँ पर गलत है। बायोमेडिकल रिसर्च के फील्ड में आईसीएमआर काम करती है नजर आती है, जो कि काफी एक महत्वपूर्ण ऑर्गेनाइजेशन है हमारी कंट्री की। तो आंसर सी है। आगे चलते हैं। बात की जा रही है यहाँ पर यह है नेशनल इन्वेस्टमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर फंड हमारी कंट्री में, तो इसके बारे में बात की जा रही है। ये 3 तरह के फंड में डिवाइड किया गया है, मास्टर फंड, फंड्स ऑफ फंड और स्ट्रेटेजिक फंड। तो कौन सी यहाँ पर सही है? क्या तीनों फंड यहाँ पर इसके, या फिर कौन सा फंड है यहाँ पर? ए में बोला जा रहा है 1 एंड 2 सही है, बी में बोला जा रहा है 2 एंड 3 सही है, डी में बोला जा रहा है 1 एंड 3 सॉरी, ए में बोला जा रहा है 1 एंड 2 सही है, बी में बोला जा रहा है 1 एंड 3 सही है, सी में बोला जा रहा है 2 एंड 3 सही है, डी में बोला जा रहा है 1, 2 एंड 3 सही है। तो आंसर है यहाँ पर इसका डी, यानी कि तीनों फंड यहाँ पर सही है। 49% यहाँ पर शेयर रहते हैं इसमें, ये सेंट्रल गवर्नमेंट के शेयर हैं, ताकि हमारी कंट्री में जो भी प्रोजेक्ट चल रहे हैं खासकर इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड उनको कंप्लीट किया जा सके और ध्यान भी रखा जा सके। ठीक है, तो याद रखना डी आंसर है। क्वेश्चन नंबर 38 यहाँ पर यूपीएससी 2018 में पूछा जा चुका है। यहाँ पर एग्रीकल्चर सॉइल के बारे में बात की जा रही है, यानी कि जो कृषि की मिट्टी है उसकी बात की जा रही है। हाईएस्ट कंटेंट ऑर्गेनिक मैटर का अगर आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिले, यानी कि अगर उसके अंदर यहाँ पर पत्ते, घास फूस ये देखने को मिले, तो बोला जा रहा है इसकी वजह से जो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी है वो कम हो जाती है। ये है। दूसरी स्टेट में बोला गया कि यहाँ पर सोइल कोयल रोल प्ले नहीं करती है सल्फर साइकिल के अंदर। तीसरा बोला गया कि यहाँ पर इरिगेशन ओवर द पीरियड अगर की जाती है ज्यादा लंबे समय तक तो उसकी सैलिनाइजेशन हो जाता है यहाँ पर एग्रीकल्चर का, ये बात कही गई है, यानी कि जो लवणीकरण हो जाता है, ज्यादा लवण आप लोगों को देखने को मिलेंगे, ये बात की जा रही है। कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है? ए में बोला जा रहा है 1 एंड 2 सही है, सी में बोला जा रहा है 3 सही है, डी में बोला जा रहा है 1 एंड 3 सही है, सी में डी में बोला जा रहा है 1, 2 एंड 3 सही है। तो सही आंसर यहाँ पर क्या है? सही आंसर यहाँ पर इसका बी, यानी कि ओनली 3 सही है। क्यों? पहली स्टेटमेंट में बोला गया कि यहाँ पर ऑर्गेनिक मैटर, अगर आज एक साइड में आप लोगों को सूखी मिट्टी वैसी देखने को मिले, दूसरी साइड में आप लोग यहाँ पर एक ऐसी मिट्टी देखने को मिले जिसमें ये सारे पदार्थ मिले हैं, तो कौन सी आप लोगों को ज्यादा लगेगा, ज्यादा लंबे समय तक पानी को होल्ड रख पाती है? ठीक है, तो आप लोग खुद समझ जाएंगे, जिसमें घास फूस वगैरह मिला रहेगा वो लंबे समय तक पानी को होल्ड कर पाएगी। तो स्टेटमेंट गलत हो गई। दूसरा बोला जा रहा है सल्फर साइकिल। एक बात बताइए, मिट्टी की बात की जा रही है, मिट्टी में आप लोग पेड़ पौधे वगैरह सारा काम चल रहे हैं, एग्रीकल्चर की बात की जा रही है, सल्फर क्या वहां से उसका पार्टिसिपेट नहीं होगा मिट्टी का? तो ये गलत स्टेटमेंट है यहाँ पर। ठीक है, बाकी
जो सैलिनाइजेशन है यहाँ पर ये बढ़ता हुआ नजर आता है, क्योंकि ओवर द पीरियड जब पानी देते हैं तो पानी में नमक भी होता है, तो नमक की वजह से यहाँ पर ये सैलाइन एक तरीके का नेचर एग्रीकल्चर का आ जाता है। ठीक है, तो आंसर क्या है यहाँ पर सी सही है, जो सॉरी बी सही है, जिसमें थर्ड ऑप्शन ओनली करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 39 है, यहाँ पर बात की जा रही है पार्टनरशिप फॉर एक्शन ऑन ग्रीन इकोनॉमी। तो पेज के बारे में बात की जा रही है। तो ये एक तरीके की मैकेनिज्म है जो कि कंट्री में देखने को मिलती है, खासकर ग्रीन और मोर इंक्लूसिव सोसाइटी निकल कर आए, इस खासकर इकोनॉमी की बात की जा रही है। तो कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है? ए में बोला जाए यहाँ पर ये इमर्ज हुई, कहां पर निकल कर आई? अर्थ समिट सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ये 2002 में जोहान्सबर्ग साउथ अफ्रीका के अंदर। दूसरा बोला गया यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट 2012 री डी जेनेरियो यानी कि ब्राजील के अंदर। तीसरा बोला जा रहा है यहाँ पर यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन क्लाइमेट चेंज 2015 यानी कि पेरिस यानी कि फ्रांस के अंदर। तीसरा बोला जा रहा है, चौथा बोला जा रहा है वर्ल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट समिट 2016 यानी कि न्यू दिल्ली के अंदर यानी कि इंडिया के अंदर। तो कौन सी स्टेटमेंट यहाँ पर करेक्ट है? किससे निकल कर आए यहाँ पर? पेज वाला फंडा, जिसको बोला गया पार्टनरशिप फॉर एक्शन ऑन ग्रीन। तो आंसर है यहाँ पर इसका बी। ये यूनाइटेड नेशन की जो कॉन्फ्रेंस थी सस्टेनेबल डेवलपमेंट 2012 री डी जेनेरियो में ही, वहां पर इस चीज पर फोकस दिया गया। तो आंसर बी है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 यहां पर बात करें 3D प्रिंटिंग के बारे में, और ये क्वेश्चन भी यूपीएससी में पूछा जा चुका है, तो याद रखिए, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बात की जा रही है यहां पर एक तरीके से कॉन्फेक्शनरी आइटम बनाने के लिए प्रिपरेशन में 3D प्रिंटिंग का यूज किया जाता है। मैन्युफैक्चरिंग बायोनिक ईयर बनाने में किया जाता है। ऑटोमोटिव इंडस्ट्री में, रिकंस्ट्रक्शन सर्जरीज में, और जो डेटा प्रोसेसिंग है टेक्निक, उनमें यहाँ पर ये 3D प्रिंटिंग का यूज किया जाता है। क्या आंसर सही है? ए में बोला जा रहा है 1, 3 एंड 4, बी में बोला जा रहा है 2, 3 एंड 5, सी में बोला जा रहा है 1 एंड 4, डी में बोला जा रहा है 1, 2, 3 एंड 5, 1, 2, 3, 4 एंड 5। तो सही आंसर यहाँ पर क्या है? सही आंसर यहाँ पर डी यानी कि सारे के सारे यहाँ पर सही है। जो कॉन्फेक्शनरी प्रोडक्ट होते हैं, आप लोगों ने कई बार खरीदे होंगे, खाने पीने का सामान जो भी देखने को मिलते हैं, या फिर कई सारे और दूसरे आइटम है। बायोनिक ईयर यानी कृत्रिम कान बनाया जाता है, इसके द्वारा इंडस्ट्रियल सर्जरी, ये सारी जगह भी यहाँ पर 3D प्रिंटिंग का यूज होता हुआ आप लोगों को देखने को मिलेगा। डी आंसर है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 51 यहां पर बात कर रहे हैं सेंट्रल वक्फ काउंसिल के बारे में। ये वक्फ काउंसिल जो होती है मुस्लिम कम्युनिटी के लिए जो प्रॉपर्टी होती है उसको सिक्योर करने का काम करती है। बोला जा रहा है सेंट्रल वक्फ काउंसिल एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, स्टैब्लिश की गई थी 1964 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। दूसरा बोला गया है जो काउंसिल यहाँ पर ये हेड की जाती है चेयरपर्सन के द्वारा, जो कि यहाँ पर मिनिस्टर होता है, और इसी के साथ में इंचार्ज होता है वक्फ का, जो कि यहाँ पर मैक्सिमम 20 मेंबर देखने को मिलते हैं। कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है? ए में बोला जा रहा है 1 एंड 2 ओनली, बी में बोला जा रहा है ओनली 1, सी बोला जा रहा है ओनली 2, डी बोला जा रहा है नन। तो सही आंसर क्या है? ए, बी, सी या फिर डी? सही आंसर है यहाँ पर इसका 1 एंड 2 यानी कि दोनों ही स्टेटमेंट यहाँ पर सही है। तो ये कई बार न्यूज में रहता है, मुस्लिम कम्युनिटी की प्रॉपर्टी को लेकर इसके बारे में कई बार बात भी की जाती है। तो जो भी प्रॉपर्टी होती है मूवेबल या फिर इमूवेबल, उन दोनों के बारे में बात की जाती है। ठीक है, तो इसके बारे में आंसर, इसके बारे में आइडिया रखेगा। और क्वेश्चन नंबर ये 51 नहीं है, ये 41 है। ठीक है, अभी से 51 में पहुंच गए। ठीक है, तो खुश मत हो ज्यादा, 41 क्वेश्चन है ये। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 यहां पर बात कर रहे हैं ये राज्य के नाम जब रीनेम किए जाते हैं तो उसके बारे में। जैसे अभी वेस्ट बंगाल काफी लंबे समय से ये इसका नाम बंगला करने की बात की जा रही है, या फिर बंगाल करने की बात की जा रही है, यानी कि वेस्ट बंगाल जब लिखते हैं तो ABCD में चलेंगे तो नीचे आएगा W की जगह पर। अगर इसको बंगाल कर दिया जाता है, B से इसका नाम लाते हैं, तो A आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश जो A से नाम है उनके बाद में डायरेक्ट आप लोगों को B से नजर आएगा। तो कई बार इसकी बात की जाती है। देख लेते हैं कौन सी स्टेटमेंट सही है। प्रोसीजर जो होता है रीनेमिंग का यहाँ पर, ये हमारी कंट्री में ये यहाँ पर ये देखने को मिलते हैं, जो स्टेट के द्वारा जो यहाँ पर जो रीनेम के द्वारा यहाँ पर जो स्टेट का रीनेम किया जाता है, ये हाउस में, पार्लियामेंट के कोई से भी हाउस में स्टार्ट किया जा सकता है, लोकसभा में भी और राज्यसभा में भी। दूसरा बोला जा रहा है रीनेमिंग की जो बात की जाती है, ये अप्रूवल दिया जाता है यहाँ पर, ये आर्टिकल 7 के तहत कॉन्स्टिट्यूशन में। तीसरा बोला जा रहा है कि जो बिल है यहाँ पर रीनेमिंग का, ये इंट्रोड्यूस किया जा सकता है प्रेसिडेंट की रिकमेंडेशन के बेस पर भी पार्लियामेंट में। कौन सी स्टेटमेंट यहाँ पर करेक्ट है? ए में बोला जा रहा है 1 एंड 2, बी में बोला जा रहा है 1 एंड 3, सी में बोला जा रहा है 2 एंड 3, डी में बोला जा रहा है ऑल ऑफ द अबव। सही आंसर यहाँ पर क्या है? सही आंसर यहाँ पर इसका बी, क्योंकि ये आर्टिकल 3 एंड 4 के तहत यहाँ पर काम होता है, ना कि आर्टिकल 7 के तहत। और ये मैंने पॉलिटी वाली वीडियो में डिटेल में आप लोगों को पूरा अच्छे से यहाँ पर ये पढ़ाया था इसके बारे में, तो वो भी जाकर आप लोग देखते हैं। अगर कोई भी डाउट होता है ना तो आप लोग जाकर वीडियो देख लीजिएगा, सर्च कीजिए, माइंड में एकदम क्लैरिटी होनी चाहिए किसी भी पर्टिकुलर टॉपिक को लेकर। क्वेश्चन नंबर 43 यहां पर बोल रहा है कौन सी स्टेटमेंट नोट करेक्ट है स्पेस एंड द मेजर डिजास्टर के बारे में। तो ये इंटरनेशनल चार्टर है, बोला जा रहा है ये एक बाइंडिंग चार्टर है। दूसरा बोला जा रहा है ये प्रोवाइड करता है यहां पर चैरिटेबल एंड ह्यूमैनिटेरियन रिलेटेड एक्वाइजिशन और ट्रांसमिशन ऑफ स्पेस डेटा रिलीफ ऑर्गेनाइजेशन को, ताकि यहां पर जो डिजास्टर को रोका जा सके। यानी कि केरला में अगर बाढ़ आ गई या फिर अभी कोई दूसरे प्रॉब्लम देखने को मिल रही है तो सारा डेटा यहां पर प्रोवाइड कराया जाएगा, सैटेलाइट का डेटा, ताकि हेल्प की जा सके सिचुएशन को टैकल करने के लिए। इनिशिएट किया गया यहाँ पर ये यूरोपियन यूनियन
की स्पेस एजेंसी और नासा यूएसए की एजेंसी के द्वारा। सही स्टेटमेंट क्या है? ए में बोला जा रहा है 1 and 3, 2 में बोला जा रहा है, बी में बोला जा रहा है 2 and 3, सी में बोला जा रहा है 1 and ए में बोला जा रहा है 1 and 2, बी में बोला जा रहा है 2 and 3, सी में बोला जा रहा है 1 and 3, डी में बोला जा रहा है 2 ओनली। सही आंसर यहाँ पर क्या है? तो देखिए यहाँ तो कोई भी यहाँ पर ऐसी चीजें बाइंडिंग होती है। पहली स्टेटमेंट यहाँ पर इनकरेक्ट है। दूसरी स्टेटमेंट में बोला गया है यूरोपियन स्पेस एजेंसी और नासा, नहीं, यूरोपियन स्पेस एजेंसी और फ्रांस की स्पेस एजेंसी है, ना कि यूएसए की। ठीक है, तो यहाँ पर आंसर क्या हो गया? आंसर 2 डी ओनली सही है, यानी कि 2 ओनली सही है। बाकी फर्स्ट एंड थर्ड स्टेटमेंट इनकरेक्ट है यहाँ पर। ठीक है, फिर से गलत हो गया। इनकरेक्ट पूछा जाता तो यहाँ पर आंसर ये नहीं होगा, फिर पूछा जाए कि यहाँ पर, इसीलिए बोलता हूँ क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। यहाँ पर पूछा गया इनकरेक्ट, अगर करेक्ट पूछे तो डी हो गया। ठीक है, अगर इनकरेक्ट यहाँ पर पूछेगा तो आंसर सी हो गया। तो ये कंफ्यूजन अगर रहता है, कई बार पता है, देखिए क्वेश्चन सोल्व कर दिया पूरा, पता है आंसर क्या है, पर लेकिन ये मार्क करने में क्वेश्चन गलत कर देते हैं। इसीलिए बोलता हूँ ये सबसे पहले आप लोग पढ़िए। जब काफी ज्यादा आप लोग अटेम्प्ट कर लेते हैं, पढ़ते रहते हैं, तो इस तरह क्वेश्चन कई बार गलत हो जाते हैं फ्लो में भी। ठीक है, तो ये प्रैक्टिस से आप लोग इसको रोक पाएंगे। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 44 यहां पर बात कर रहे हैं जीआई टैग, ज्योग्राफिकल इंडिकेशन, जो कि अभी उड़ीसा को रसगुल्ले के बारे में दिया गया है। जीआई टैग यहां पर स्टार्टिंग में एग्रीकल्चर, नेचुरल और मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट के लिए यहां पर दिया जाता था, जो कि यहां पर डिफाइन करता था किसी पर्टिकुलर टेरिटरी में, यानी कि इस एरिया में ये चीज फेमस है, उसको रिकॉग्नाइज किया जाता था ऑल ओवर वर्ल्ड में। ये यहाँ पर एक तरीके से इंटरनेशनल लेवल का जीआई टैग जो है गवर्न किया जाता है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। और यहाँ पर एग्रीमेंट है यहाँ पर ट्रेड रिलेटेड एस्पेक्ट्स ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, यानी कि टैरिफ, TRIPS, ट्राइब्स। तो ये यहां पर इसको गवर्न करके चलने वाली एजेंसी है इंटरनेशनल लेवल पर। कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है? ओनली 1, ओनली 2, बोथ 1 and 2, या फिर नन ऑफ द अबव? ए, बी, सी या फिर डी? सही आंसर यहां पर क्या है? सही आंसर यहां पर इसका सी, यानी कि दोनों ही स्टेटमेंट यहां पर सही है। ये प्रोडक्ट और यहां पर ये देखने को मिला, और उड़ीसा में अभी रसगुल्ले को यहां पर ये दिया गया जीआई का टैग, तो इसकी वजह से भी ये न्यूज में है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 45 यहां पर बात कर रहा है रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप के बारे में। रीजनल यानी कि रीजन की एक कॉम्प्रिहेंसिव, यानी कि मिलजुल कर काम करेंगे पार्टनरशिप में इकोनॉमी से रिलेटेड। कौन सी स्टेटमेंट सही है? रीजनल इकोनॉमिक कॉम्प्रिहेंसिव पार्टनरशिप में 10 मेंबर तो आसियान है और 5 मेंबर और हैं जो कि मिलकर काम कर रहे हैं फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पे। दूसरा बोला जा रहा है रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एक तरीके से यहाँ पर 2012 में स्टार्ट किया गया था आसियान कंबोडिया के अंदर में। ए सही है, ओनली 1, बी सही है, ओनली 2, सी सही है, बोथ 1 and 2, डी सही है, नन ऑफ द अबव। सही आंसर क्या है? ए, बी, सी या फिर डी? सही आंसर यहां पर आप लोगों को देखने को मिलेगा, ये है इसका फर्स्ट स्टेटमेंट। ये सॉरी, सही पूछा गया ना, तो फर्स्ट स्टेटमेंट नहीं है, सेकंड स्टेटमेंट सही है। फर्स्ट स्टेटमेंट यहां पर गलत है, क्योंकि आसियान के मेंबर तो हो गए 10, पर लेकिन जो बचे हुए 5 मेंबर बोला गया, 5 नहीं है, ये 6 मेंबर है। ये आसियान 10 मेंबर आप लोगों को पता ही है सबको, उनके बारे में आप लोग आइडिया रखेगा। बाकी के 6 मेंबर कौन से होते हैं? इंडिया एंड चाइना, दूसरा ये है यहाँ पर आप लोगों के सामने जापान एंड साउथ कोरिया, तीसरा ये है यहाँ पर आप लोगों के सामने न्यूजीलैंड एंड ऑस्ट्रेलिया। तो ये ग्रुप आप लोग याद रखिएगा, जो कि आसियान में जोड़ देंगे तो 16 मेंबर यहाँ पर हो जाएंगे। तो सही आंसर क्या हो गया? फर्स्ट गलत हो गई और सेकंड स्टेटमेंट सही है, बी आंसर सही है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 46 यहां पर बात कर रहा है कि हमारी कंट्री में जो इंडस्ट्रियल पॉलिसी लेकर आ गया 1948 में, उसके बारे में बात की जा रही है। मिक्स्ड इकोनॉमी यहां पर बोला गया, इस पॉलिसी के तहत 20 साल का यहां पर रिव्यू पीरियड रखा गया। कौन सी आंसर सही है? एम बोला जा रहा है 1 ओनली, बी बोला है 2 ओनली, सी बोला है बोथ 1 and 2, डी बोला है नाइदर 1 nor 2। सही आंसर है इसका ए, क्योंकि मिक्स्ड इकोनॉमी बोला गया है, यानी कि पब्लिक और प्राइवेट दोनों मिलकर यहां पर काम करेंगे, गवर्नमेंट और यहां पर प्राइवेट सेक्टर मिलकर काम करेंगे। पहली स्टेटमेंट। दूसरी स्टेटमेंट में यहां पर बोला गया 20 साल में रिव्यू करना है। ये 10 साल का पीरियड रखा गया कि चेक करेंगे किस एरिया में सही चल रहा है, कहां पर गलत चल रहा है, जहां पर गलत चल रहा है वहां पर सही करेंगे और फिर आगे बढ़ेंगे। तो ये फोकस था यहाँ पर इस पॉलिसी का, जो कि आजादी के जस्ट बाद में आप लोग को देखने को मिली, क्योंकि ये कुछ ऐसे एरिया थे जो कि बर्बाद कर दिए गए थे अंग्रेजों के द्वारा। ठीक है, तो आंसर यहाँ पर ए हो गया। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 47 यहां पर बात कर रहा है माइक्रोडोट्स के बारे में। कौन सी स्टेटमेंट यहां पर करेक्ट है? माइक्रोडोट्स बोला जा रहा है ये इन्वॉल्व करते हैं स्प्रेइंग ऑन द बॉडी, यानी स्प्रेइंग द बॉडी, खासकर जो पार्ट होते हैं व्हीकल के और ये किसी अदर मशीन के। तो एक तरीके से एक यूनिक तरीके का आइडेंटिफिकेशन इसको बोला जा रहा है। माइक्रोडोट्स यहां पर ये बोला जा रहा है कैन नॉट बी रियली, ये यहां पर बोला जा रहा है कैन नॉट रीड फिजिकली आप लोग उनको नहीं पढ़ सकते, यानी कि हाथ लगाकर। माइक्रोडोट जो है यहाँ पर ये बोला जा रहा है ये एड्रेसिव है, यानी कि परमानेंट हो जाते हैं, जहां पर चिपक जाते हैं, फिक्स हैं, उस बॉडी से आप लोग इनको रिमूव नहीं कर सकते। सही आंसर यहाँ पर क्या है? ए में बोला जा रहा है 1 and 2, बी में बोला जा रहा है 2 and 3, सी में बोला जा रहा है ओनली 1, डी में बोला जा रहा है यहाँ पर 1 and 3। ठीक है, तो 1 and 2, 2 and 3, 1 या फिर 1 and 3, ए, बी, सी या फिर डी, क्या आंसर यहाँ पर सही है? तो यहाँ पर सेकंड स्टेटमेंट गलत है।
ये इसको फिजिकली बोला जा रहा है, रीड नहीं किया जा सकता, तो रीड किया जा सकता है। बाकी 1 और 3 यहाँ पर सही है, क्योंकि यहाँ पर ये एक तरीका स्प्रिंग देखने को मिलेगा, जैसे आप लोगों ने देखा सिक्के पर उभरा उभरा रहता है, तो आप लोग हाथ फेर कर पता लगा सकते हैं कि ये सिक्का कितने का है यहाँ पर, ठीक है। कई बार आप लोगों को ये चीज देखने को मिलती है, और ये फिक्स हो जाता है यहाँ पर, ताकि गाड़ी पर अगर लगा दी जाए, चोरी होती है अगर को गाड़ी, तो गाड़ी का पता लगाया जा सके, तो इसको मिटाया नहीं जाएगा, ठीक है। तो आंसर यहाँ पर डी हो गया। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 48, कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है? बात की जा रही है यहाँ पर किसके बारे में? ये है यहाँ पर वाइल्ड लाइफ रिहेबिलिटेशन कंजर्वेशन जो सेंटर है यहाँ पर, ठीक है, सेंटर फॉर वाइल्ड लाइफ रिहेबिलिटेशन एंड कंजर्वेशन, यानी कि रिहेबिलिट करना है, कोई प्रॉब्लम हो गई है उनको रिहेबिलिट यानी कि सही करना है, कंजर्व भी करना है अगर यहाँ पर, ताकि वो एक तरीके से खत्म ना हो जाए। ये एक तरीके ओनली फैसिलिटी है हमारी कंट्री में, जिसमें सेवरल जो स्पीसीज हैं उनको यहाँ पर ट्रीट किया जाता है और रिटर्न छोड़ दिया जाता है वाइल्ड लाइफ में, ठीक है। ये यानी कि कोई भी यहाँ पर जो स्पीसीज है उनको, जो अगर गलत उनके साथ में कुछ हो रहा है, उनको ट्रीट कीजिए, इलाज कीजिए और उनको फॉरेस्ट में छोड़ दीजिए। नेक्स्ट बात की जाए यहाँ पर, ये CWRC यानी कि सेंटर फॉर वाइल्ड लाइफ रिहेबिलिटेशन एंड कंजर्वेशन जो है यहाँ पर ये है बोरजुरी विलेज, ये एडजेसेंट है यहाँ पर पनबरी रिजर्व फॉरेस्ट और काजीरंगा नेशनल पार्क के साथ में, तो यहाँ पर इससे एडजेसेंट है। तो कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है? ए में बोला जा रहा है 1 ओनली, बी में बोला जा रहा है 2 ओनली, सी में बोला जा रहा है ये बोथ 1 and 2, डी में बोला जा रहा है नाइदर 1 नो 2। सही आंसर यहाँ पर क्या है? तो जो सही आंसर है यहाँ पर इसका, ये आप लोगों को देखने को मिलेगा सी, यानी कि दोनों स्टेटमेंट यहाँ पर सही है, ठीक है। तो इसके बारे में आप लोग आइडिया रख सकते हैं। तो ये है आप लोगों के सामने टोटल आप लोग के हो गए यहाँ पर 48 क्वेश्चन। आइए अब बात करते हैं नेक्स्ट यानी कि 49 क्वेश्चन के बारे में। क्वेश्चन नंबर 49 यहाँ पर यूपीएससी 2018 में पूछा गया। बोला जा रहा है कि इसके बारे में कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। बोला जा रहा है कि एक तरीका एक्सट्रैक्ट है जो कि कॉस्मेटिक के लिए यूज किया जाता है। दूसरा बोला जा रहा है ये रिड्यूस करता है बायोडायवर्सिटी जिस एरिया में लगाया जाता है। तीसरा बोला जा रहा है यहाँ पर पेस्टिसाइड के लिए यूज किया जाता है, यानी कि एक तरीके से आप लोग बोल सकते हैं कीटनाशक के तरीके से। चौथा बोला जा रहा है नन ऑफ द अबव, कोई भी सही नहीं है। तो ये पौधा कौन सा है? ये पौधे का नाम याद रखिएगा, इसको बोलते हैं प्रोसोपिस जूलीफ्लोरा, ठीक है। तो ये हिंदी में अगर नॉर्मल भाषा में इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं किक्कर का पेड़, ठीक है। तो ये कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है? सही आंसर है यहाँ पर इसका बी। ये हमारी कंट्री में अंग्रेजों के द्वारा लाया गया था और ये बायोडायवर्सिटी को खत्म करता है। जिस एरिया में होता है दूसरे पेड़ पौधों को ढंग से पनपने नहीं देता है, तो ये काफी नेगेटिव इंपैक्ट डाल रहा है हमारी कंट्री की बायोडायवर्सिटी के ऊपर, इसलिए काफी न्यूज में रहता है। आंसर ये बी है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 50 है। क्वेश्चन नंबर 50 है आज का आप लोगों के सामने। बात की जा रही है मोस्ट ऑफ द वर्ल्ड कोरल रीफ जो होते हैं ये ट्रॉपिकल वाटर में पाए जाते हैं। दूसरी स्टेटमेंट बोला जा रहा है 1/3 जो वर्ल्ड के कोरल रीफ हैं ये ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया और फिलीपीन में देखने को मिलेंगे। तीसरा बोला जा रहा है कोरल रीफ जो होते हैं ये यहाँ पर आप लोगों को ये यहाँ पर बात की जा रही है जो कोरल रीफ होते हैं ये होस्ट होते हैं मोर नंबर ऑफ एनिमल फाइले, ठीक है। तो फाइला याद रखिएगा। इसी के साथ में ये होस्ट किए जाते हैं ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट के द्वारा। कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है? ए बोला जा रहा है 1 and 2, बी बोला जा रहा है 3, सी बोला जा रहा है 1 and 3, डी बोला जा रहा है 1, 2 and 3। सही आंसर यहाँ पर क्या है? सही आंसर यहाँ पर डी, यानी कि 1, 2 and 3 सारी की सारी स्टेटमेंट यहाँ पर सही है। एक बार आप लोग लोकेशन देख लीजिए, जो ट्रॉपिक्स होती है उसके आसपास में आप लोगों को देखने को मिलेगा। और 1/3 जो बोला गया है ये ऑस्ट्रेलिया वाला रीजन है, फिलीपीन वाला यहाँ पर, या फिर ये आप लोग बोल सकते हैं ये 20 का जो एरिया हो गया खासकर, जहां पर हम लोग बोलते हैं ना हमारी लुक ईस्ट पॉलिसी है, जिसको आज के डेट में एक्ट ईस्ट पॉलिसी भी हम लोग बोलते हैं। तो उस रीजन की बात की जाए तो वर्ल्ड में 1/3 जो कोरल रीफ है वो इस पर्टिकुलर रीजन में पाए जाते हैं। क्वेश्चन में बात की जा रही है यहाँ पर हुनसन बे के बारे में। तो आप लोगों को यहाँ पर मैप में जाकर निहारना है कि कौन सी कंट्री है जो इसके नियर बाय लोकेट करती है। पहला बोला गया कनाडा, दूसरा बोला गया साउथ अफ्रीका, तीसरा ब्राजील और चौथा है सोमालिया। सही आंसर आप लोगों को बताना है ए, बी, सी या फिर डी। तो जो सही आंसर है यहाँ पर इसका ये है ए, यानी कि कनाडा। ये आप लोग देखते हैं बेसिक ये पर्टिकुलर रीजन है यहाँ पर। अभी आप लोग कंपेयर करके दिखाऊंगा अपनी कंट्री की लोकेशन के साथ में कि एग्जैक्ट लोकेशन इसकी क्या है, क्योंकि जब आप लोग किसी भी कंट्री को अपनी कंट्री के साथ में कंपेयर करेंगे तभी आप लोग उसको लंबे समय तक याद रख पाएंगे। ये हमारी कंट्री होगी, बीचों बीच में आप लोग देख रहे हैं। जैसे आप लोग थोड़ा सा इसको जूम करेंगे और फिर थोड़ा सा आप लोग इधर को चलेंगे, ठीक है। तो ये आप लोग को वेस्टर्न साइड में जाना है अपनी कंट्री से, तो ये आप लोग कनाडा दिखेगा यूएसए के जस्ट ऊपर। तो हम लोग यहाँ पर अमेरिका कॉन्टिनेंट में आ गए हैं। तो यहाँ पर आप लोग देखते हैं ये हो गया कनाडा, और यहाँ पे बीचों बीच आप लोग यहाँ पर हुनसन बे नजर आ रहा होगा। तो इस पर्टिकुलर रीजन की यहाँ पर बात की जा रही है। तो ये कई बार न्यूज में होते हैं, तो ऐसे क्वेश्चन आप लोगों से बन जाते हैं डायरेक्ट। तो यहाँ पर आंसर क्या हो गया इसका? आंसर हो गया इसका ए। आगे चलता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पर बात की जा रही है कुछ फैक्ट हैं और इनके बारे में बात की जा रही है जो कि आप लोग को सिंगल क्वेश्चन भी डायरेक्ट एग्जाम में बन सकता है। पहले बात की जा रही है यहाँ पर इंडिया वर्ल्ड लार्जेस्ट पॉपुलेशन आप लोगों को देखने को मिलेगी जो लाइव स्टॉक होता है यानी कि एनिमल्स की। दूसरी स्टेटमेंट बोला गया कि इंडिया लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है यहाँ पर बोफेलो मीट का, एंड थर्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है यहाँ पर ये गोट मीट का। तीसरा बोला गया कि लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है मीट का इन द कंट्री उत्तर प्रदेश और प्रोड्यूस करता है 23% ऑफ टोटल मीट। तो करेक्ट स्टेटमेंट यहाँ पर क्या है? ए में बोला गया 1 and 2, बी बोला गया 2 and 3, सी बोला गया ओनली 3, डी बोला गया 1 and 3। तो सही आंसर क्या है? ए, बी, सी या फिर डी।
सही आंसर यहाँ पर इसका डी। समझ लेते हैं एक एक करके। अगर बात की जाए हमारी कंट्री में लार्जेस्ट प्रोड्यूसर कौन सा राज्य है, मीट के बारे में अगर बात करते हैं तो वो सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश लगभग हमारी कंट्री का 23% जो टोटल मीट है वो यहां पर आप लोगों को देखने को मिलती है। सेकंड नंबर पर है वेस्ट बंगाल जो कि लगभग 12% देखने को मिलता है मीट प्रोडक्शन में। आंध्र प्रदेश थर्ड लार्जेस्ट मीट प्रोड्यूसर है हमारी कंट्री में जो कि 7% टोटल प्रोडक्शन देखने को मिलता है। अगर बात करें इंडिया वर्ल्ड में लार्जेस्ट पॉपुलेशन ऑफ लाइव स्टॉक है, तो पहली स्टेटमेंट सही हो गई और ये स्टेटमेंट भी यहां पर सही होगी। अगर आगे चलेंगे थोड़ा तो फिर आप लोगों को देखने को मिलेगा इंडिया जो है अगर अपनी कंट्री की बात करें तो लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है बोफेलो मीट और सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है यहां पर गोट मीट। तो यहां पर जो बोला गया है कि बोफेलो मीट यहां पर तो लार्जेस्ट और गोट मीट में यहां पर थर्ड बोला गया नहीं, सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है। करंट जो प्रोसेसिंग हमारी कंट्री में पोल्ट्री यानी कि अगर आप लोग मुर्गे की बात करते हैं तो 6% जो आप लोगों को प्रोसेसिंग लेवल आप लोगों को देखने को मिलेगा। अगर मीट की बात करते हैं तो वो 21% है। ठीक है, इसी के तरीके से आप लोग देखते हैं हमारी कंट्री की जितनी ज्यादा पॉपुलेशन है उतना ही ज्यादा कंजप्शन देखने को मिलेगा और उतने ही ज्यादा यहां पर ये चीजें आप लोग को नजर आएंगी। ओके, तो ये कुछ डेटा है जो आप लोग याद रख सकते हैं। और हमारी कंट्री में जानवर तो सबसे ज्यादा है पर दूध उत्पादन में हमारी कंट्री फिर भी अप टू द मार्क आप लोगों को नहीं देखने को मिलती है। उसके कई सारे रीजन है। हमारे यहाँ पर जानवरों की हेल्थ अच्छी नहीं रहती है, खाना पीना उनको ढंग से नहीं मिल पाता है और इन्वायरमेंट की भी एक प्रॉब्लम आप लोगों को देखने को मिलती है। ठीक है, तो आंसर हो गया यहाँ पर इसका डी। आगे चलता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर बात कर रहे हैं घड़ियाल के बारे में। तो घड़ियाल और मगरमच्छ में आप लोगों को डिफरेंस देखने को मिलेगा। जो घड़ियाल की जो चोंच होती है वो पतली आप लोगों को देखने को मिलेगी, मगरमच्छ का मुंह थोड़ा चौड़ा होता है। ठीक है, तो दोनों में डिफरेंस आप लोग क्रोकोडाइल और जो घड़ियाल है दोनों में आप लोग डिफरेंस समझ सकते हैं। तो बोला गया है कि जो इनका हैबिटेट होता है, इनके जहां पर ये रहते हैं, ये जो फॉरमोस्ट फ्लोइंग रिवर है खासकर हाई सैंडबेड वाली, ठीक है, तो वहां पर सैंड बैंक जिनका हाई होता है वहां पर ये देखने को मिलेगी और यूज करती है बास्किंग एंड बिल्डिंग देयर नेस्ट। यहां पर ये पर्टिकुलर जो इन्वायरमेंट होता है इस तरीके की रिवर आप लोगों को देखने को मिलेगी जहां पर ये रहते हैं बेसिकली। ठीक है, तो इसके बारे में बात की जा रही है। नेक्स्ट बोला जा रहा है इंडिया जो है ओनली यहां पर जो पर देखने को मिले हैं ये है गिरवा रिवर और दूसरा है सोन रिवर। ठीक है, तो ये दो रिवर बताई गई है जहां पर ये बेसिकली पाए जाते हैं। क्रिटिकली इंडेंजर्ड है IUCN की रेड लिस्ट के हिसाब से अगर हम लोग बात करते हैं तो सही आंसर क्या है? ए में बोला गया 1 and 2, बी बोला गया 1 and 3, सी बोला गया 2 and 3, डी बोला गया ऑल ऑफ द अबव। ए बी सी या फिर डी सही आंसर क्या है? तो जो सही आंसर है यहाँ पर इसका ये है बी, यानी कि फर्स्ट और सेकंड स्टेटमेंट सही है पर लेकिन जो फर्स्ट और थर्ड स्टेटमेंट सही है पर लेकिन सेकंड स्टेटमेंट यहाँ पर गलत है। रीजन क्या है? रीजन ये हमारी कंट्री में गिरवा रिवर, चंबल रिवर, केन रिवर, सोन रिवर, महानदी रिवर और इसी के साथ में रामगंगा रिवर, तो बहुत सारी रिवर में आप लोगों को देखने को मिलता है। डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पर आज के डेट में अगर इसकी बात की जाए तो काफी लार्ज स्केल पर हमारी कंट्री में देखने को मिलते हैं। ऐसा नहीं कि पर्टिकुलर बस एक एरिया में पाए जाते हैं, तो बहुत सारी रिवर में लगभग ये घड़ियाल पाए जाते हैं और ये इंडेंजर्ड कैटेगरी में आते हैं, यानी कि अच्छा इन्वायरमेंट इनको नहीं मिल रहा है अपनी जिंदगी को सही तरीके से जीने के लिए, तो इसलिए भी ये न्यूज में रहते हैं। आंसर इसका बी हो गया। आगे चलते हैं। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और खासकर अभी रिसेंटली आर्टिकल 370 हटाया गया तो उसके बाद में दो नई यूनियन टेरिटरी बनी, एक तो जम्मू एंड कश्मीर, दूसरी लद्दाख। तो उसी से रिलेटेड यहां पर कुछ बातें की जा रही हैं। आइए नजर डालते हैं क्वेश्चन के ऊपर। सबसे पहले बात की जा रही है 6th शेड्यूल डील करता है एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफ द ट्राइबल एरिया 4 नॉर्थन ईस्टर्न जो एरिया है आसाम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। दूसरी बात की जा रही है प्रेसिडेंट इंपावर है यहाँ पर ऑर्गेनाइज करने के लिए और रीऑर्गेनाइज करने के लिए ऑटोनोमस जो डिस्ट्रिक्ट होता है पर्टिकुलर एरिया के। तीसरी स्टेटमेंट में बोला गया है कि यहाँ पर जो ईच ऑटोनोमस रीजन होते हैं वो कंबाइंड रहते हैं रीजनल काउंसिल के साथ में। सही आंसर क्या है? ए में बोला गया ओनली 1, बी में बोला गया 1 and 2, सी में बोला गया ओनली 3, डी में बोला गया 2 and 3। ए बी सी या फिर डी सही आंसर क्या है? सही आंसर है इसका यहाँ पर ए, यानी कि ओनली 1 स्टेटमेंट सही है। सबसे पहले बात करते हैं नेशनल कमीशन ऑफ शेड्यूल कास्ट। इसके द्वारा रिसेंटली अभी रिकमेंड किया गया होम मिनिस्ट्री और यूनियन ट्राइबल अफेयर मिनिस्ट्री को कि आप लोग जो लद्दाख की नई यूनियन टेरिटरी बनी है उसको 6th शेड्यूल में लेकर आओ। हमारी कंट्री में 73rd और 74th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बनाए गए पंचायती राज और म्युनिसिपैलिटी के लिए, पर लेकिन कुछ एरिया ऐसे हैं जहां पर ये चीजें हम लोग इंप्लीमेंट नहीं कर पा रहे हैं, वो जैसे ट्राइबल कम्युनिटी वाले एरिया हो गए। तो उन एरिया को कैसे डेवलप करना है? तो लोकल एरिया के उनके खासकर जो रहना सहना, खाना पीना, उनका जो एक्टिविटीज होती हैं, खासकर अपनी पर्टिकुलर कस्टम्स होते हैं वो डिफरेंट होते हैं। तो इसलिए पावर जो दे रखी है वहां ट्राइबल कम्युनिटी के हाथ में ही दे रखी है और उसी को डील करने के लिए यहाँ पर 6 शेड्यूल है। यहाँ पर ये तो 6 शेड्यूल यहाँ पर कुछ एरिया ऐसे हैं आसाम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के अंदर जहां पर 6 शेड्यूल इंप्लीमेंट होता है, वरना मैक्सिमम जगह आप लोगों को 5th शेड्यूल देखने को मिलेगा ट्राइबल कम्युनिटी एरिया में। ओके, आगे बात करते हैं। यहां पर फर्स्ट स्टेटमेंट सही है। सेकंड स्टेटमेंट में बोला गया प्रेसिडेंट इंपावर है, नहीं, ये पावर जो रहती है गवर्नर के हाथ में होती है। किसी पर्टिकुलर राज्य का जो गवर्नर है उसके हाथ में पावर रहती है, इंपावर रहता है कि रीऑर्गेनाइज कराना ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट की, यहां पर्टिकुलर एरिया में कहां पर कौन से एरिया में कितनी पावर देनी है। बाकी अगर बात की जाए यहां पर बोला गया कि ईच ऑटोनोमस जो रीजन है वहां पर कंबाइंड रहता है रीजनल काउंसिल के साथ में, यह गलत बात बोली गई है। ईच ऑटोनोमस जो डिस्ट्रिक्ट है उसके डिस्ट्रिक्ट जो
काउंसिल है उसमें 30 मेंबर होते हैं। 30 मेंबर में से यहाँ पर 4 मेंबर तो होते हैं नॉमिनेटेड गवर्नर के द्वारा, और 26 मेंबर जो होते हैं वो इलेक्टेड आप लोगों को देखने को मिलेंगे एडल्ट फ्रेंचाइज के बेस में, यानी कि 18 या फिर उससे ज्यादा एज का बच्चा, उम्र का जो इंसान है वो यहाँ पर वोट डालेगा। इसी के चलते जो यहाँ पर रीजनल, अगर सेपरेट रीजनल काउंसिल की बात की जा रही है तो वो सेपरेट देखने को मिलेगी, इसके साथ में कंबाइन नहीं होती है वो, ठीक है। तो दोनों के अलग अलग काम है। तो ये बेसिकली लद्दाख वाले रीजन को इंक्लूड करने की बात की जा रही है 6 शेड्यूल में, उसी के चलते यहाँ पर ये क्वेश्चन है। ओके, एग्जाम में पूछा जा सकता है, आइडिया रखेगा। आंसर ए हो गया। आगे चलता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर बात करें अटल रैंकिंग ऑफ इंस्टीट्यूशन ऑन इनोवेशन अचीवमेंट्स, तो ARIIA। तो बेसिक इसका फंडा क्या है, कैसे हमारी कंट्री में जो इंस्टीट्यूशन है वहां पर रिसर्च एंड डेवलपमेंट को बढ़ाया जा सके, तो इसके बारे में कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है ये बताना है। तो यहाँ पर ARIIA यानी कि अटल रैंकिंग ऑफ इंस्टीट्यूशन ऑन इनोवेशन एंड अचीवमेंट, यहाँ पर ऑल मेजर इंडिकेटर जो है वो कॉमनली यूज किए जाते हैं ग्लोबल लेवल की रैंकिंग प्रोवाइड कराने के लिए, ताकि इनोवेशन एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में हमारी जो यूनिवर्सिटीज हैं वो वर्ल्ड लेवल की यूनिवर्सिटी देखने को मिले। तो उसके साथ में यहाँ पर बेसिकली कंपेयर किया जा रहा है, ठीक है। नेक्स्ट बोला गया यहाँ पर फोकस है क्वालिटी ऑफ इनोवेशन में, और ट्राई किया जा रहा है यहाँ पर ताकि रियल इंपैक्ट देखने को मिले इनोवेशन के फील्ड में नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर। नेक्स्ट बात की जा रही है अटल रैंकिंग ऑफ इंस्टीट्यूशन ऑन इनोवेशन अचीवमेंट्स, ये 2025 यहां पर लॉन्च किया जाना है, ठीक है। तो इसके बारे में बात की जा रही है। तो कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है? ए में बोला गया 1 ओनली, बी में बोला गया 1 एंड 2, सी में बोला गया 1 एंड 3, डी में बोला गया ऑल ऑफ द अबव। सही आंसर क्या है? सही आंसर यहां पर इसका बी, फर्स्ट और सेकंड स्टेटमेंट सही है, थर्ड गलत है। यहां पर 2025 बोला गया है, ये 2020 तक का यहां पर बेसिक इसका टारगेट है। काम क्या है यहां पर, ये कंसीडर करेगा ऑल मेजर इंडिकेटर जो कॉमनली यूज किए जाते हैं ग्लोबल रैंकिंग को तैयार करने के लिए। तो हमारी कंट्री में जो इंस्टीट्यूशन है उसी लेवल पर तैयार किए जाएंगे ताकि ग्लोबल लेवल पर ये इंस्टीट्यूशन देखने को मिले। मोस्ट ऑफ द क्वालिटी जो रहेगी यहाँ पर वो इनोवेशन फील्ड में काम किया जाएगा, और रियल इंपैक्ट यहाँ पर देखा जाएगा फिर कि कैसे हम लोग काम कर रहे हैं। देखिए बेसिक पर्पज क्या है, अगर आप लोग यूएसए की यूनिवर्सिटी में जाएंगे या किसी और कंट्री की, तो रिसर्च एंड डेवलपमेंट काफी लार्ज स्केल पर देखने को मिलता है, पर हमारी यूनिवर्सिटीज में ऐसा माहौल नहीं है। तो ऐसा माहौल क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है ताकि हमारी कंट्री में डेवलपमेंट किया जा सके, और एजुकेशन और रिसर्च डेवलपमेंट सारा हमारी कंट्री में अगर होगा तो यहाँ पर अच्छे से हम लोग अपने ऊपर डिपेंडेंसी यहाँ पर रख पाएंगे, बाहर की कंट्री के ऊपर हमारी डिपेंडेंसी कम हो जाएगी। तो आंसर यहाँ पर बी है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर बात कर रहा है वर्ल्ड एनर्जी कांग्रेस के बारे में, तो इसके बारे में कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है? बोला जा रहा है कि अबू धाबी होस्ट कर रहा है यहां पर वर्ल्ड एनर्जी कांग्रेस, पहली स्टेटमेंट। दूसरा बोला गया थीम है एनर्जी फॉर प्रोस्पेरिटी। तीसरा बोला गया 30th वर्ल्ड एनर्जी कांग्रेस है यहाँ पर, जो कि यहाँ पर अबू धाबी में होस्ट हो रही है, ठीक है। तो कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है? ए में बोला गया 1 एंड 2, बी में बोला गया 2 एंड 3, सी में बोला गया 1 एंड 3, डी में बोला गया ऑल ऑफ द अबव। क्या आंसर सही है यहाँ पर? ए, बी, सी, एफ, डी। तो जो सही आंसर है यहाँ पर इसका ये है ए, यानी कि फर्स्ट और सेकंड दोनों स्टेटमेंट सही है, पर थर्ड स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि ये 30th नहीं, यहाँ पर 24th वर्ल्ड एनर्जी कांग्रेस आप लोगों को देखने को मिलेगी, जो कि अबू धाबी यानी कि यूएई यानी कि यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में आप लोगों को देखने को मिलेगी। एनर्जी फॉर प्रोस्पेरिटी यहाँ पर ये इसकी थीम है, जो कि डायरेक्ट क्वेश्चन आप लोगों के लिए एग्जाम में बन जाता है। तो थीम जरूर देखा कीजिए जो भी क्वेश्चन को आप लोग देखते हैं, क्योंकि थीम काफी इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है। तो आंसर यहाँ पर इसका ए हो गया। ओके, आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर बात कर रहे हैं, ये एक तरीके से वाटरवेज के बारे में बात कर रहा है। तो इंडिया का सेकंड रिवराइन मल्टी मॉडल टर्मिनल ये बिल्ड किया जा रहा है यहाँ पर, कहां पर? साहिबगंज, झारखंड के अंदर। दूसरी स्टेटमेंट बोला गया है कि ये कंस्ट्रक्ट जो किया जा रहा है यहाँ पर ये नेशनल वाटरवेज थर्ड, जो अंडर जलमार्ग प्रोजेक्ट है हमारी कंट्री का, जो कि जलमार्ग विकास प्रोजेक्ट के नाम से जाना जाता है, और इसको सपोर्ट किया गया है वर्ल्ड बैंक के द्वारा। करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है। ए में बोला गया ओनली 1, बी में बोला गया ओनली टी, सी में बोला गया 2 एंड 3, वो 1 एंड 2, और डी में बोला गया और नन ऑफ द अबव। सही आंसर क्या है? ए, बी, सी, एफ, डी। तो जो सही आंसर है वो इसका ए, यानी कि फर्स्ट स्टेटमेंट सही है यहाँ पर। ये सेकंड रिवराइन मल्टी मॉडल आप लोगों को एक टर्मिनल देखने को मिलेगा, जो कि साहिबगंज झारखंड में यहाँ पर देखने को मिल रहा है। इसी के साथ में जो सेकंड स्टेटमेंट है वो गलत है, क्योंकि जो ये फर्स्ट मल्टी मॉडल टर्मिनल वो कंस्ट्रक्ट किया गया वाराणसी में रिवर गंगा के ऊपर, और यहाँ पर ये वाला जो सेकंड है ये यहाँ पर नेशनल वाटरवेज फर्स्ट है रिवर गंगा के ऊपर जल मार्ग विकास प्रोजेक्ट के तहत, जो कि ऐड किया जा रहा है वर्ल्ड बैंक। तो वाटरवेज फर्स्ट आएगा, ना कि वर्ल्ड वार थर्ड, ना कि वाटरवेज थर्ड। इसी के साथ में फर्स्ट मल्टी मॉडल जो टर्मिनल है यहाँ पर वो कंस्ट्रक्ट किया गया वाराणसी में ओवर गंगा रिवर के ऊपर, और ये जो गंगा भागीरथी जो हुगली रिवर है जो कि आप लोगों को देखने को मिलती है, तो बेसिकली इसके ऊपर ये काम किया जा रहा है। तो ये वाटरवेज फर्स्ट है, ना कि वाटरवेज थर्ड है। तो ये स्टेटमेंट यहाँ पर गलत है, आंसर ए है। आगे चलते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर कॉमन सेंस का क्वेश्चन है, डायरेक्ट आंसर आप लोग देखते हैं अगर थोड़ा भी कॉमन सेंस यूज करेंगे। बात की जा रही है स्नो लेपर्ड के बारे में, तो जो हिम तेंदुआ है उसके बारे में बात की जा रही है। सबसे पहला बोला गया लिस्टेड एज ए वनरेबल ऑन द IUCN रेड लिस्ट के अंदर में, जो कि थ्रेटन स्पीसीज की कैटेगरी में आता है। दूसरा बोला गया स्टेट एनिमल है उत्तर प्रदेश का। तीसरा बोला गया नेशनल हेरिटेज एनिमल है पाकिस्तान का। चौथा बोला गया ये इंडियन हैबिटेट एल्पाइन एंड सब अल्पाइन जो जोन है, एलिवेशन लगभग 3000 से लेके 4500, यहाँ पर लगभग 4500 यानी कि 4500 मीटर तक देखने को मिलेगा, यानी कि इस हाइट पर बेसिकली ये पाया जाता है। तो कौन सी स्टेटमेंट इनकरेक्ट है ये बोला गया है, ओनली 1, ओनली 2, ओनली 3, ओनली 4। तो यहाँ पर देखिए स्नो लेपर्ड यानी कि बर्फ में पाया जाएगा, सीधी सीधी बात है। और दूसरा बोला गया 3000 से लेके 4500 मीटर की हाइट तक आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो अगर इस बेस पर आप लोग बात करेंगे तो आप लोग डायरेक्ट यहाँ पर आंसर बता सकते हैं कि सही आंसर क्या होगा। सही आंसर यहाँ पर इसका बी यानी कि उत्तर प्रदेश। इनकरेक्ट पूछा गया है, उत्तर प्रदेश का स्टेट एनिमल कैसे ये हो जाएगा स्नो लेपर्ड, कहां पर उत्तर प्रदेश में बर्फबारी हो रही है ये बताइए आप लोग। तो इस तरीके से यहाँ पर कॉमन सेंस यूज कर डायरेक्ट क्वेश्चन का आंसर आप लोग यहाँ पर दे सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से कंफ्यूज नहीं होना है। बाकी अगर हैबिटेट की इसकी बात की जाए तो अफगानिस्तान, भूटान, चाइना, इंडिया इसी के साथ में आप लोगों को किर्गिस्तान, मंगोलिया, नेपाल, पाकिस्तान, रसिया, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, तो ये सारे रीजन में आप लोगों को देखने को मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो इंटरनेशनल ट्रेड ऑफ इंडेंजर्ड स्पीसीज के इसको ये यहाँ पर अपेंडिक्स फर्स्ट में इसको रखा गया है ताकि यहाँ पर इस तरीके की स्पीसीज को एक तरीके से व्यापार न किया जा सके। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है। आंसर इसका बी हो गया। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर बात करें, फेयर एंड रिम्यूनरेटिव प्राइस ऑफ शुगर कैन अप्रूव किसके द्वारा किए जाते हैं। पहला बोला गया यहां पर ये कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर के द्वारा। दूसरा बोला गया यहां पर कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइस। तीसरा बोला गया डायरेक्टरेट ऑफ मार्केटिंग एंड इंस्पेक्शन, ये मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर। तीसरा बोला गया यहां पर एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केटिंग कमेटी। सही आंसर यहां पर क्या है, ए, बी, सी या फिर डी। आंसर बताइए आप लोग। सही आंसर है यहाँ पर इसका एक कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर। चेयर किसके द्वारा की जाती है, प्राइम मिनिस्टर के द्वारा चेयर की गई और उसके द्वारा यहाँ पर इसका अप्रूवल दिया गया कि कैसे यहाँ पर फेयर और रिम्यूनरेटिव प्राइस होने चाहिए यहाँ पर, ताकि किसानों को कोई प्रॉब्लम फेस न करनी पड़े। तो ये क्वेश्चन जो है ये यूपीएससी में पूछा जा चुका है, ठीक है। आगे चलता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी यूपीएससी में पूछा जा चुका है, तो ध्यान से पढ़िए और करेक्टली मैच करना है। यहाँ पर थोड़ा सा भी अगर आप लोग न्यूज़पेपर वगैरह सुन रहे हैं, न्यूज सुन रहे हैं, तो इस क्वेश्चन का भी आंसर दे पाएंगे। बात की जा रही है यहाँ पर ये श्रीशैलम, तो श्रीशैलम को बोला गया है ये एक पिलग्रिमेज है, यहाँ पर एक आप लोग बोल सकते हैं कि तीर्थ स्थल है। और लोकेशन कहां पर है, ये है नालामल्ला हिल। दूसरा बोला गया ओमकारेश्वर, ये बोला गया सतमाला हिल्स। तीसरा बोला गया पुष्कर, ये बोला गया महादेव हिल। तो सही आंसर यहाँ पर क्या है ये बताना है। ए में बोला गया ओनली 1, बी में बोला गया 2 and 3, सी में बोला गया 1 and 3, डी बोला गया 1, 2 and 3। सही आंसर क्या है, ए, बी, सी या फिर डी। तो जो सही आंसर है इसका ये है इसका ए। रीजन क्या है यहाँ पर, जो यहाँ पर बोला गया है ये श्रीशैलम, तो श्रीशैलम जो है यहाँ पर ये तो नालामल्ला हिल में आप लोगों को देखने को मिलेगा। और लॉर्ड यहाँ पर जो आज के डेट में ये श्राइन है यहाँ पर ये लॉर्ड मल्लिकार्जुन जो यहाँ पर एक तरीके से उनसे कनेक्टेड है यहाँ पर, ठीक है। तो याद रखते हैं आप लोग। अगर बात की जाए यहाँ पर ओमकारेश्वर, तो ओमकारेश्वर जो यहाँ पर बोला गया है ये सिचुएटेड है यहाँ पर ये मधाता हिल मध्य प्रदेश के अंदर, ठीक है। तो ये यहाँ पर गलत स्टेटमेंट बोला गया है, ठीक है। ये इस पर्टिकुलर रीजन में देखने को मिलेगा। पर लेकिन अगर बात की जाए पुष्कर के बारे में, तो पुष्कर के मेले का नाम आप लोगों ने सुना होगा। पुष्कर के मेले का नाम आप लोगों ने सुना होगा, राजस्थान में ये मेला लगता है पुष्कर का कई बार। तो अगर आप लोग यहाँ पर बात करेंगे तो महादेव हिल, तो हिली एरिया इस तरीके का तो नॉर्मली देखने को मिलेगा। ये महादेव जो हिल है ये है मध्य प्रदेश में और पुष्कर का मेला लगता है राजस्थान में। तो अगर तीसरी स्टेटमेंट के बारे में आप लोग बता देंगे तो ये क्वेश्चन आप लोग सही कर ले जाएंगे, यानी कि तीसरी स्टेटमेंट गलत है, तो इसका मतलब आंसर ए हो गया। तो बात की जा रही है इस क्वेश्चन में यहाँ पर ईरान कौन सी कंट्री का बॉर्डर टच करता है। आप लोगों को पता है ईरान काफी ज्यादा न्यूज में है रिसेंटली, तो इसके बारे में क्वेश्चन बनने के चांसेस काफी ज्यादा हैं। तो सबसे पहले बोला गया है तुर्की, दूसरा इराक, चौथा सऊदी अरेबिया और पहला बोला गया तुर्की, दूसरा बोला गया इराक, तीसरा बोला गया सऊदी अरेबिया और चौथा बोला गया पाकिस्तान। तो सही आंसर यहाँ पर क्या है, ए में बोला गया 1, 2, बी में बोला गया 2, 3, सी में बोला गया 1, 2, 3 और डी में बोला गया 1, 2, 4। सही आंसर क्या है, ए, बी, सी या फिर डी। तो आइए एक बार नजर डाल लेते हैं मैप में डिटेल में, ताकि आप लोग इसको अंडरस्टैंड कर सकें। ये हो गया यहाँ पर ईरान को यहाँ पर टच करता है पाकिस्तान, थोड़ा ऊपर जाएंगे तो अफगानिस्तान, थोड़ा सा ऊपर जाएंगे तो तुर्कमेनिस्तान। यहाँ पर कैस्पियन सी हो गया, ये भी बॉर्डर टच करता है। यहाँ पर अजरबैजान, ये हो गया अर्मेनिया, ये हो गया तुर्की, ये हो गया इराक। तो इस तरीके से यहाँ पर ये ईरान को टच करते हैं। नीचे आएगा पर्शियन गल्फ। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी बन सकता है और पहले पूछा जा चुका है कि कैस्पियन सी और पर्शियन गल्फ के बीच में कौन सी कंट्री पड़ती है, तो वो है ईरान, जिसकी कैपिटल है तेहरान। तो ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और आप लोग याद रख सकते हैं। तो आइए अब आंसर देख लेते हैं क्या है। आंसर है इसका डी।
डी का मतलब यहां पर क्या है, डी का मतलब है 124, यानी कि सऊदी अरेबिया यहां पर नहीं है, ठीक है। तो सऊदी अरेबिया ईरान के बॉर्डर को टच नहीं करता है, क्योंकि अगर आप लोग इधर देखेंगे तो सऊदी अरेबिया आप लोग यहां पर नीचे नजर आएगा, ये वाला आप लोग देखें, यहां पर आप लोग देख पाएंगे सऊदी अरेबिया के और इसके बीच में यहां पर ये जगह है, ये हो गया यहां पर सऊदी अरेबिया, ठीक है। और ये अपनी कंट्री होगी, तो यहां से आप लोग कंपेयर कर सकते हैं, ये ईरान, ये सऊदी अरेबिया, और ये बीच में ये पर्शियन गल्फ। ओके, तो इस तरीके से आंसर क्या हुआ, यहां पर आंसर हो गया इसका डी। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बात की जा रही है यहां पर पोलियो वायरस के बारे में। तो पोलियो वायरस के बारे में कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है, ये आप लोगों को बतानी है। पहली स्टेटमेंट में बोला गया कि दो तरीके की यहां पर पोलियो वायरस की बीमारी होती है, टाइप 1 और टाइप 2। दूसरी स्टेटमेंट बोला गया कि न्यू वायरस, जो कि यहां पर जिसको जो यहां पर न्यू वायरस जो कि बोलते हैं वैक्सीन ड्राइव्ड पोलियो वायरस, यानी कि वीडीपीवी, ये यहां पर कोज होता है पोलियो डिजीज के लिए, ये भी आप लोग यहां पर एक स्टेटमेंट है। तीसरी स्टेटमेंट बोला गया कि वाइल्ड पोलियो वायरस जो है वो यहां पर एंडेमिक है ओनली 2 कंट्री, पाकिस्तान और अफगानिस्तान। तो सही आंसर यहां पर क्या है, ए में बोला गया ओनली 1, बी में बोला गया 1 एंड 2, सी में बोला गया 2 एंड 3 और डी में बोला गया 1 2 3। ए बी सी या फिर डी, सही आंसर क्या है? सही आंसर है यहां पर इसका सी, यानी कि 2 और 3 स्टेटमेंट सही है, क्योंकि जो पोलियो वायरस होते हैं ये 3 तरीके के होते हैं, टाइप 1, टाइप 2 और टाइप 3, ठीक है। तो ये 2 तरीके के नहीं, 3 तरीके के होते हैं। और रिसेंटली अभी यहां पर एक कंट्री जो कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा हो सकता है आने वाले टाइम में उसको अनाउंस कर दिया जाए, वह नाइजीरिया, जिसको पोलियो वायरस फ्री बनाने की बात की जा रही है। अभी यहां पर पाकिस्तान और अफगानिस्तान दो ऐसी एंडेमिक कंट्री बन गई है जहां पर बहुत लार्ज स्केल पर यह बीमारी पाई जाती है। तो इसके चलते यहां पर यह न्यूज में भी है रिसेंटली अभी, तो देखते हैं कब तक यहां पर इनको छुटकारा मिलता है। हमारी कंट्री यहां इससे बाहर निकल चुकी है, जो कि एक अच्छी बात है, क्योंकि बहुत लंबे समय से हमारी कंट्री में पोलियो वायरस को लेकर जो बताया कि 2 बूंद जिंदगी की, तो वो ये कैंपेन जो चलाया गया हमारी कंट्री में, उसकी वजह से ये रिजल्ट आप लोगों को देखने को मिलता है। तो इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में बात की जा रही है यहां पर नेशनल पेंशन स्कीम फॉर ट्रेडर एंड सेल्फ इंप्लॉयड पर्सन। तो उनके लिए एक पेंशन स्कीम की अभी बात की गई थी, जो कि काफी न्यूज में थी। तो इसके बारे में कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है? बोला जा रहा है ये पेंशन जो स्कीम है, जिसको यहां पर व्यापारी, जो कि यहां पर शॉपकीपर्स होते हैं, रिटेलर्स होते हैं और सेल्फ इंप्लॉयड होते हैं, उनके लिए यहां पर ये पेंशन स्कीम है, जिनकी जो एनुअल टर्नओवर है 1.5 लाख से ऊपर नहीं है, उनको ये स्कीम का फायदा होगा। ये कंपलसरी पेंशन स्कीम है यहां पर, यानी कि सबको मिलेगी। दूसरी स्टेटमेंट में ये बोला गया, तीसरा बोला गया इनरोल्ड किया जाएगा यहां पर सेल्फ सर्टिफिकेशन के द्वारा, यानी कि आप एक तरीके से स्वयं प्रमाणित यहां पर किया जाएगा कि हाँ ये कंडीशन है। तो कौन सी स्टेटमेंट यहां पर करेक्ट है, ये आप लोग को बताना है। ए में बोला गया 1 एंड 2, बी में बोला गया 2 एंड 3, सी में बोला गया 1 एंड 3, डी में बोला गया ऑल ऑफ द अबव। सही स्टेटमेंट यहां पर क्या है? सही आंसर है यहां पर सी, यानी कि फर्स्ट और थर्ड सही है, सेकंड यहां पर गलत है। ये जो स्कीम है अभी रिसेंटली लॉन्च की गई है, ताकि जो ट्रेडर, व्यापारी या फिर जो सेल्फ इंप्लॉयड पर्सन है, उनके बारे में कुछ सोचा जा सके। और ये जो खासकर 60 साल की जब एज हो जाएगी, तो 3,000 रुपए यहां पर प्रोवाइड कराए जाएंगे, ठीक है। तो ये 3,000 रुपए पर मंथ के पेंशन के हिसाब से प्रोवाइड कराई जाएगी, और जो कि यहां पर कोई ऐसा नहीं कि कंपलसरी पेंशन स्कीम है यहां पर ये, ठीक है। तो यहां पर ये अपने ऊपर डिपेंड करती है। सेल्फ सर्टिफिकेशन का बात यहां पर जब दी जा रही है, तो इसका मतलब खुद आप लोग सर्टिफाई कर सकते हैं कि हाँ सही है, वरना कोई जरूरत नहीं है कि यहां पर गवर्नमेंट आप लोगों को ये स्कीम देगी ही देगी इसका फायदा, ठीक है। और वैसे भी गवर्नमेंट पैसे बचाने की सोचती है, तो आप लोग कॉमन सेंस से भी इस क्वेश्चन को यहां पर स्टेटमेंट को गलत यहां पर बोल सकते हैं कि सेकंड स्टेटमेंट गलत है। ओके, तो अगर करेंगे तो आंसर सी निकलकर आप लोग का आएगा यहां पर। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहां पर बात की जा रही है प्रधानमंत्री, ये है यहां पर खनिज क्षेत्रीय कल्याण योजना, ठीक है। तो इसके बारे में बात की जा रही है, बेसिकली क्षेत्र के कल्याण की बात की जा रही है, जहां पर खनिज लवण निकलते हैं, यानी कि माइनिंग की जाती है। मान लीजिए कोयला यहां पर निकल रहा है, तो ऐसे एरिया को आप लोग ध्यान में रख के क्वेश्चन पढ़िए। पहले बोला जा रहा है कि यहां पर जो प्रोग्राम है प्रोवाइड कराएगा वेलफेयर, जो खासकर जो एरिया में लोग रहते हैं उनके जो कि इफेक्ट होते हैं इस पर्टिकुलर माइनिंग ऑपरेशन से। जो फंड है ये गवर्नमेंट के द्वारा फंड किया जाएगा। कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है? ए में बोला गया ओनली 1, बी में बोला गया ओनली 2, सी में बोला गया बोथ 1 एंड 2, डी में बोला गया नन ऑफ द अबव। सही आंसर क्या है? ए बी सी एफ डी। तो जो सही आंसर है यहां पर इसका ये है ए, ओनली 1 स्टेटमेंट सही है। देखिए यहां पर जो फंड प्रोवाइड कराया जाएगा ये डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन, तो यहां पर ये जो फाउंडेशन है डीएमएफ जिसको बोला गया है, ये यहां पर फंड इकट्ठा करेगी, और जो फंड होगा यहां पर जो ऑपरेशन चला रहे हैं वहां से उसको इकट्ठा किया जाएगा। क्योंकि मान लीजिए किसी पर्टिकुलर एरिया में कोई माइनिंग ऑपरेशन चल रहा है, तो कंपनी को फायदा होगा यहां पर, तो कंपनी को फायदा होगा तो उस एरिया में यहां पर जो लोग उसकी वजह से जो इफेक्ट पड़ रहा है, तो उसका यहां पर रेस्पॉन्सिबिलिटी कहीं ना कहीं बनती है। तो यहां पर जो लोग इसकी वजह से बीमार होंगे, जो एयर पोल्यूशन होगा, जो वाटर पोल्यूशन होगा, वो सारा देखा जाएगा यहां पर इस फंड के थ्रू, जिसको बोल रहे हैं डिस्ट्रिक्ट मिनरल फंड, ठीक है। तो एक काफी इंपॉर्टेंट है, यहां पर माइनिंग ऑपरेशन होंगे तो वहां पर इसको यूज किया जाएगा। ओके, ए आंसर सही है। आगे चलता हूं,
नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग के सामने यहाँ पर बात की जा रही है, अभी जो क्वेश्चन डिस्कस किया था उसके आगे का क्वेश्चन आप लोग इसको बोल सकते हैं। तो ये आप लोग देखिए, बात की जा रही है छत्तीसगढ़ फर्स्ट राज्य बन गया है जो डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन के रूल को अमेंड करने वाला 2019 में। दूसरा बोला गया है, जो रूल अमेंड किए गए उसमें बोला गया कि 10 जो ग्राम सभा मेंबर है उनको डायरेक्टली माइनिंग अफेक्टेड एरिया के इसमें इंक्लूड किए जाएंगे, जो कि डिस्ट्रिक्ट मिनरल फंड फाउंडेशन गवर्निंग काउंसिल रहेगी उसके अंदर में। डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन जो रहेगा यहाँ पर ये अंडर माइन एंड द मिनरल डेवलपमेंट रेगुलेशन अमेंडमेंट एक्ट 2015 के हिसाब से यहाँ पर काम किया जाएगा। सही आंसर यहाँ पर क्या है? ए में बोला गया 1 एंड 2, बी में बोला गया 2 एंड 3, सी में बोला गया 1 एंड 3, डी में बोला गया ऑल ऑफ द अबव। ए बी सी या फिर डी सही आंसर क्या है? सही आंसर है यहाँ पर इसका सी, यानी कि 1 और 3 यहाँ पर सही है। ये छत्तीसगढ़ पहला राज्य बन गया है इसको अमेंड करने वाला, तो छत्तीसगढ़ के द्वारा यहां पर इसको अमेंड किया गया है, ये हो गया यहां पर छत्तीसगढ़। तो इंपॉर्टेंट यहां पर ये होता है कि ये पर्टिकुलर इस एरिया में इसका मतलब माइनिंग ऑपरेशन काफी होते हैं। जी हां, हमारी ये छत्तीसगढ़ वाले एरिया में काफी लार्ज स्केल पर आप लोगों को कुछ ऐसे माइनिंग ऑपरेशन देखने को मिलते हैं। तो यहां पर ये पहला राज्य बन गया है। दूसरी बात की जा रही है 20 ग्राम सभा मेंबर को इंक्लूड करने की, नहीं ये गलत है। यहां पर 10 ग्राम सभा मेंबर इंक्लूड किए जाएंगे जो पर्टिकुलर एरिया में ये ऑपरेशन चल रहा है और उसकी वजह से जो एरिया के मेंबर पर इंपैक्ट पड़ रहा है तो उनको यहां पर इसमें इंक्लूड किया जाएगा। ठीक है, तो ये काफी इंपॉर्टेंट है। ये डायरेक्ट क्वेश्चन आप लोगों से बन सकता है। एक तरीके से ग्राउंड लेवल पर इंप्रूवमेंट करने की कोशिश की जा रही है ताकि लोग जो है वो पार्टिसिपेट करें। तो 10 मेंबर यहां पर पार्टिसिपेट करेंगे। और अगर बात की जाए नेक्स्ट आगे चलते हैं, शेड्यूल अफेक्टेड एरिया में अगर ये काम किया जाता है तो वहां पर एटलीस्ट 50% जो मेंबर होंगे वो यहां पर ये शेड्यूल ट्राइबर और या शेड्यूल जो कास्ट है उसके जो मेंबर रहेंगे, बेसिकली शेड्यूल ट्राइब की बात की जा रही है। तो वहां पर 50% मेंबर यहां पर आप लोगों को देखने को मिल रहे हैं। और सारा ये फंड किया, सारे ये किसके अंडर फंडा किया जा रहा है? ये यहां पर माइंस एंड मिनरल डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन अमेंडमेंट एक्ट 2015 के हिसाब से यहां पर काम किया जा रहा है। तो ये एक तरीके नॉन प्रॉफिट ट्रस्ट के रूप में काम किया जा रहा है ताकि जो अफेक्टेड एरिया में जो लोग हैं उसको इसका फायदा पहुंचाया जा सके। ठीक है, तो ये कुछ चीजें हैं जो अभी रिसेंटली काफी न्यूज में थी, एक आइडिया आप लोगों को होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर बात कर रहा है MPATGM के बारे में, जो यहां पर इसकी फुल फॉर्म भी आप लोगों को पता है तो भी आप लोग क्वेश्चन को अंडरस्टैंड आसानी से कर सकते हैं। तो पहली स्टेटमेंट में बोला गया कि मैन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल, ये इंडिया की 3rd जनरेशन फायर एंड फोरगेट एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है, पहली स्टेटमेंट। दूसरी स्टेटमेंट में ये डेवलप की गई है इसरो के द्वारा। तीसरी स्टेटमेंट बोला गया कि इनकॉर्पोरेट किया गया इसमें स्टेट ऑफ आर्ट यहां पर इंफ्रारेड इमेजिंग सीकर अलोंग विद द एडवांस एवियोनिक्स। ठीक है, तो सही करेक्ट स्टेटमेंट क्या है? ए में बोला गया 1 एंड 2, बी बोला गया 1 एंड 3, सी बोला गया 2 एंड 3, डी बोला गया ओनली 1। ए बी सी एफ डी सही आंसर क्या है? सही आंसर यहां पर इसका डी यानी कि बी, यानी कि 1 एंड 3 सही है, यानी कि पहली स्टेटमेंट सही है। एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है जो कि 3rd जनरेशन फायर एंड फोरगेट, मतलब क्या इसका एक बार छोड़ दी तो फिर आप लोग भूल जाइए, ये अपने टारगेट को अपने आप हिट कर देगी जाकर। दूसरा यहां पर डेवलप की गई है ये इसरो के द्वारा, नहीं ये डीआरडीओ के द्वारा डेवलप की गई है। डिफेंस और मिसाइल से रिलेटेड जो भी काम है हमारी कंट्री में वो डीआरडीओ करता है। तो कॉमन सेंस से भी आप लोग यहां पर इस क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। सेकंड स्टेटमेंट यहां पर गलत हो जाती है। इसमें काफी इंटरेस्टिंग यहां पर इंफ्रारेड इमेजिंग आप लोगों को देखने को मिलेगी ताकि अपने टारगेट को साध सके आसानी से। तो ये एडवांस टेक्नोलॉजी यूज की गई है और बोला गया यहां पर इसको क्या, मैन पोर्टेबल, यानी कि एक इंसान भी इसको अपने कंधे पर लेकर चल सकता है। ये एक ऐसा सिस्टम है, इसके लिए बहुत ज्यादा हाई फाई आप लोग को अरेंजमेंट करने की जरूरत नहीं है, आसानी से एक इंसान भी इसको एक जगह से दूसरी जगह पर ले जा सकता है। तो इसलिए भी ये काफी इंपॉर्टेंट और काफी न्यूज में है और एक अच्छे तरीके से इसको यूटिलाइज करके हम लोग एक तरीके से अच्छे से अपना एक टारगेट को साध सकते हैं। ओके, आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर बात कर रहा है वर्ल्ड एनर्जी कांग्रेस के बारे में। तो ये रिसेंटली अभी न्यूज में था तो इसके बारे में पता होना चाहिए। बोला जा रहा है कि ये एक तरीके जो वर्ल्ड एनर्जी कांग्रेस या फिर काउंसिल एक ग्लोबल फ्लैगशिप इवेंट है। दूसरा बोला गया यहां पर ये हर एवरी 2 ईयर देखने को मिलती है, जो कि ये इवेंट है वर्ल्ड एनर्जी काउंसिल। ये कांग्रेस यहां पर लॉन्गेस्ट रनिंग मोस्ट इन्फ्लुएंस एनर्जी इवेंट वर्ल्ड में माना जाता है। कौन सी स्टेटमेंट यहां पर करेक्ट है ये आप लोगों को बताना है। ए में बोला गया 1 ओनली, बी बोला गया 2 ओनली, सी बोला गया बोथ 1 एंड 2, डी बोला गया नन ऑफ द अबव। सही आंसर क्या है इसका? सही आंसर है इसका ए, फर्स्ट स्टेटमेंट यहां पर सही है। ठीक है ना, इसके बारे में जानते हैं क्या क्या बात यहां पर की जा रही है। जो ये अभी पहले तो आप लोग करंट समझिए, 24th यहां पर वर्ल्ड एनर्जी कांग्रेस ये अभी सितंबर के महीने में ही आबू धाबी यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में भी आप लोग को ये देखने को मिली। तो ये जो है हर 3 साल में ये होती है और मोस्ट एडवांस ये एक तरीके का सिस्टम माना जाता है। खासकर जब हम लोग बात करते हैं किस तरीके से यहाँ एनर्जी को कैसे इफेक्टिवली हम लोग को यूटिलाइज करना है तो उसके बारे में एक ढंग से पूरी वो नहीं कहते पूरा खाका तैयार करके यहाँ पर दिया जाता है। तो ये क्वेश्चन आप लोगों से बन सकता है कौन से नंबर की हुई, तो ये 24th नंबर की हुई। हर 3 साल में ये आप लोग को देखने को
मिलता है। थीम जो थी बेसिकली वो भी आप लोगों से पूछी जा सकती है। थीम है यहाँ पर कि यहाँ पर 4th डे वर्ल्ड एनर्जी कांग्रेस एनर्जी फॉर प्रोस्पेरिटी। तो इसमें बोला गया एनर्जी फॉर प्रोस्पेरिटी मींस आल्सो यहाँ पर दी एम्बिशन डायनेमिक एनर्जी ट्रांजिशन कैसे कर सकते हैं, यानी कि आज के डेट में हम लोग जो नॉर्मल एनर्जी यूज कर रहे हैं कैसे उसको हम लोग सोलर एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इस तरीके से समझ सकते हैं। ये है यहाँ पर एनर्जी फॉर प्रोस्पेरिटी, इसकी बेसिक ये थीम थी, ये याद रखिएगा। ओके, तो ये कुछ बातें इसके बारे में जो आप लोगों को पता होनी चाहिए। आइए अब आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर ये पूछा जा चुका है प्रीलिम्स में, इस तरीके से क्वेश्चन आप लोग के बन जाते हैं, तो आप लोग याद रखिएगा। ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेरिटी जो यहां पर प्रोस्पेक्ट्स रिपोर्ट ये है किसके द्वारा पीरियडिकली तैयार की जाती है, ये पूछा गया है। ए में बोला गया एशियन डेवलपमेंट बैंक के द्वारा, बी में बोला गया यहाँ पर यूरोपियन बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, सी में बोला गया यूएस फेडरल रिजर्व बैंक के द्वारा, और डी में बोला गया वर्ल्ड बैंक के द्वारा। सही आंसर क्या है, ए बी सी एफ डी। सही आंसर यहाँ पर डी, वर्ल्ड बैंक के द्वारा तैयार की जाती है। और बेसिकली अगर बात की जाए अभी रिसेंट के डेटा के बारे में, इसके द्वारा बोला गया है कि वर्ल्ड का जो ग्रोथ रहने वाला है वो 2.6 के परसेंट के करीब रहने वाला है, जो कि वीक रहेगा। फिर आगे चलकर 2020 में 2.7 रहने वाला है। पर लेकिन जिस तरीके से ट्रेड वॉर चल रहा है उस तरीके से यहाँ पर ये जो इसके द्वारा एक्सपेक्टेशन लगाई गई है, हो सकता है कि ये सही न बैठे आने वाले टाइम में। तो आंसर डी है यहाँ पर, ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट जो है ये वर्ल्ड बैंक के द्वारा तैयार किया जाता है। सीधा सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन यहां पर एग्जाम में पूछा गया आप लोगों से। बोला जा रहा है कि कौन सा यहां पर नेशनल एक्वेटिक एनिमल है, यानी कि भारत का राष्ट्रीय जलीय जानवर कौन सा है। आप लोग बताइए, इसका आंसर आप लोग आसानी से दे सकते हैं। तो पहले आंसर बताइए, उसके बाद में देखिएगा। बात की जरिए देखिए आप लोगों का ये टेस्ट तभी आप लोगों को टेस्ट की तरीके से लगेगा अगर आप लोग पहले आंसर देंगे और उसके बाद में आंसर देखेंगे, ठीक है। पहले बोला गया सोल्ट वाटर क्रोकोडाइल, दूसरा बोला गया ओलिव रेडली टर्टल, तीसरा बोला गया गेंगेटिक ये डॉल्फिन, तीसरा बोला गया घड़ियाल। ए बी सी एफ डी सही आंसर क्या है, तो सही आंसर है इसका सी, ये है यहाँ पर गेंगेटिक डॉल्फिन, ठीक है। तो जो डॉल्फिन है गंगा में पाई जाने वाली वो है, जिसको हमारी कंट्री का नेशनल एक्वेटिक एनिमल यहाँ पर पाया जाता है, ठीक है। तो इसके बारे में याद रखते हैं आप लोग। ये गंगा, मेघना, ब्रह्मपुत्रा रिवर में नेपाल, भूटान और बांग्लादेश ये पर्टिकुलर इन रीजन में आप लोगों को देखने को मिलती है। और इसी के चलते शेड्यूल फर्स्ट वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के थ्रू यहाँ पर ये प्रोटेक्ट भी हमारी कंट्री में की जाती है, जो कि क्रिटिकली इंडेंजर्ड कैटेगरी में आती है। तो इसलिए भी आप लोग इसको याद रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर बात कर रहे हैं, यहां पर ये इंडिया में मार्केट इन एग्रीकल्चर प्रोड्यूस ये रेगुलेट किसके अंडर किया जाता है। पहले बोला जा रहा है यहां पर ये इसेंशियल कमोडिटी एक्ट 1955, दूसरा बोला गया एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केट कमेटी एक्ट, ये है ये कमेटी एक्ट जो कि स्टेट के द्वारा इनेक्ट किया जाता है। दूसरा बोला जा रहा है एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, ये है एग्रीकल्चर प्रोड्यूस ग्रेडिंग मार्केटिंग एक्ट 1937, फूड प्रोड्यूस ये ऑर्डर 1956 और मीट एंड द फूड प्रोड्यूस 1973। सही आंसर यहां पर क्या है, ए बी सी एफ डी। आंसर बताइए। तो जो सही आंसर है यहां पर इसका ये है बी, क्योंकि यहां पर रीजन क्या है आप लोगों को पता है, एग्रीकल्चर जो है वो स्टेट लिस्ट में आती है। हमारे संविधान में जो 3 लिस्ट हैं, सेंट्रल लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट और स्टेट लिस्ट, तो उसमें स्टेट लिस्ट में यहां पर एग्रीकल्चर आती है। तो इसलिए एग्रीकल्चर ये यहां पर प्रोड्यूस मार्केट कमेटी एक्ट इनेक्ट किया गया स्टेट के द्वारा, तो उसके थ्रू यहां पर ये एक तरीके से रेगुलेट किया जाता है, ठीक है। तो इसके बारे में आप लोग आइडिया रख सकते हैं। इस क्वेश्चन में बात की जा रही है यहाँ पर पेंगोंग तोशो लेक के बारे में। ये लेक रिसेंटली अभी न्यूज में थी, तो इसकी लोकेशन आप लोगों को पता होना चाहिए कि कहां पर है ये। पहला बोला गया है इंडिया में, दूसरा नेपाल में, तीसरा चाइना में और चौथा तिब्बत में। तो यहाँ पर कंफ्यूज आप लोगों को होने के लिए यहाँ पर एक तरीके से ये भी दे दिया कि दोनों को ऑप्शन यहाँ पर दे दिए गए हैं। तो अगर तिब्बत दे रखा है, चाइना का पार्ट माना जाता है वैसे, पर लेकिन अगर अलग से भी तिब्बत दे रखा है तो तिब्बत आप लोग आंसर लगाइएगा, ठीक है। तो सही आंसर यहाँ पर क्या है, ए बी सी एफ डी। तो इसका आंसर है सही यहाँ पर ए, यानी कि इंडिया। एक बार मैप में आप लोग निहार लीजिए, ये देखिए ये हमारी कंट्री होगी यहाँ पर। ये आप लोग यहाँ पर ये वाला लोकेशन देखिए, ये है बेसिकली ये लेक। तो ये जो लेक है यहाँ पर बॉर्डर पर है इंडिया और किसके, तिब्बत के, यानी कि जो चाइना का पार्ट है। तो यहाँ पर ये वाला आप लोग देखिए, यहाँ पर ये थोड़ा सा इसका जूम वर्जन है। तो ये बेसिकली जो यहाँ पर लेक हो गई, ये है यहाँ पर लेक, ये वाला पोर्शन इसका इंडिया में है और ये वाला पोर्शन तिब्बत यानी कि चाइना के अंडर है, ठीक है। तो रिसेंटली अभी यहाँ पर इंडियन और चाइनीज जो आर्मी है वो आमने सामने आकर खड़ी हो गई थी, तो इसकी वजह से यहाँ पर ये जो रीजन है ये न्यूज में आ गया था। कई बार ऐसा होता है कि इंडियन और आर्मी और चाइना आर्मी जो रहती है उन्हें आमने सामने आ जाती है और डेडलॉक बन जाता है। जैसे डोकलाम डेडलॉक आप लोगों को याद होगा, जो कि भूटान के पास वाला एरिया था,
वहां पर भी हमारी कंट्री और जो चाइना की आर्मी की जो आर्मी है, दोनों में डेडलॉक हो गया था। तो इसका नाम आप लोग याद रख सकते हैं, पोंगोंग तोशो, या फिर इसको हाई ग्रास, ये एक हाई ग्रास लैंड लेक और इसी के साथ में इसको पोंगोंग लेक के नाम से भी जाना जाता है। तो ये लगभग जो सिचुएटेड है, ये है 4350 मीटर की ऊंचाई पर और लगभग 134 किलोमीटर ये एक्सटेंड है, जो कि इंडिया से लेकर तिब्बत की साइड में जाती है, यानी कि इंडिया की साइड से तिब्बत में एक्सटेंड है यहाँ पर ये, ठीक है। तो याद रख सकते हैं यहाँ पर इसके बारे में। तो आंसर इसका ए हो गया, ओके, ये हो गया इसका आंसर। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने यहां पर बात कर रहा है वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग के बारे में। तो ये रैंकिंग किसके द्वारा रिलीज की जाती है, ये है क्वेश्चन। ए ऑप्शन में बोला गया नीति आयोग के द्वारा, बी में बोला गया यहां पर टाइम्स हायर एजुकेशन, सी में बोला गया यहां पर कॉर्नेल यूनिवर्सिटी विद आईआईटी मद्रास, डी में बोला गया मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट। सही आंसर यहां पर क्या है, ए बी सी एफ डी। तो जो सही आंसर यहां पर इसका है, ये है बी। ये थोड़ा सा डिटेल में इसके बारे में जान लेते हैं। अभी रिसेंटली इसके द्वारा पहली बात यहां पर यह कि इसका 16वां एडिशन यहां पर यह प्रस्तुत किया गया है वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग का। तो ये जो 16वां एडिशन यहां पर प्रस्तुत किया गया इसके द्वारा, ये जो रिलीज किया जाता है यहां पर टाइम्स हायर एजुकेशन के द्वारा रिलीज किया जाता है, जो कि एक वीकली मैगजीन है लंदन बेस्ड, यानी कि यूके की एक मैगजीन है, जो कि यहां पर बेसिकली हायर एजुकेशन के ऊपर फोकस देकर चलती है। पहला जो इसका इश्यू यहां पर आया था, ये आया था इसका 1971 में। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, यहां पर जब से ये मैगजीन स्टार्ट हो रखी है तो पहला इश्यू इसका 1971 में आया था। अब की बार जो रैंकिंग तैयार की गई है, ये लगभग 1300 यूनिवर्सिटी इसमें इंक्लूड की गई है, उसके बाद में रैंकिंग यहां पर तैयार की गई है और लगभग 92 कंट्री यहां पर पार्टिसिपेट करी है इस पर्टिकुलर ये यूनिवर्सिटी की रैंकिंग तैयार करने के लिए। हमारी कंट्री की जो यूनिवर्सिटी है, टोटल 56 यूनिवर्सिटी इसमें यहां पर काउंट की गई है। और अगर देखेंगे आप लोग यहां पर लास्ट ईयर हमारी 49 यूनिवर्सिटी थी, यानी कि और ज्यादा यूनिवर्सिटी यहां पर काउंट की गई है। अगर वर्ल्ड में बात करें तो हम लोग यूनिवर्सिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से 5वें नंबर पर है, जितनी रिप्रेजेंटेशन हमारी यूनिवर्सिटी की है। पर लेकिन अगर एशिया में बात करेंगे तो हम लोग तीसरे नंबर पर है, यानी कि हमसे ज्यादा जापान और चाइना की यूनिवर्सिटी है और तीसरे नंबर पर हमारी यूनिवर्सिटी है। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी फिर से यहाँ पर कंसेक्यूटिव ईयर में 4वीं बार यहाँ पर, यानी कि 4th टाइम अपनी फर्स्ट पोजीशन बरकरार है यहाँ पर, ठीक है। तो ये कुछ बातें हैं जो आप लोग इसके बारे में याद रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग के सामने यहाँ पर बात कर रहे हैं NATGRID। तो ये है यहाँ पर नेट ग्रिड, इसके बारे में बात की जा रही है और सही स्टेटमेंट क्या है ये आप लोगों को बताना है। बोला गया है कि ये हमारी कंट्री में एक एम्बिशियस काउंटर टेररिज्म प्रोग्राम है। दूसरी स्टेटमेंट में बोला गया कि ये कनेक्ट करता है डिफरेंट फेज ऑफ डेटा, जो ऑर्गेनाइजेशन है इसके साथ में जो यूजर है और इसी के साथ में जो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी है, उनको एक्सेस होती है यहाँ पर डेटा की इसके थ्रू, ताकि यहाँ पर चीजों को एक तरीके से जो मॉनिटर किया जा सके। नेक्स्ट बात की जा रही है यहाँ पर पोस्ट पुलवामा अटैक, हमारी कंट्री में यहाँ पर ये इस तरह की ऑर्गेनाइजेशन बनाएगी ताकि सिचुएशन को हैंडल किया जा सके। सही आंसर क्या है, ए में बोला गया 1 ओनली, बी में बोला गया 1 and 2, सी में बोला गया 2 and 3, डी में बोला गया 1 and 3। ए बी सी एफ डी सही आंसर क्या है? तो जो सही आंसर है इसका यहाँ पर ये है इसका बी, यानी कि फर्स्ट और सेकंड स्टेटमेंट यहाँ पर सही है। हमारी कंट्री में जो ये बनाया गया जिसको नेट ग्रिड बोला गया, इसको बोलते हैं बेसिकली नेशनल इंटेलिजेंस ग्रिड, ये इसकी फुल फॉर्म है, नेशनल इंटेलिजेंस ग्रिड। ये जो भी सोशल मीडिया अकाउंट है, जो कि ह्यूज डेटा यहाँ पर हमारी कंट्री में देखने को मिलता है, कौन कहाँ से आ रहा है, कहाँ पर जा रहा है, बैंकिंग, टेलीफोन डिटेल, ये सारी चीजें यहाँ पर देखने को मिलती हैं, ताकि अगर कोई ऐसी एक्टिविटी होती है कि किसी का पैसा ट्रांसफर किया गया किसी टेररिस्ट एक्टिविटीज को, उसको यहाँ पर काउंट किया जा सके और इसी के साथ में सारे डेटा को एनालिसिस किया जाता है ताकि जो काउंटर टेररिज्म ऑपरेशन है उनको मेंटेन रखा जा सके और हमारी कंट्री में कोई भी टेररिस्ट एक्टिविटी देखने को न मिले। जब मुंबई टेररिस्ट अटैक हुआ था यहाँ पर, ये 26/11, तो तब से लेकर हमारी कंट्री में ये ऑर्गेनाइजेशन पिक्चर में आई थी, ठीक है। तो ये यहाँ पर पुलवामा अटैक जो दिया गया यहाँ पर ये गलत इंफॉर्मेशन है, ये मुंबई अटैक के बाद में हमारी कंट्री में ये स्टार्ट हो गई थी, यानी कि 2008 के बाद में यहाँ पर आप लोग इसको बोल सकते हैं। तो इसके बारे में जो आंसर हो गया यहाँ पर बी सही हो गया। आगे चलता हूं। और हाँ, एक और छोटी सी बात, कभी आप लोग कंफ्यूज हो जाओ, अब तक इसको पूरा इंप्लीमेंट नहीं किया गया है, फेज्ड मैनर में इसको इंप्लीमेंट किया जा रहा है, ठीक है, ताकि यहाँ पर जो सिचुएशन है वो प्रॉपर वे में हैंडल की जा सके। क्योंकि जब बात करते हैं यहाँ पर डेटा को एनालाइज करने की, तो फिर यहाँ पर हमारा प्राइवेसी का इशू आ जाता है, जो 21 आर्टिकल हमारे संविधान में पार्ट 3 में 12 से और 35 के बीच में फंडामेंटल राइट है, तो उसका फंडामेंटल राइट होता है प्राइवेसी, तो उसका भी यहाँ पर हनन होने की बात होती है, तो इसलिए काफी कंट्रोवर्शियल इशू भी बन जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने ये बात कर रहे हैं यहाँ पर मैत्री एक्सरसाइज के बारे में। तो करेक्ट स्टेटमेंट आप लोगों से पूछी जा रही है यहाँ पर, सीडीएस, एनडीए या फिर कई बार आप लोग जैसे असिस्टेंट कमांडेंट का एग्जाम देते हैं, तो यूपीएससी के द्वारा जो एग्जाम कंडक्ट कराए जाते हैं तो उनमें ऐसे क्वेश्चन बड़ी फ्रीक्वेंटली पूछे जाते हैं और यूपीएससी के प्रीलिम्स में भी कई बार ऐसे क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं। तो देख लेते हैं क्वेश्चन का क्या है। बेसिकली करेक्ट स्टेटमेंट पूछा गया है, तो इंडो रसिया ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज के बारे में बात की जा रही है, तो ये है मैत्री। दूसरी स्टेटमेंट बोला गया कि एक एनुअल इवेंट है जो कि कंडक्ट किया जाता है ऑल्टरनेटिवली, यानी कि
कि एक बार इंडिया में, एक बार यहाँ पर रसिया में, और 2006 से हम लोग इसको एंजॉय कर रहे हैं। तीसरी स्टेटमेंट में बोला गया है कि यहाँ पर ये इस बार का जो हुआ है ये मेघालय के अंदर हुआ है 2019 का एडिशन। करेक्ट स्टेटमेंट आप लोगों को बतानी है। ए में बोला गया 1 एंड 2, बी में बोला गया 2 ओनली, सी में बोला गया 3 ओनली, डी में बोला गया ऑल ऑफ द अबव। सही आंसर क्या है यहाँ पर? ए बी सी एफ डी। तो जो सही आंसर है इसका यहाँ पर ये है सी, यानी कि थर्ड स्टेटमेंट ओनली सही है, बाकी फर्स्ट और सेकंड स्टेटमेंट गलत है। रीजन क्या है? रीजन यहाँ पर ये है, ये इंडो रसिया नहीं है, यहाँ पर ये इंडो और थाईलैंड के बीच की एक्सरसाइज है, इनके इंडिया और थाईलैंड के बीच की एक्सरसाइज है, जो कि 2006 में स्टार्ट की गई थी। पहली बात। दूसरी बात, यहां पर ये फिर से गलत हो गया क्योंकि रसिया के बारे में बात की जा रही है, ये ऑल्टरनेटिवली इंडिया और थाईलैंड के बीच में होती है। अब की बार जो हुई है यहां पर ये मेघालय में हुई है, और बेसिक है यहाँ की किस तरीके से हम लोग एक दूसरे से चीजें सीखकर आगे लेकर चल सकते हैं, यानी कि एक दूसरे की आर्मी से क्या क्या हम लोग नई चीजें सीख सकते हैं, ऐसा आप लोग यहाँ पर बोल सकते हैं। तो यहाँ पर ये काफी इंपॉर्टेंट एक ऑपरेशन आप लोग यहाँ पर इसको बोल सकते हैं, जिसके बारे में आप लोग आइडिया रख सकते हैं। और अगर आप लोग यहाँ पर देखना चाहेंगे थाईलैंड, तो यहाँ पर आप लोग देखते हैं ये हो गई हमारी कंट्री, यहाँ से इधर आएंगे तो ये थाईलैंड जो कि एक लैंडलॉक कंट्री नहीं है। जी हाँ, ये आप लोग याद रखिएगा, गल्फ ऑफ थाईलैंड भी है यहाँ पर, तो इसका मतलब लैंडलॉक कंट्री नहीं है। बैंकॉक इसकी कैपिटल हो गई। ओके, आइए अब आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर बात कर रहा है ग्लोबल एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट हब के बारे में। बेसिकली जिस तरीके से आप लोग दवाइयां लेते हैं तो उसकी वजह से बॉडी में रेजिस्टेंस क्रिएट हो जाता है, तो उसके बारे में यहां पर रिसर्च करने की बात की जा रही है। तो इससे रिलेटेड कौन सी स्टेटमेंट यहां पर करेक्ट है? पहली स्टेटमेंट में बोला गया कि यहां पर इसको लॉन्च किया गया मई 2018 में, और ये 71 सेशन जो कि वर्ल्ड हेल्थ असेंबली का था उसकी साइड बाय में इसको लॉन्च किया गया, और ये G20 लीडर के द्वारा इसको बेसिकली कॉल किया गया, यानी कि बुलाया गया। इसका सेक्रेटरीट स्टेब्लिश किया गया बर्लिन के अंदर, यानी कि जर्मनी के अंदर, और इसके जो मेंबर हैं वो 16 कंट्री यूरोपियन कमीशन और 2 फिलैंथ्रोपिक ऑर्गेनाइजेशन और 4 इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन यहां पर इसके मेंबर है एज ए ऑब्जर्वर के तौर पर। तो सही स्टेटमेंट यहां पर कौन सी है ये बताना है। ए में बोला गया 1 एंड 2, बी में बोला गया 2 ओनली, सी में बोला गया 2 एंड 3, डी में बोला गया ऑल ऑफ द अबव। सही आंसर क्या है? ए बी सी एफ डी। तो जो सही आंसर यहां पर इसका ये है डी, यानी कि सारी की सारी स्टेटमेंट यहां पर सही है। आज की डेट में काफी सारे लोग ऐसे हैं जिनका इसकी वजह से जान जा रही है, जो ये रेजिस्टेंस क्रिएट हो जाता है बॉडी में, तो उसकी वजह से कई सारे लोगों की जान जा रही है, क्योंकि बॉडी का इम्यून सिस्टम काम नहीं कर पाता है यहाँ पर, तो ये कई सारी प्रॉब्लम यहाँ पर देखने को मिलती हैं। तो इससे रिलेटेड स्टडी करने की बेसिक फोकस की गई है G20 कंट्रीज के द्वारा। ठीक है, तो इसके बारे में आप लोग आइडिया रख सकते हैं, क्वेश्चन बन सकता है एग्जाम में। क्वेश्चन बात कर रहे हैं यहाँ पर रोहिंग्या कम्युनिटी के बारे में, तो कौन सी स्टेटमेंट यहाँ पर इनकरेक्ट है ये बोला गया है। तो सबसे पहले आप लोगों को पता होना चाहिए, ये कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए माइंड में कि करेक्ट पूछा गया है इनकरेक्ट। बोला गया कि यहाँ पर ये इथेनिक ग्रुप है जो कि मोस्टली एक बुद्धिस्ट कम्युनिटी है। दूसरा बोला गया यहाँ पर इसको यहाँ पर फुल सिटीजनशिप ग्रांट नहीं की गई है म्यांमार के द्वारा। तीसरा बोला गया यहाँ पर इनको क्लासिफाइड किया गया एज ए रेजिडेंट फॉरेनर और एसोसिएट सिटीजन, तो यहां पर ये इनको क्लासिफाइड किया गया है। करेक्ट इनकरेक्ट स्टेटमेंट बतानी है, ओनली 1, ओनली 2, बोथ 2 एंड 3, और यहां पर फिर बोला गया ऑल ऑफ द अबव। तो कौन सी स्टेटमेंट क्वेश्चन के हिसाब से सही है? तो ये है आंसर यहां पर ए। फर्स्ट स्टेटमेंट यहां पर गलत है। रीजन क्या है? क्योंकि ये मुस्लिम कम्युनिटी है, ना कि यहां पर ये बुद्धिस्ट कम्युनिटी है। ये मोस्टली मुस्लिम कम्युनिटी के जो कैंडिडेट हैं जिनको म्यांमार की मेजोरिटी बुद्धिस्ट कम्युनिटी के द्वारा मारकर भगाया गया, और उसके चलते ये जो पर्टिकुलर एरिया म्यांमार का जहां पर ये रहते थे वहां से जब इनको भगाया गया तो ये बांग्लादेश से पहुंचे। हमारी कंट्री में लगभग 40,000 के करीब है, और बांग्लादेश में ये माना जा रहा है लगभग 6 से 7 लाख के करीब आज के डेट में रोहिंग्या कम्युनिटी है। वापस जा नहीं रहे क्योंकि जान का खतरा काफी ज्यादा है, तो इसके चलते काफी न्यूज में रहते हैं, और इनके ऊपर आज के डेट में ये माना जाता है कि वर्ल्ड में सबसे ज्यादा अत्याचार हो रहा है एक तरीके से, यानी कि ये स्टेटलेस रेजिडेंट यहां पर बन चुके हैं। कोई भी कंट्री इनको एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं है, और इशू भी एक ऐसा बन चुका है कि कोई ढंग से उसको रिकॉग्नाइज करने के लिए भी तैयार नहीं है। ठीक है, आंसर ए हो गया। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों के सामने, यहां पर बात कर रहे हैं सैल्मोनेला। ये यहां पर इसके बारे में बात की जा रही है, ये क्या है इसके बारे में डिटेल में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आप लोगों को बताना है यहां पर कि सैल्मोनेला है क्या। तो इसके बारे में बात की जा रही है, एक ग्रुप ऑफ बैक्टीरिया है जिसकी वजह से एयरबोर्न इलनेस होती है, जिसको यहां पर सैल्मोनेलिसिस बोलते हैं। ठीक है, ये हो गई पहली स्टेटमेंट इसकी। दूसरा बोला गया वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा आइडेंटिफाई किया गया है कि यहाँ पर जो सैल्मोनेला है यहाँ पर ये जो 4 की इंडिकेटर है डायरिया के, तो उनमें से एक है ये। इसी के साथ में नेक्स्ट बोला गया है यहाँ पर जो सिम्टम्स है, तो नाउसेज, डायरिया, फीवर और यहाँ पर एब्डोमिनल जो क्रैम्प्स होते हैं, वो सारी चीजें यहाँ पर देखने को मिलती है 12 से 72 घंटे आफ्टर जो यहाँ पर कॉन्ट्रडिक्शन ऑफ इन्फेक्शन अगर हो जाता है यहाँ पर। ठीक है, यानी कि इसके कॉन्टेक्ट में अगर आ जाते हैं तो ये सारी चीज देखने को मिलती है। कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है? ए में बोला गया ओनली 1, बी में बोला गया 1 एंड 2, सी में बोला गया 2 एंड 3, और डी में बोला गया 1 एंड 3। सही आंसर यहाँ पर क्या है? ए बी सी एफ डी।
तो जो सही आंसर है यहाँ पर ये है इसका सी, यानी कि सेकंड और थर्ड स्टेटमेंट सही है, फर्स्ट स्टेटमेंट यहाँ पर गलत है। पहले आप लोग जान लीजिए। सबसे पहले बोला गया यहाँ पर ये वायरल, एक तरीके से यहाँ पर इसको बोला गया यहाँ पर ये बैक्टीरिया जो कॉजेज ऑफ एयरबोर्न डिजीज, एयरबोर्न डिजीज नहीं है ये यहाँ पर बात की जा रही है किसके बारे में, डायरिया के बारे में। बच्चों को कई बार सुना होगा आप लोगों ने, दस्त लग जाते हैं जिनकी वजह से बच्चों की डेथ भी हो जाती है। तो यहाँ पर ये तीन चीजें आप लोग याद रखिएगा बेसिकली। एक तो रोटा वायरस, ये आप लोगों को देखने को मिलता है जैसे बैक्टीरिया लाइक, यहाँ पर अभी हम लोगों ने बात की यहाँ पर सेल्स, यहाँ पर है सैल्मोनेला, ठीक है। तो यहाँ पर ये हो गया बैक्टीरिया, और इसी के साथ में पैरासाइट, पैरासाइट बोला गया GIARDIA, गार्डिया, ठीक है। तो ये पैरासाइट है जो कि यहाँ पर सारे डायरिया के कोजेज होते हैं बेसिकली। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा बोला गया है कि हाँ इनके ऊपर ध्यान रखना है, जिसकी वजह से बच्चों की जान जाती है काफी लार्ज स्केल पर, ठीक है। और ये सारी चीजें होती हैं जैसे कि जी मचलना हो गया, दस्त हो गया, पेट में ऐठन टाइप की हो जाती है, तो वो सारी चीजें यहाँ पर इसकी वजह से होती है। आंसर सी है। आगे चलता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने यहां पर बात कर रहा है नेशनल पेंशन स्कीम फॉर ट्रेडर एंड जो सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन है उनके लिए। तो कौन सी स्टेटमेंट यहां पर सही है कि जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है उससे रिलेटेड। तो एक एक कर यहां पर नजर डालते हैं। सबसे पहले बोला गया है बेनिफिशियरी को रिक्वायर्ड पड़ेगा यहां पर आधार कार्ड, सेविंग अकाउंट होना चाहिए या फिर जनधन का अकाउंट होना चाहिए, पासबुक होनी चाहिए। तो ये बेसिकली उसकी रिक्वायरमेंट है। दूसरा बोला गया जो एज होनी चाहिए वो 18 से लेकर 40 के बीच में होना चाहिए। तीसरा बोला गया है GSTIN, तो ये GST का जो आइडेंटिफिकेशन नंबर होता है उसकी बात की जा रही है। तो ये ओनली उनके पास का जिनका टर्नओवर 50 लाख होता है उसका यहां पर बेसिकली, मतलब जिनका टर्नओवर यहां पर 50 लाख के करीब होता है तो बेसिकली उनको यहां पर ये GST नंबर दिया जाता है, ठीक है। तो ये भी रिक्वायर्ड रहेगा। तो कौन सी स्टेटमेंट यहां पर करेक्ट है ये बतानी है। ए में बोला गया 1 and 2, बी में बोला गया 1 and 3, सी में बोला गया 2 and 3, डी में बोला गया ऑल ऑफ द अबव। सही आंसर क्या है, ABCFD। जो सही आंसर है वो है इसका ए, यानी कि फर्स्ट और सेकंड स्टेटमेंट सही है। ये सारे डॉक्यूमेंट यहां पर रिक्वायर पड़ेंगे अगर यहां पर आप लोगों को इसका पार्ट बनना है। इसी के साथ में 18 से 40 की एज के बीच में आप लोग यहां पर इसको ज्वाइन करेंगे, फिर 60 साल की एज के बाद में 3000 रुपए की पेंशन मिलना स्टार्ट हो जाएगी। अब थोड़ा सा बात कर लेते हैं GSTIN नंबर के बारे में। तो इसको बोलते हैं GSTIN, यानी कि गुड्स एंड सर्विस टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर। ये 15 डिजिट का नंबर होता है। पहले यहां पर टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर होता है जिसको इससे अब रिप्लेस कर दिया गया जब से हमारी कंट्री में GST इंप्लीमेंट किया गया है। और जिनका टर्नओवर यहां पर 40 लाख से ऊपर होता है तो उनको यहां पर GSTIN नंबर की जरूरत पड़ती है, ठीक है। तो यहां पर 50 जो बोला गया है ये गलत बोला गया है, तो इसलिए आंसर क्या सही है, आंसर इसका ए सही है। यूपीएससी में क्वेश्चन पूछा जा चुका है, इसके बारे में बात करते हैं। बात की जा रही है यहाँ पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 के बारे में, यानी कि 1919 का जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट था उसका कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। बोला गया सेपरेशन ऑफ पावर जुडिशरी और लेजिस्लेटिव के बीच में की गई। इसके द्वारा जुडिक्शन जो सेंट्रल और प्रोविंशियल गवर्नमेंट का था वो यहाँ पर डिफरेंट किया गया अलग अलग। बात की जा रही है यहाँ पर पावर ऑफ सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर एंड वाइसराय, इसको यहाँ पर देखा गया नन ऑफ द अबव। सही आंसर क्या है, ABCFD। सही आंसर है यहाँ पर इसका बी, यानी कि यहाँ पर जो सेंट्रल और जो प्रोविंशियल मैटर थे उनको अलग किया गया। प्रोविंसेस बोला जाता था राज्य, यानी कि स्टेट, ओके। तो आज के डेट में भी कनाडा में प्रोविंसेस बोला जाता है, जैसे हमारी कंट्री में राज्य स्टेट बोला जाता है। 28 राज्य है हमारी कंट्री में, तो वहां पर प्रोविंसेस बोला जाता है, हमारी कंट्री में राज्य बोला जाता है। तो जो वाइसराय की पावर है, ट्रांसफर सब्जेक्ट बोला गया और रिवर्स सब्जेक्ट बोला गया। तो जो रिजर्व सब्जेक्ट है वो यहाँ पर वाइसराय के अंडर में, और ट्रांसफर पावर यहाँ पर ये बेसिकली दे दी गई, जो एक तरीके से डाइल्यूट की गई, जो कि यहाँ पर इनकी पावर हुआ करती थी, यानी कि दूसरे लोगों को भी थोड़ी पावर दी गई, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पर इसको डायरची के नाम से जाना गया, DIARCHY, ठीक है। तो ये भी इसी का कॉन्सेप्ट था। आंसर है बी। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर बात कर रहा है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के बारे में। यूपीएससी 2015 में क्वेश्चन पूछा गया है, तो यहां पर कौन सी स्टेटमेंट सही है ये बारा जा रहा है। तो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स जो नंबर है यहाँ पर इंडस्ट्रियल वर्कर के लिए, उसके बारे में बात की जा रही है कि कौन यहाँ पर इसको पब्लिश करता है। पहला बोला गया रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, दूसरा बोला गया यहाँ पर डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर, तीसरा बोला गया द लेबर ब्यूरो, चौथा बोला गया डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग। सही आंसर क्या है, ABCFD। सही आंसर है यहाँ पर इसका सी। बात की जा रही है बेसिकली इंडस्ट्रियल वर्कर के लिए, तो लेबर डिपार्टमेंट यहाँ पर वैसे भी आप लोग कॉमन सेंस से इसका आंसर दे सकते हैं। बात की जा रही है यहाँ पर गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल के बारे में, तो इसके बारे में कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है ये आप लोगों को बताना है। बोला जा रहा है कि ये एक पॉलिटिकल और इकोनॉमिक अलायंस है जो 6 गल्फ स्टेट हैं उनके बीच में है, बहरीन, कुवैत, ओमान, कतर, सऊदी अरेबिया, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। पहली स्टेटमेंट। दूसरी स्टेटमेंट बोला गया कि हेडक्वार्टर इसका यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में है। तीसरी स्टेटमेंट बोला गया कि इसका जो एम है वो एक तरीके से क्लोजर यूनियन बनाई जाए जो ऑयल रिच कंट्री है गल्फ रीजन में, यानी कि जिनके पास में ज्यादा ऑयल पाया जाता है। ऑयल बोलता हूं तो क्रूड ऑयल होता है इसका मतलब। कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है। ए में बोला गया 1 and 2, बी में बोला गया 2 and 3, सी में बोला गया 1 and 3, डी में बोला गया ऑल ऑफ द अबव। क्या आंसर सही है यहाँ पर, ABCFD। तो जो सही आंसर है यहां पर ये है इसका सी, यानी कि फर्स्ट और जो थर्ड स्टेटमेंट है यहां पर ये बिल्कुल सही है।
पर लेकिन सेकंड स्टेटमेंट यहां पर गलत है, क्योंकि इसका हेडक्वार्टर जो है ये यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में नहीं है, ये इसका हेडक्वार्टर है सऊदी अरेबिया में, रियाद के अंदर में। तो ये यहां पर स्टेटमेंट गलत हो गई, बाकी दोनों स्टेटमेंट सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहां पर बात की जा रही है आरपीएल के बारे में। इसको बोलते हैं रिकग्निशन ऑफ प्रायर लर्निंग ट्रेनिंग, यानी कि एक तरीके से सर्टिफिकेट यहां पर दिया जाता है एक देखने के लिए उनकी स्किल के बेस पर। तो इसके बारे में कौन सी स्टेटमेंट सही है? आरपीएल जो ट्रेनी है यहां पर उनको सर्टिफिकेट मिल रहा है अंदर प्रधानमंत्री ये कौशल विकास योजना। आरपीएल एक की एलिमेंट है प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना स्कीम का, और यहां पर ये स्कीम अंडर नीति आयोग के साथ में काम करती है। क्या स्टेटमेंट यहां पर सही है? ए में बोला गया 1 एंड 2, बी बोला गया 2 एंड 3, सी में बोला गया 1 एंड 3, डी बोला गया नन ऑफ द अबव। सही आंसर क्या है? ए बी सी एफ डी। सही आंसर है इसके यहां पर ए, यानी कि फर्स्ट और सेकंड स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, थर्ड स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है। ये नीति आयोग का कोई चक्कर ही नहीं है, यहां पर मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप के अंडर में यहां पर ये स्कीम काम करती है, ना कि नीति आयोग के। तो प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना एक तरीके से कौशल, एक तरीके से लोगों को एक तरीके से स्किल के बेस पर बेसिकली काम किया जाता है यहां पर, कि किस तरीके से लोगों को इसके थ्रू रिकॉग्नाइज करके सर्टिफिकेट दिया जाता है ताकि आगे वो कामयाब हो सके। तो मिनिमम बोला गया कि 2 मिलियन कैंडिडेट्स को यहां पर अक्रॉस द कंट्री ये आरपीएल सर्टिफिकेट जो है वो प्रोवाइड कराया गया। 2 मिलियन का मतलब है लगभग 20 लाख के करीब लोग, ठीक है। 1 मिलियन इक्वल टू 10 लाख, ठीक है। तो ये आप लोग आइडिया रखते हैं, तो आंसर इसका ए हो गया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां पर बात कर रहा है ऑल इंडिया सर्वे ऑन हायर एजुकेशन। तो इसके बारे में कौन सी स्टेटमेंट सही है ये आप लोगों को बताना है। ऑल इंडिया सर्वे ऑन हायर एजुकेशन जो रिपोर्ट है 2018-19 वो रिसेंटली पब्लिश की गई है, रिलीज की गई है नीति आयोग के द्वारा। दूसरी स्टेट में बोला गया है कि यहां पर अकॉर्डिंग टू फाइंडिंग्स, यानी कि जो इसमें बोला गया है जो गर्ल है 2 स्टेट में, खासकर उत्तर प्रदेश और कर्नाटक के अंदर में उनकी संख्या बढ़ी है 18 से 23 के बीच में जो हायर एजुकेशन में इनरोलमेंट है एज कंपेयर टू अगर मेल के साथ में कंपेयर उनको किया जाता है तो, यानी कि गर्ल्स की एजुकेशन हायर लेवल यहां पर बढ़ रहा है एक तरीके से इनरोलमेंट एज कंपेयर टू जो मेल, यानी कि जो यहां पर हमारी कंट्री में जो पुरुष वर्ग है उसके कंपेयर में। सही स्टेटमेंट क्या है? ए में बोला गया 1 ओनली, बी बोला गया 2 ओनली, सी में बोला गया बोथ 1 एंड 2, डी बोला गया नन ऑफ द अबव। सही आंसर क्या है? सही आंसर है यहां पर इसका बी, सेकंड स्टेटमेंट सही है। क्यों? फर्स्ट स्टेटमेंट में जो बोला गया यहां पर नीति आयोग, तो नीति आयोग नहीं है यहां पर, ये एचआरडी मिनिस्ट्री है, ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट जो मिनिस्ट्री है, तो उसके द्वारा यहां पर ये बेसिकली ये रिपोर्ट रिलीज की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहां पर बात की जा रही है पेस सेटर फंड के बारे में। तो पेस सेटर फंड प्रोग्राम, इसके बारे में कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है ये बताना है। बोला गया कि कॉन्स्टिट्यूट किया गया इंडिया और रशिया के बीच में 2015 में। दूसरी स्टेटमेंट बोला गया कि एक जॉइंट फंड है जो अर्ली स्टेज ग्रांट करता है फंडिंग यहां पर एक्सेलरेट करने के लिए कमर्शियलाइजेशन और इनोवेशन, जो क्लीन एनर्जी होती है उसके सिस्टम को जनरेट करने के लिए और उसका बिजनेस मॉडल तैयार करने के लिए। इंडिया के द्वारा यहां पर 50 करोड़ रुपए यानी कि लगभग 7.9 मिलियन फंड ज्वाइंटली कैपिटलाइज किया गया गवर्नमेंट्स के द्वारा। कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है? ए में बोला गया 1 एंड 2, बी बोला गया 1 एंड 3, सी में बोला गया 2 एंड 3, डी में बोला गया ऑल ऑफ द अबव। सही आंसर क्या है? ए बी सी एफ डी। सही आंसर है इसका सी, यानी कि फर्स्ट स्टेटमेंट गलत है। रीजन क्या है? क्योंकि यहां पर रसिया नहीं है, यहां पर यूएसए होगा, तो ये स्टेटमेंट इसलिए यहां पर गलत हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने यहां पर बात कर रहा है पोस्ट डिजास्टर नीड्स असेसमेंट के बारे में, जिसको PDNA बोला गया है। तो ये पोस्ट डिजास्टर नीड असेसमेंट कौन सी स्टेटमेंट इनकरेक्ट है ये बोल रहा है। बोला गया कि ये जो टूल डेवलप किया गया है ये यहां पर यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट ग्रुप के द्वारा इसको डेवलप किया गया ओनली, ठीक है। एम जो है बेसिकली यहां पर ये कोशिश करता है कि डेवलप किया जाए कोई ऐसा कॉमन असेसमेंट रिकवरी करने के लिए, ताकि अप्रोच जो है पोस्ट क्राइसिस सेटिंग के बारे में बात कर सकें, यानी कि कहीं पर कोई प्रॉब्लम हो चुकी है तो उसका सॉल्यूशन क्या निकालना है उसके बारे में फोकस करता है। इन आप लोगों को बताना है इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन सी है। ओनली 1, ओनली 2, बोथ 1 एंड 2, या फिर डी यानी कि नन ऑफ द अबव। ए बी सी या फिर डी। सही आंसर क्या है? सही आंसर यहां पर इसका ए, यानी कि फर्स्ट स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। ये फर्स्ट स्टेटमेंट इनकरेक्ट क्यों है? ये जो डेवलप किया गया यहां पर ये ओनली यूनाइटेड डेवलपमेंट ग्रुप के द्वारा डेवलप नहीं किया गया, और भी यहां पर आप लोगों को नजर आएंगे यूनाइटेड डेवलपमेंट ग्रुप के साथ में वर्ल्ड बैंक और इसी के साथ में जो यूरोपियन एरिया है, यूरोपियन यूनियन, उनके द्वारा मिलकर इसको डेवलप किया गया है। ये अकेला यहां पर काम नहीं करता है, तो इसलिए आंसर क्या हो गया? इसका आंसर हो गया यहां पर ए। ऐसे क्वेश्चन भी फैक्चुअल कई बार पूछ ले जाते हैं। डायरेक्ट क्वेश्चन ये बन जाएगा कि कारगिल टू कोहिमा ये बेसिकली है क्या, इसके बारे में डायरेक्ट क्वेश्चन आप लोगों से बन सकता है। तो इसी के बारे में बात की जा रही है कारगिल टू कोहिमा। तो कोहिमा कहां पर है? नागालैंड तक पहुंचना है। तो इसके बारे में कौन सी स्टेटमेंट गलत है, कौन सी स्टेटमेंट सही है, ये आप लोगों को बताना है। किस किस एरिया को ये कवर कर रही है? तो एक तरीके की ग्लोरी रन है यहां पर, जो कि हमारी कंट्री में एक तरीके से स्टार्ट की गई है। किस एरिया से होकर जाएगी? लद्दाख, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर। सही आंसर क्या है? ए में बोला गया 1 2 3, बी में बोला गया 2 3 4, सी में बोला गया 1 2 4 5, डी में बोला गया 2 3 4 5। कौन सा आंसर सही है? सही आंसर है यहां पर इसका सी, यानी कि 1 लद्दाख, 2
यहां पर हो गया पंजाब, 4 हो गया उत्तर प्रदेश और 5 हो गया नागालैंड। तो यहां तक पहुंचेगी। इसके बारे में थोड़ा डिटेल में जान लेते हैं। ये ग्लोरी जो रन है यहां पर ये स्टार्ट की गई थी हमारी कंट्री में अभी कारगिल वाले रीजन से एयरफोर्स के द्वारा। ये बेसिकली जो कवर करने वाली है लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, वेस्ट बंगाल, आसाम और नागालैंड। तो वहां तक ये पहुंचने वाली है। नाम रखा गया K2K क्योंकि कारगिल से स्टार्ट हुई है और कोहिमा तक पहुंचने वाली है। ठीक है, आंसर सी हो गया। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बात की जा रही है यहां पर CABE के बारे में। इसको बोलते हैं सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन। कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है? ये हाईएस्ट एडवाइजरी बॉडी है स्टेट गवर्नमेंट के लिए इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन। दूसरी स्टेटमेंट बोला गया कि कंसिस्ट करते हैं यहां पर नॉमिनेटेड मेंबर रिप्रेजेंटेटिव वेरियस जो इंटरेस्ट होते हैं, खासकर इलेक्टेड मेंबर फ्रॉम लोकसभा एंड राज्यसभा, और इसी के साथ में रिप्रेजेंटेटिव फ्रॉम द गवर्नमेंट्स ऑफ इंडिया, स्टेट गवर्नमेंट एंड यूनियन टेरिटरी। ये बोला गया फर्स्ट टाइम स्टेब्लिश की गई थी 1920 में। सही आंसर क्या है? ए में बोला गया 1 and 2, बी में बोला गया 2 and 3, सी में बोला गया 1 and 3, डी में बोला गया ऑल ऑफ द अबव। ABCFD सही आंसर है यहां पर इसका बी, यानी कि 2 and 3 स्टेटमेंट सही है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट गलत हो गई। रीजन क्या है? रीजन इसका ये यहां पर जो यहां पर बोला गया ना ओनली स्टेट गवर्नमेंट, तो ये ओनली स्टेट गवर्नमेंट की बात नहीं कर रहे हैं। स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों गवर्नमेंट के लिए यहां पर ये काम करती है, तो इसलिए यहां पर फर्स्ट स्टेटमेंट गलत हो गई। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कॉमन सेंस का डायरेक्ट आंसर दे सकते हैं। बात की जा रही है स्टबल बर्निंग के बारे में, यानी कि जो खरपतवार जलाया जाता है खेतों में उसके बारे में बात की जा रही है। कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है? बोला जा रहा है क्विकली क्लियर कर देती है फील्ड को चीपेस्ट ऑल्टरनेटिव वे में। जल्दी से खेत साफ हो जाता है किसानों के लिए, खेत तैयार करने के लिए, दूसरी खेती के लिए। रिड्यूस कर देती है नाइट्रोजन जो यहां पर टाइप है, उसके जो नाइट्रोजन टाइप है वो कम कर देती है। दूसरी स्टेटमेंट किल कर देती है वीड्स, यानी कि जो खरपतवार होते हैं, एक्सक्लूडिंग दो रेजिस्टेंट टू हर्बिसाइड्स, यानी कि जो हर्बिसाइड डाले जाते हैं उसके जो रेजिस्टेंस करते हैं बस उनको छोड़ती है। किल कर देती है जो सलज होते हैं और अदर जो पेस्ट रहते हैं तो उनको किल कर देती है। क्या स्टेटमेंट करेक्ट है? ए में बोला गया 1 and 2, बी बोला गया 3 and 4, सी में बोला गया 1 and 4 एंड डी बोला गया 2 and 3। सही आंसर क्या है? ABCFD। सही आंसर है यहां पर इसका सी, यानी कि फर्स्ट बिल्कुल सही है। जल्दी से जल्दी खेतों को साफ कर देती है, नाइट्रोजन रिड्यूस नहीं करती और ज्यादा यहां पर आप लोगों को चीजें बढ़ती हुई नजर आएंगी। ये गलत यहां पर बोला गया, ऐसा कुछ नहीं करती है। ये बोला जा रहा है एक्सक्लूडिंग, ये थोड़ी ना रिश्तेदार है इसको छोड़ेगी या फिर उसको मारेगी। यहां पर बोला जा रहा है कि यहां पर सारे पिष्ट पतंगों को निपटा देती है, तो ये भी बिल्कुल सही है। तो ये फर्स्ट एंड फोर्थ स्टेटमेंट सही है, बाकी गलत है। ओके, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन यूपीएससी में पूछा जा चुका है। बात की जा रही है इबादत खाने के बारे में, फतेहपुर सीकरी। तो कौन सी स्टेटमेंट सही है इससे रिलेटेड? बोला जा रहा है ये एक मॉस्क है जो यूज की जाती थी रॉयल फैमिली के द्वारा। अकबर का प्राइवेट प्रेयर चैम्बर था ये, जहां पर प्राइवेटली वो प्रार्थना करते थे। ये एक हॉल था जहां पर वो डिस्कशन करते थे स्कॉलर के साथ में, जो कि अलग अलग रिलीजन के हुआ करते थे। इसी के साथ में बोला जा रहा है कि यहाँ पर जो रिलीजन, जो नोबल्स हैं, अलग अलग जो रिलीजन से रिलेटेड हैं, वो आपस में डिस्कशन करते थे बिना अकबर के। सही आंसर क्या है? ABCFD। सही आंसर है यहाँ पर इसका सी, यानी कि अकबर जो थे वो अलग अलग रिलीजन के जो लोग थे उनके साथ में डिस्कस करते थे चीजें, ताकि जो सही सही चीजें उनको निकाला जा सके और उसी के साथ में फिर ढंग से अपना एक नया रिलीजन बनाया जा सके, जिसको दीन इलाही का नाम इनके द्वारा दिया गया था। तो आंसर क्या हो गया यहाँ पर? आंसर इसका सी हो गया। यूपीएससी में क्वेश्चन पूछा जा चुका है, सीधा सा क्वेश्चन है, कई बार पूछ ले जाते हैं एग्जाम में। विटामिन और उनकी डिफिशियंसी की वजह से जो सी डिजीज होती है उसके नाम बताए जा रहे हैं। यहां पर बोला गया विटामिन सी की वजह से होता है स्कर्वी, दूसरा बोला गया विटामिन डी की वजह से होता है ये है रिकेट्स, तीसरा बोला गया विटामिन ई की वजह से होता है नाइट ब्लाइंडनेस। सही आंसर क्या है? ए में बोला गया 1 and 2 ओनली, बी में बोला गया 3 ओनली, सी में बोला गया 1 2 3 ओनली, डी में बोला गया नन। ABCFD। सही आंसर है यहां पर इसका ए, यानी कि फर्स्ट और सेकंड तो सही है। यहां पर विटामिन सी की वजह से स्कर्वी, विटामिन डी की वजह से रिकेट्स और विटामिन ई की वजह से जो बोला गया है नाइट ब्लाइंडनेस, ये गलत है। ये विटामिन ए की वजह से यहां पर होता है। ये क्वेश्चन आप लोगों के सामने यहां पर बात कर रहा है, मिक्रोइल आयोस फ्रॉग डिस्कवर किया गया अभी किस स्टेट के अंदर में? ए में बोला जा रहा है अरुणाचल प्रदेश, बी में आसाम, सी में मणिपुर और डी में कर्नाटका। किस राज्य में रिसेंटली अभी ये खोजा गया है? ये पिक्चर भी आप लोगों के सामने है। तो जो सही आंसर है यहां पर इसका ये है ए, यानी कि अरुणाचल प्रदेश। तो ये जो मेंढक है अरुणाचल प्रदेश में भी खोजा गया है, जो आप लोगों के सामने पिक्चर भी है। और यहां पर जो पर्टिकुलर एरिया है वो आप लोग याद रखेगा, और ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा जा चुका है। ये पर्टिकुलर जो एरिया में डिस्कवर किया गया है वो है नामधप्पा टाइगर रिजर्व। नामधप्पा टाइगर रिजर्व आप लोगों से कोई क्वेश्चन पूछे कहां पर है, तो वो अरुणाचल प्रदेश के अंदर है। अरुणाचल प्रदेश को हम लोग लैंड ऑफ राइजिंग सन के नाम से भी हम लोग जानते हैं। तो अगर ये भी आप लोगों से कोई पूछे कि लैंड ऑफ राइजिंग सन से किस राज्य को हम लोग जानते हैं, तो वो भी आप लोगों को अरुणाचल प्रदेश ही यहां पर नाम याद रखना है। ठीक है, तो आंसर इसका ए हो गया। आगे चलता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने यहां पर बात कर रहे हैं, यह पूसा यशस्वी के बारे में। बोला जा रहा है कि ये बेसिकली है क्या? बोला जा रहा है फर्स्ट स्टेटमेंट में कि एक राइस यानी कि चावल की वैरायटी है, जो कि इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट के द्वारा अभी अनवील की गई है। बी में बोला गया इसको HD
3226 के नाम से भी हम लोग इसको पुकारते हैं, जो कि यहाँ पर पहले के कंपेयर में ज्यादा बेटर यहाँ पर ये मानी जा रही है। इसमें आप लोगों को हाई कंटेंट प्रोटीन वगैरह ग्लूटीन का आप लोगों को देखने को मिलेगा और ये ज्यादा अच्छी भी है पहले के कंपेयर में। अगर आप लोग इसमें इलास्टिसिटी की बात करते हैं और ये खिंचावपन अगर देखेंगे वो ज्यादा अच्छा है, और जिंक की मात्रा भी इसमें ये 36.8 पार्ट पर मिलियन पाई जाती है। इनकरेक्ट स्टेटमेंट बतानी है, ओनली 1, ओनली 2, ओनली 3 या फिर ऑल ऑफ द अबोव। क्या है आंसर? आंसर है यहां पर इसका ए, ओनली 1 स्टेटमेंट यहां पर इनकरेक्ट है। तो इसके बारे में जान लेते हैं। बेसिकली सबसे पहले जो बोला गया यहाँ पर वन स्टेटमेंट इनकरेक्ट कैसे है, क्योंकि यहाँ पर राइस की जो बात की जा रही है ये राइस नहीं है, ये व्हीट की जाती है, यानी कि गेहूं की जाती है, ये जो रिसेंटली अभी डिस्कवर की गई है। दूसरी बात तो यहाँ पर बोला गया, आप लोग देखते हैं यहाँ पर कि इसको जो इलास्टिसिटी, यानी कि जब आटा इसका गूंदेंगे तो ज्यादा इलास्टिक आप लोग यहाँ पर देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये बेसिकली यहाँ पर बोला जा रहा है। स्ट्रेंथ इसमें ज्यादा देखने को मिलेगी, जिंक की मात्रा ज्यादा देखने को मिलेगी। तो ये इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट के द्वारा ये नई जाति बनाई गई है और पहले के कंपेयर में ये बेटर भी है। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोगों से क्वेश्चन बन जाते हैं। आंसर ए हो गया। आगे बढ़ता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहां पर बात की जा रही है सेजिटेरियस ए। ये रिसेंटली अभी न्यूज में था, आखिर ये है क्या? ए में बोला जा रहा है यहां पर ये सुपरमैसिव ब्लैक होल है, बी बोला जा रहा है यहां पर एंटी सैटेलाइट है, सी बोला जा रहा है रॉकेट लॉन्चर है, डी बोला जा रहा है एस्ट्रॉयड बेल्ट है नियर जुपिटर। सही आंसर क्या है यहां पर? ए, बी, सी या फिर डी? तो जो सही आंसर है यहां पर ये है इसका ए, यानी कि यहां पर ये एक मैसिव ब्लैक होल है। ये आप लोग यहां पर पिक्चर में भी देख सकते हैं, और जो इसकी डिस्टेंस है हमारी जो पृथ्वी है उससे, ये लगभग आप लोगों को 26,000 लाइट ईयर डिस्टेंस आप लोगों को देखने को मिलेगी। देखिए, जो लाइट ईयर, अगर आप लोगों को कंफ्यूजन में न रहे तो आप लोग इसको याद रखिएगा, लाइट ईयर जो होती है ये डिस्टेंस की मात्रा होती है, जो कि डिस्टेंस काउंट करने के यूज की जाती है। और ब्लैक होल एक तरीका, आप लोग एक ऐसी शक्ति, एक ऐसी पावर बोल सकते हैं जो कि सबको अपने अंदर खींच लेती है, यानी कि एक तरीका ह्यूज अट्रैक्शन वहां पर आप लोगों को देखने को मिलेगा, जो भी उसके आसपास जाता है तो उसके अपने अंदर उसको समेट लेता है। तो ये इस तरीके से, अभी कुछ दिनों पहले आप लोगों ने न्यूज में सुना होगा कि ब्लैक होल की कई सारी पिक्चर जारी की गई हैं, तो इसके चलते आप लोग याद रखिएगा। तो सेजिटेरियस ए जो है यहां पर एक ये सुपरमैसिव ब्लैक होल है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर बात कर रहा है शोध शुद्ध के बारे में। ये शोध शुद्ध क्या है, इसके बारे में आप लोगों को बताना है कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है। बोला जा रहा है कि ये एक प्लेजरिज्म डिटेंशन सॉफ्टवेयर है। दूसरा, लॉन्च किया गया डिफेंस मिनिस्ट्री के द्वारा। तीसरा, ये इंप्लीमेंट किया जाएगा इंफॉर्मेशन एंड लाइब्रेरी नेटवर्क, और इसी के साथ में यहां पर इंटर यूनिवर्सिटी सेंटर, जो कि यूजीसी के थ्रू यहां पर इंप्लीमेंट करेंगे। सही आंसर क्या है? ए में बोला गया ओनली 3, बी में बोला गया 1 एंड 2, सी में बोला गया 2 एंड 3, डी में बोला गया 1 एंड 3। ए, बी, सी या फिर डी? सही आंसर क्या है? सही आंसर है यहां पर इसका डी, यानी कि सेकंड स्टेटमेंट ओनली गलत है। रीजन क्या है? ये जो यहां पर इसका आंसर होगा ये आएगी मिनिस्ट्री ऑफ एचआरडी, ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट। ओके, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यूपीएससी में पूछा जा चुका है। वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटपुट, ये किस आउटलुक, ये किसके द्वारा प्रस्तुत किया जाता है, किसके द्वारा ये पब्लिश किया जाता है? ए में बोला जा रहा है यहां पर इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के द्वारा, बी में बोला जा रहा है यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के द्वारा, सी में बोला जा रहा है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा, डी में बोला जा रहा है वर्ल्ड बैंक के द्वारा। ए, बी, सी या फिर डी? सही आंसर क्या है? सही आंसर है यहां पर इसका ए, यानी कि वर्ल्ड, यानी कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के द्वारा। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के द्वारा एनालाइज किया जाता है और उसके बाद में रिपोर्ट प्रस्तुत की जाती है, और इसके बेस पर कई सारी जो कंट्री है यहाँ पर वो भी काफी कुछ यहाँ पर सीखती हैं। मान लीजिए कोई गलत डायरेक्शन में चल रहा है तो उससे क्या सीखकर वो एक तरीके से इंप्लीमेंट कर सकती हैं। तो कई सारी कंट्री काफी कुछ इससे सीखती हैं, इस बेसिकली रिपोर्ट से, और अपनी पॉलिसीज उसकी के बेस पर फॉर्म फिर करती हैं। तो आंसर इसका ए हो गया। और हाँ, इसके बेस पर यह भी पता चला जाता है कि ग्लोबल जो फाइनेंशियल मार्केट है उसमें आज के डेट में रिस्क कितना है, तो उसके बेस पर एक अच्छे डिसीजन लिए जा सकें। ये क्वेश्चन पहले कई बार पूछे जा चुके हैं यूपीएससी में, हालांकि अब प्लान नॉन प्लान वाला फंडा हम लोगों ने खत्म कर दिया, पर फिर भी क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जा सकता है कि यूनियन बजट में नॉन प्लान एक्सपेंडिचर इनमें से कौन सा है? डिफेंस एक्सपेंडिचर, इंटरेस्ट पेमेंट, सैलरी एंड पेंशन और सब्सिडी। तो कौन सा आंसर सही है? ए में बोला गया 1 ओनली, बी बोला गया 2 एंड 3, सी बोला गया 1, 2, 3, 4, डी बोला गया नन। तो ए, बी, सी या फिर डी? सही आंसर क्या है? सही आंसर है यहां पर इसका सी, यानी कि सारे के सारे यहां पर ये नॉन प्लान एक्सपेंडिचर है। तो इसके बारे में आप लोग याद रख सकते हैं। सीधा सीधा क्वेश्चन है, बिल्कुल आप लोग इसका आंसर अपने आप बता सकते हैं अगर थोड़ा सा भी कॉमन सेंस यूज करेंगे। अगर इंटरेस्ट रेट जो है वो डिक्रीज हो जाता है इकोनॉमी के अंदर तो इसका क्या इंपैक्ट पड़ता है? पहली स्टेटमेंट बोला गया कि डिक्रीज हो जाता है अगर यहां पर, तो डिक्रीज कंजप्शन एक्सपेंडिचर इन द इकोनॉमी, तो यानी कि एक तरीके से खपत कम हो जाती है, लोग खरीदना कम कर देते हैं चीजें। इंक्रीज टैक्स कलेक्शन ऑफ द गवर्नमेंट का टैक्स कलेक्शन बढ़ जाता है। इंक्रीज एक्सपेंडिचर इन द इकोनॉमी में और ज्यादा लोग खर्च करने लगते हैं। इसी के साथ में बोला जा रहा है इंक्रीज टोटल सेविंग इन द इकोनॉमी, लोगों की सेविंग बढ़ जाती है। सही आंसर यहां पर क्या है? ए, बी, सी या फिर डी?
सही आंसर है यहाँ पर इसका सी, यानी कि ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। रीजन क्या है, देखिए अगर आप लोग बैंक में लोन लेने जाएंगे तो जैसे ही लोन लेने जाते हैं, अगर इंटरेस्ट पेमेंट वहां पर कम देगा तो आप लोग ज्यादा लोन ले सकते हैं, और ज्यादा लोन लेंगे तो बैंक को आप लोगों को कम वापस भी देना पड़ेगा, यानी कि आप लोगों के पास में भी थोड़ी सी अच्छी खासी सेविंग बच जाएगी, और उस सेविंग को आप लोग यूज कर सकते हैं इन्वेस्टमेंट करने के लिए। तो इस तरीके से आप लोग इसको अंडरस्टैंड कीजिएगा, यानी कि जैसे आप लोग किसी से लोन लेते हैं, आप लोग वो बोलेंगे कि भैया जो अपना इंटरेस्ट है थोड़ा कम रखना, अगर वो इंटरेस्ट कम रखेगा तो इससे सीधा सीधा फायदा आप लोग होगा, ठीक है। बाकी बोला जा रहा है गवर्नमेंट का कलेक्शन इंक्रीज हो जाएगा, कैसे होगा, गवर्नमेंट का तो कलेक्शन वो डिक्रीज ही होगा ना, इंटरेस्ट रेट डिक्रीज किया जा रहा है, तो फायदा कैसे होगा, तो वहां पे तो नुकसान ही होगा। पर लॉन्ग टर्म में फायदा होता है, इससे बहुत सारे लोग जो होते हैं वो इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट कर देते हैं, तो इकोनॉमी में डिमांड एंड सप्लाई बढ़ जाती है, तो वैसे बढ़ जाता है इनडायरेक्ट वे में, पर लेकिन डायरेक्ट वे की बात यहां पर की जा रही है। आंसर सी, आगे चलते हैं। साधारण सा क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा जा चुका है, प्रेसिडेंट के बारे में बात की जा रही है। प्रेसिडेंट कहीं ना कहीं जो एक तरीके से जो बिजनेस होता है गवर्नमेंट के द्वारा, उसको ट्रांजैक्शन जो रहता है उसका बिजनेस को कहीं ना कहीं एक हेल्प करता है, जिससे कि वो थोड़ा सा आसान हो जाता है, ठीक है। प्रेसिडेंट के द्वारा जो एक तरीके से जो रूल बनाए जाते हैं वो कहीं ना कहीं कन्विंस एक तरीके से इस तरीके से रहते हैं कि गवर्नमेंट जो उसका जो बिजनेस है वो आराम से चलता रहे, ठीक है, ऐसा कुछ यहां पर बोला गया है। दूसरी स्टेटमेंट बोला गया है कि जो भी गवर्नमेंट के काम किए जाते हैं वो सारे प्राइम मिनिस्टर के नाम पर किए जाते हैं। तो सही आंसर यहां पर क्या है आप लोगों को ये बताना है। ए में बोला गया वन ओनली, बी बोला गया टू ओनली, सी बोला गया बोथ वन एंड टू, डी बोला गया नाइदर वन नॉर टू। तो जो सही आंसर है यहां पर इसका वो है ए, यानी कि फर्स्ट स्टेटमेंट सही है, जो कि यहां पर देखिए सारे काम हमारी गवर्नमेंट में अगर आप लोग देखेंगे तो प्रेसिडेंट के नाम पर किए जाते हैं। 1975 से लेकर 1977 तक यहां पर इमरजेंसी लगाई गई। उस टाइम पर इंदिरा गांधी जी का अगर स्पीच आप लोगों को याद होगा तो उन्होंने डायरेक्ट ये बोला था कि प्रेसिडेंट के द्वारा प्रोक्लेम की गई है इमरजेंसी, यानी कि प्रेसिडेंट के द्वारा इमरजेंसी लगा दी गई है, जबकि ये बोलते हैं कि प्रेसिडेंट को पता भी नहीं था कि इमरजेंसी लग चुकी है, उनको बाद में बताया गया। तो नाम किसके नाम पर था, काम हुआ प्रेसिडेंट के नाम पर, तो सारे काम यहां पर प्रेसिडेंट के नाम पर होते हैं। तो आंसर यहां पर इसका ए हो गया, फर्स्ट आंसर सही है, सेकंड आंसर सेकंड स्टेटमेंट यहां पर गलत है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पे बात कर रहे हैं नीम के बारे में। तो नीम के बारे में स्टेटमेंट पूछा गया, जो नीम का पेड़ आप लोगों ने देखा होगा, दतून भी की होगी अगर आप लोग गांव से बिलोंग करते हैं कई बार। इसकी ये जो नीम का पेड़ है काफी एंटीबायोटिक के तरीके से देखा जाता है कई बार। तो बोला जा रहा है नीम का जो पेड़ है यहाँ पर बेसिकली नीम का जो ऑयल है वो एज ए पेस्टिसाइड कंट्रोल के रूप में यहाँ पर यूज किया जाता है। ये कई सारे जो इंसेक्ट्स वगैरह है उनको मारने का काम करता है। नीम जो है ये यूज किया जाता है मैन्युफैक्चर करने के लिए बायोफ्यूल, और इसी के तरीके से हॉस्पिटल जो डिटर्जेंट है साफ सफाई करने के लिए उसका भी यूज किया जाता है नीम का तेल के लिए। नीम का तेल ये एक तरीके से जो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री है उसमें भी इसको यूज किया जाता है दवाई बनाने वगैरह में। तो क्या है सही स्टेटमेंट, ए में बोला गया 1 एंड 2, बी में बोला गया 3 ओनली, सी में बोला गया 1 एंड 3, डी में बोला गया 1 2 एंड 3। तो ए बी सी एफ डी सही आंसर क्या है, सही आंसर है यहाँ पर इसका डी, यानी कि सारी की सारी स्टेटमेंट है ये सारे नीम के तेल के यूज हैं। और अभी आप लोगों ने सुना भी होगा कि नीम कोटेड यूरिया भी बनाने की बात की जा रही है, ताकि जो बनाने की बात क्या की जा रही है, बनाया जा रहा है जिसके बेस पर जो यूरिया की कालाबाजारी है उसको भी रोका जा रहा था, ठीक है। तो उसकी वजह से भी यहां पर ये न्यूज में था, तो आइडिया होना चाहिए जरूर इसके बारे में। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बात की जा रही है यहां पर नो कॉन्फिडेंस मोशन इन इंडिया। तो इसके बारे में कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है ये बताना है। नो कॉन्फिडेंस मोशन का कोई मेंशन नहीं है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, पहली स्टेटमेंट में ये बोला गया है। दूसरी स्टेटमेंट बोला गया कि नो कॉन्फिडेंस मोशन इंट्रोड्यूस की जा सकते हैं ओनली इन लोकसभा में। सही आंसर क्या है, ए में बोला जा रहा है 1 ओनली, बी में बोला जा रहा है 2 ओनली, सी में बोला जा रहा है बोथ 1 एंड 2, डी में बोला जा रहा है नाइदर 1 नो 2। तो ए बी सी एफ डी सही आंसर क्या है, तो सही आंसर है यहां पर इसका सी, यानी कि दोनों ही स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। एक तो यहां पर कोई मेंशन नहीं है इसका हमारे उसमें कॉन्स्टिट्यूशन में, और दूसरा यहां पर ये ओनली लोकसभा में ही आप लोग नो कॉन्फिडेंस मोशन ला सकते हैं।